मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम। अच्छा, नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने दो प्रीमियम ग्रुप बनाए हैं। एक नॉवेल हॉल प्रीमियम है और दूसरा 18 प्लस प्रीमियम ग्रुप है। नॉवेल हॉल प्रीमियम में 90 प्लस नॉवेल अपलोड हैं अभी, एंड 18 प्लस में 150 से ज़्यादा अडल्ट नॉवेल अपलोड है। अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स। 321 सायरन विरोध एवं निंदा व्यक्त करता है। वर्ष 2883 में बिना किसी जरूरी मामले के आपने हनहाई निंगबो में बसने का फैसला किया। आपने वांग्यांग द्वीप के सुरक्षात्मक फॉर्मेशन के मूल में फॉर्मेशन ग्रेट मास्टर जुओफी से निपटा, क्योंकि जुओफेई वह मास्टरमाइंड था जिसने महासागर अधिपति को यूशी को खत्म करने का आदेश दिया था। अध्याय 228। एक अंधेरी और तूफानी रात में आपने कुंग युआन को एक तरफ फेंक दिया, फिर जुओफी के शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपने असली सार का इस्तेमाल किया, चुपचाप उसे वांग्यांग द्वीप से बाहर खींच लिया और उसे तीसरे दायरे के सागर याओ की मान में फेंक दिया। फिर आपने उसे दया की भीख मांगते हुए देखा, सी याओ से वादा करते हुए कि वह मानव जाति का गद्दार अंदर का आदमी बन सकता है। तब आपने सहज महसूस किया, शांति से उसे और सी याओ को मौत के घाट उतार दिया। वे यांग नाम का एक व्यक्ति भी था। जब सी याओ ने द्वीप पर हमला किया तो उसने मानव जाति के लिए एक आंतरिक व्यक्ति बनने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को मारने का फैसला किया और अंततः उपरोक्त व्यक्ति के विपरीत खुफिया जानकारी संचारित करते समय मर गया। आपने उसे और उसके परिवार को गर्मजोशी भरे पलों में देखा, सिर हिलाया, बड़ी मात्रा में संसाधन गिराए और चले गए। औसतन हर हफ्ते एक सुप्रीम आपके पास एप्टीट्यूड बूस्ट के लिए आएगा और आपने उनसे एक अतिरिक्त छोटी सी मदद मांगी तीसरे दायरे के सी याओ को मारने के लिए। सर्वोच्च के लिए कठिन नहीं था, उन्हें केवल सावधानीपूर्वक खोज करने की आवश्यकता थी। अपना आभार व्यक्त करने के लिए आपने एक इनाम भी दिया, एक गारंटी। जब तक उन्होंने सार आशीर्वाद से पहले तीसरे क्षेत्र के समुद्री याओ की लाश पहुंचाई, आपने गारंटी दी कि यदि यह आशीर्वाद दुर्भाग्य से विफल हो गया तो आप उन्हें अपने 10 वार्षिक अवसरों से मुआवजा देंगे। वर्तमान में विफलता दर लगभग 5% है और हर साल आप 2-3 बदकिस्मत व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे, लेकिन आप हमेशा बाद में उनसे समझौता कर लेते हैं। शेष 7 या 8 आशीर्वाद अवसर हर साल आपने किनजेन हाई पर उपयोग किए। किनजेन हाई का वास्तव में अब आपके साथ प्रेम घृणा का रिश्ता था। उसकी भावनाएं जटिल थी, हालांकि आप उसके साथ रोजाना खिलवाड़ करते थे, लेकिन अन्य पहलुओं में आप उसके लिए बहुत अच्छे थे। यह एक अनमोल आशीर्वाद था जो कई सुप्रीमों को हर 10 साल में केवल एक बार ही मिलता था, फिर भी उन्हें साल में 7 या 8 बार मिलता था। आपका स्पष्टीकरण यह था कि आपने उसे आंखों को प्रसन्न करने वाला पाया और इसके अतिरिक्त आपने किनजेन हाई को जो सार सीमा दी वह 7 गुना तक अधिक थी। ये सिर्फ इतना है कि ओल्डकिन का सुप्रीम तक पहुंचना आसान नहीं है। आपने धीरे से आह भरी। पिछले साल आपने संकट की भावना के कारण किनजेन हाई को ब्रेक थ्रू हासिल करने का इरादा नहीं दिया था, क्योंकि उनकी संचित नींव अपर्याप्त थी। तीसरे क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद से किनजेन हाई ने हमेशा हनहाई निंगबो की रक्षा की थी और हनहाई निंगबो मानव जाति का सबसे कमजोर दायु महान डोमेन था। भले ही ये दायु ग्रेट डोमेन लॉर्ड है, उसे अपनी नींव पूरी तरह से जमा करने में 7 या 800 साल लगेंगे। यू शॉ, ऐसा लगता है कि उनकी आखिरी सफलता अभी भी अपूर्ण थी। इस बार जब भी आपने उसके लिए सार जोड़ा, आपने उसे 59 सेकंड के दौरान शीर्ष स्तरीय सर्वोच्च स्तरीय तेजी से अवशोषित मार्शल दाव एप्टीट्यूड का उपभोग कराया। इसलिए किनजेन हाई की नींव केवल 5वें सार आशीर्वाद से पूरी हुई थी। अब जब वह एक ब्रेक थ्रू हासिल करता है तो वह कम से कम 180,000 ली से अधिक का दबाव डालेगा और साल दर साल सार बढ़ने के साथ यह उच्च और उच्चतर होता जाएगा। उसी वर्ष सी रेस ने मानव जाति का विरोध किया। इससे पहले ह्यूमन रेस सुप्रीम्स ने हनहाई निंगबो के 3 सी याओ मैग्नेट पर हमला करके नियमों को तोड़ा था और उन्होंने इसे सहन किया, क्योंकि 3 सी याओ मैग्नेट नामात्र रूप से आधी याओ जाति के थे और हमलावर सर्वोच्च युनशॉ था, जो वर्तमान में मानव जाति में सबसे प्रमुख व्यक्ति था। इसलिए उन्होंने इसे सहन किया। लेकिन अब हनहाई निंगबो में बड़ी संख्या में थर्ड रियलम सी याओ का शिकार किया जा रहा था और हमलावर अन्य दायु ग्रेट डोमेन से सभी मानव जाति के पावर हाउस थे, जो थोड़ा अधिक था। सी रेस, क्या मानव जाति सिर्फ इसलिए इतनी अनुचित हो सकती है क्योंकि वह 3 महान जातियों में से एक है? मानव जाति, हाँ। सी रेस, आप लापरवाही से सुप्रीमों को विवादित क्षेत्रों के लिए कार्य करने और लड़ने की अनुमति देते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि अन्य जातियां भी ऐसा ही करेंगी? मानव जाति, आप कोशिश कर सकते हैं। समुद्री दौड़। सी रेस, हम आपको इस बार माफ कर देंगे, लेकिन अन्य दायु महान डोमेन में इसकी अनुमति नहीं है। कठोर शब्द कहने के बाद वे जल्दी से डर गए। उन्होंने बड़ी संख्या में हनहाई निंगबो के सी याओ को बुलाना शुरू कर दिया और उन्हें इस दायु ग्रेट डोमेन को पूरी तरह से त्यागने का इरादा रखते हुए समुद्र में लौटने का आदेश दिया। आमतौर पर मानव जाति में ऊर्जा और रुचि की कमी होती है, इसलिए सुप्रीम शायद ही कभी हनहाई निंगबो जैसे छोटे परिधीय दायु महान डोमेन से परेशान होते हैं। लेकिन अब यह अलग था, 2 कारणों से। एक तो ये कि यह आपका अनुरोध था। जब आपका मूड बेहतर हो जाता है तो आशीर्वाद की सफलता दर तदनुसार बढ़ जाएगी। हर साल सुप्रीमों के लिए 1 या 2 अंक अधिक जुड़ जाएंगे, जो सी रेस के मामूली असंतोष और विरोध को दूर कर सकता है और काफी हद तक पार कर सकता है। भले ही आपने इन सुप्रीमों को गारंटी नहीं दी हो, फिर भी वे आपके मूड के लिए सी याओ का शिकार करेंगे। और दूसरा कारण परोक्ष रूप से अभी भी आपकी वजह से था। आपके अस्तित्व के साथ मानव जाति की सर्वोच्च शक्ति और प्रगति की दर अगले कुछ 100 वर्षों में एक भयानक छलांग से गुजरेगी। प्रत्येक सुप्रीम के आंकड़े 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे और समग्र युद्ध शक्ति दर्जनों गुना बढ़ जाएगी। साथ ही संसाधन की खपत भी 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए उन्हें बड़े और अधिक क्षेत्रों की आवश्यकता है। मानव जाति का विस्तार होना चाहिए और विस्तार का पहला कदम उन विवादित सीमा दायु ग्रेट डोमेन को अब विवादित नहीं बनाना है। वर्ष 2884 में हनहाई निंगबो में बड़ी संख्या में तीसरे क्षेत्र सागर याओ को समुद्र में वापस बुलाए जाने के कारण कुछ सुप्रीमों ने सीमा पार करने का विकल्प चुना। हेलो सी रेस, यह इस तरह है, हमारे हनहाई निंगबो के कुछ सी याओ आपके क्षेत्र में लापता हो गए हैं और मुझे उनमें से एक को मारने और वापस लाने के लिए अब सीमा पार करने की जरूरत है। बेशक, क्या सी याओ इन सुप्रीमों को मार डाला गया था जिन्हें वापस बुला लिया गया था, यह एक और मामला है। जब तक वे जो लाशें वापस लाए वे मानव जाति की नहीं थी, तब तक सब ठीक था। सी रेस पर ह्यूमन रेस सुप्रीम्स के जबरदस्त सीमा पार हमलों के संबंध में सी रेस गुस्से में एक पल के लिए क्रोधित हो गई। विरोध, उग्र विरोध, निंदा करो, कड़ी निंदा करो। लेकिन यह निंदा तक ही सीमित था। कई सी लॉर्ड्स ने अपने क्रोध और अपमान को दबा दिया, लेकिन वास्तव में मामले को आगे बढ़ाने और मानव जाति के साथ विवाद करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे जानते थे कि उनके पक्ष में 2 महान राजा हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। वे उन्हें उजागर नहीं कर सके। उन्हें अभी भी चुपचाप पड़े रहने की जरूरत है। इस किंग डोमेन में शीर्ष पर पहुंचने और सबसे मजबूत रेस बनने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार करना होगा। और अब भले ही वे पहले से ही ट्रू किंग युद्ध शक्ति में 3 रेसों से आगे निकल गए हों, फिर भी उन्हें सहना पड़ा। अपनी समुद्री दौड़ को भड़काना बिल्कुल भी न भड़काने जैसा है। अपनी समुद्री दौड़ को लात मारना कपास को लात मारने जैसा है।
वर्ष 2886 में आप 31 वर्ष के थे और 17 वर्षों के बाद आप मध्य मानव श्रेणी में आगे बढ़े। सार 4047%, जिसे गुना करने पर नवोन्नत छद्म राजा का 90 गुना होता है। और जैसा कि आप समझ चुके हैं, वर्तमान में मानव जाति में सबसे मजबूत व्यक्ति एक मध्य रैंक वाला पृथ्वी सर्वोच्च शिलेन था। उनकी आधार प्रतिमा लगभग 50 गुना थी और उनका पवित्र शरीर काफी दुर्जय था, जो 9 गुना से अधिक गुणक प्रदान करता था, इसलिए उनकी व्यापक ताकत 480 गुना थी। 322, क्षमा करें, वे सभी मेरे हैं। शिलेन की ताकत आपसे 5 गुना से भी अधिक है, लेकिन यदि आप भविष्य में 60 सेकंड की भविष्यवाणी करने की, दिनों के अंत की सच्ची अभिव्यक्ति शरीर की क्षमता का उपयोग करके लड़ते हैं, तो आपको नीचे गिराने के लिए उसे खुद भारी चोटों का सामना करना पड़ेगा। सत्य की ओर वापसी के अवसर का उपयोग करते हुए आपके पास इस मानव जाति के सबसे मजबूत सुप्रीम के साथ नष्ट होने का भी मौका होगा। यदि यह मौत से लड़ाई नहीं है, तो आप निश्चित रूप से बच सकते हैं। एक सच्चे राजा के बिना मैं वास्तव में इस दुनिया में अजय हूं। लेकिन आपने फिर भी पहले पृथ्वी सर्वोच्च बनने के लिए कुछ और दशकों तक स्थिर रहने का निर्णय लिया। 2888 में आपने अनुमान लगाया था कि ऊपरी मानव रैंक तक पहुंचने के लिए आपको और 30 वर्षों की आवश्यकता होगी। ऊपरी मानव रैंक और मध्य मानव रैंक के बीच का अंतर मध्य और निम्न मानव रैंक के बीच के अंतर से 2 गुने से भी अधिक है। हालांकि इस तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय की गणना 2 गुनी करके नहीं की जाती है, क्योंकि विभिन्न कारक इसे प्रभावित करते हैं, जैसे कि मजबूत ताकत, तेज खेती और मार्शल दाव संसाधनों की उच्च अवशोषण दर। 2890 में किनझेनहाई के सार को आपके द्वारा 1.6 गुना तक ढेर कर दिया गया था। वर्तमान में अधिकांश सुप्रीम केवल 1.02 या 1.03 गुना पर हैं। आपने हनहाई निंगबो में खूब मजा किया और चले गए। 2891 में आप सुप्रीम हॉल में एक प्रशिक्षु को पढ़ा रहे थे। वास्तव में आप समय समय पर जूलिंगर के लिए अंक जोड़ने के लिए जिम्मेदार थे। चूहे शांत आसपास नहीं था। पिछले 2 वर्षों में सेलेस्टियल में आगे बढ़ने के बाद वह सक्रिय रूप से प्रयास करने के लिए युद्ध क्षेत्र में चला गया। उसे हमेशा आप पर भरोसा करने का एहसास हुआ। जूलिंगर मूल रूप से अनुसरण करना चाहती थी, लेकिन आपने उसे अनुमति नहीं दी। 2892 में सार सुधार के अवसर के लिए फिर से वेई यून की बारी थी। उसके सिर को रगड़ने के बाद आपने अफसोस के साथ कहा कि वह बहुत बदकिस्मत था। इतनी अधिक संभावना न होने के बावजूद उसने लगातार 2 बार हिट किया, जो लगभग लगातार 10 दोहरे स्वर्ण के बराबर था। कितना बदकिस्मत है। अगली बार जब आओ तो हाथ धो लो, नहा लो और धूप जला लो। शायद इससे सफलता की दर बढ़ जाएगी, आपने उसे सांत्वना देते हुए असहाय होकर कहा। वेई यून गुस्से में चिल्लाया और सुप्रीम हॉल में आपके बारे में शिकायत की। स्थिति की गंभीरता के कारण 6 सर्वोच्च दूत निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई करने के लिए आए, जिसमें 15 अन्य सर्वोच्च दूत स्पष्ट दृष्टि वाले जूरी सदस्यों के रूप में कार्यरत थे। सर्वोच्च दूत अदालत अब एसेंस ब्लेसिंग विवाद से संबंधित वादी वेई यून बनाम प्रतिवादी यून शॉ के मामले की सुनवाई के लिए सत्र में है। वादी, कृपया अपने दावे और तथ्यात्मक कारण बताएं। वेई यून वादी, सम्मानित दूतों, अतिथियों, मेरा मानना है कि क्लाउड सुप्रीम ने जानबूझकर मुझे निशाना बनाया। ऐसे और ऐसे लगातार 2 आशीर्वाद विफलताओं के साथ मुझे संदेह है कि क्लाउड सुप्रीम ने मुझे कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया। आप प्रतिवादी, ये झूठ है। दूसरों ने भी आशीर्वाद की विफलता का अनुभव किया है। आशीर्वाद में स्वाभाविक रूप से विफलता की संभावना होती है। आप लगातार 2 बार असफल होने के लिए बदकिस्मत थे, लेकिन यह असंभव नहीं है। वेई यून ने मेज पटक दी। लगातार 2 असफलताएं, साथ ही मेरे प्रति आपका चंचल रवैया। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया है। आपने आंख भरी। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मेरे बंजर प्राचीन क्षेत्र की पवित्र प्रजनन मान्यताओं का अपमान किया है, जिसके कारण जब भी मैं आपको देखता हूं तो मेरा मूड खराब हो जाता है, और एक बार जब मेरा मूड खराब हो जाता है तो आशीर्वाद की सफलता दर भी काफी कम हो जाती है। आपने अपना सिर हिलाया। मैं स्वयं एक छोटा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अब आप संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। मुझे यहां तक लगता है कि अगर यह जारी रहा तो आप पर इस्तेमाल किया गया सारा आशीर्वाद विफल हो जाएगा, जो बर्बादी के बराबर होगा। वेई यून की लगातार असफलताओं पर यून शॉ हंसे। हाँ, यही उन्होंने खुद से कहा था। 6 सुप्रीमों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सर्वसम्मति से कहा, यह एक हैरान करने वाला मामला है। उनकी नजर में आप दोनों में से प्रत्येक के पास एक बिंदु है जिससे ये जटिल हो जाता है और निर्णय लेना वास्तव में कठिन हो जाता है। जनता को, जिनकी आंखें साफ हैं, निर्णय क्यों न करने दिया जाए। जूरी के 15 सुप्रीमों ने अपनी राय व्यक्त की। ईमानदारी से, एक तटस्थ पार्टी के रूप में मुझे लगता है कि वेई सुप्रीम गलत है। हाँ, निष्पक्ष रूप से देखने पर क्लाउड सुप्रीम ने कारणों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वेई सुप्रीम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते। मुझे भी ब्लेसिंग विफलताओं का सामना करना पड़ा है। मुझे कभी भी क्लाउड सुप्रीम पर जानबूझकर ऐसा करने का संदेह क्यों नहीं हुआ। वेई यून ने उस व्यक्ति को गुस्से से देखा और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें बाद में एक और दे दिया। क्लाउड सुप्रीम मेरे लिए क्यों तैयार होता है, लेकिन आपके लिए नहीं। कभी कभी आपको अपने कारणों के बारे में सोचने की जरूरत होती है कि क्या आपने कुछ गलत किया है। क्लाउड सुप्रीम ने आपको कैसे धोखा दिया। क्या इन सभी वर्षों में सफलता की दर एक समान नहीं रही। वेई यून को चक्कर और चक्कर महसूस हुआ। एक सुप्रीम के रूप में, वास्तव में आकाशीय से शुरू करके एक मार्शल आर्टिस्ट नींद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि युवान पावर के पोषण के तहत जब तक कि उन्हें अत्यधिक मानसिक रूप से मांग वाले कार्यों जैसे लंबे समय तक लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ता, उनकी मानसिक ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। चक्कर आना, उसे ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया हुए कितने साल हो गए, 500 साल या 700 साल। सर्वोच्च बेदाग शरीर हर समय एक संपूर्ण शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, एक अमर शरीर जो आधा मांस और आधी ऊर्जा है, इसलिए केवल उसकी आत्मा ही थक सकती है। वेई यून ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी नजर 6 सर्वोच्च दूतों, 15 सर्वोच्च जूरी सदस्यों और आप पर पड़ी, जिन्हें युवान त्यांग क्षेत्र के सूर्य का समर्थन प्राप्त था। चिलचिलाती धूप की शानदार शक्ति आपके पीछे से प्रक्षेपित हो रही है, जो आपके चारों ओर एक शानदार सुनहरी धार की रूपरेखा तैयार कर रही है, जो अतुलनीय रूप से चकाचौंध और दीप्तिमान है। ऐसा लग रहा था कि आप सबसे ऊपर हैं, सभी न्याय और प्रकाश का प्रतीक हैं। और वे सुप्रीम, आपके अलावा घटनास्थल पर अन्य 21 सुप्रीम। उन्होंने आपकी ओर देखा और उन्होंने उसकी ओर देखा। मुकदमे के लिए जिम्मेदार सुप्रीम, जूरी के लिए जिम्मेदार सुप्रीम, वे सभी आपके लोग थे। हैरान हो गए ना, इसे कहते हैं BHB। इस बात का नतीजा, सोच सोच कर, ऐसा होना चाहिए। वेई यून के सर्वोच्च बनने के बाद वह बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट हो गया। हालांकि उनकी योग्यताएं कम नहीं थी, उनका व्यवहार उनके पवित्र शरीर के योग्य नहीं था, उसने वह शक्ति नहीं लगाई जो उसे लगानी चाहिए थी। यह उस प्रतिभा की तरह है जिसे भारी निवेश के साथ विकसित किया गया था और विभिन्न छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई, लेकिन खिताब और प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसे पूंजी के रूप में उपयोग करने का फैसला किया, जिससे किसानों की आगे बढ़ने की उम्मीदें बर्बाद हो गईं। सुप्रीमों के बीच वेई यून की प्रतिष्ठा बहुत खराब नहीं थी, लेकिन अच्छी भी नहीं थी। ये कुछ 100 साल पहले की एक वृद्ध एकल महिला की तुलना में थोड़ा ही बेहतर था, क्योंकि उसने मानचित्र व्यापी हमले से सभी को उकसाया नहीं था।
इसलिए वह आपकी तुलना नहीं कर सकता। यदि आप पर आरोप लगाने वाला जिन जिजुन था, जिसने सैकड़ों वर्षों तक दूसरे मानव दानव युद्ध क्षेत्र की रक्षा की थी, तो भले ही आप जीत गए, दूसरों की आपके बारे में राय होगी। यदि यह वांग जिजुन होते, जिन्होंने 2000 वर्षों तक सर्वोच्च हॉल में मानव जाति की लगन से सेवा की थी, तो परिणाम संभवतः एक समझौता होगा। लेकिन वांग जिजुन के हृदय प्रकृति के साथ यह अधिक संभावना है कि वह इस क्षेत्र में आपके और मानव जाति के बीच दरार पैदा करने के बजाय स्वेच्छा से एक कदम पीछे ले जाएगा। अंत में वे यूं गुस्से में आकर चला गया। जैसे ही वह पूरी तरह से जाने वाला था, आपने मुट्ठी भर आसानी से बचने योग्य मार्शल दाव संसाधनों को अपने मुंह में भर लिया, फिर तेजी से आगे बढ़ने और उसका मजाक उड़ाने के लिए बिल्कुल सही समय दिया। दरअसल मैंने ये जानबूझकर किया था। मैंने आप पर एसेंस आशीर्वाद का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था, लेकिन आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? एक तुच्छ व्यक्ति का असली चेहरा पूरी तरह से सामने आ गया है। यून शॉर्टियस्क कार्ड 323। क्या हम फिर से मिल सकते हैं भले ही हम स्वर्ग और पृथ्वी से अलग हो गए हों? वे यून गुस्से में आगे बढ़ी, लेकिन 10 साल बीत चुके थे और आप दोनों के बीच का अंतर बढ़ गया था। वह आपसे आसानी से दब गया। मैं जो देखना चाहता हूं वह आपके चेहरे पर वह अभिव्यक्ति है। आपने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर सत्य की ओर लौट आए। 2894 में जिनलिंग माइन ने आपको सूचित किया कि एक बर्फ की आत्मा तीसरे क्षेत्र में टूट गई थी और 100 कुलों के युद्ध क्षेत्र से लौट आई थी। इसका नाम जूडोंगडोंग था। आपने संतुष्टि में सिर हिलाया। 2895 में आप सनसेट क्लिफ पर पहुंचे। आपने इस डोमेन को अच्छी तरह से विकसित करने की इच्छा व्यक्त की और इसके लिए आप अगले 20 एसेंस ब्लेसिंग अवसरों को छोड़ सकते हैं। युआन एनर्जी नेटवर्क नीलामी में 70 से अधिक सुप्रीम ने भाग लिया। हालांकि उनका सार कुछ 100 वर्षों में अधिकतम हो सकता है। जितनी जल्दी उन्होंने इसे जोड़ा, उतनी ही जल्दी वे लाभों का आनंद ले सकते थे। सार में वृद्धि के साथ समझने की क्षमता और प्रतिभा में भी थोड़ा सुधार हुआ। अंततः कुल 9 सुप्रीम ने इन 20 अवसरों को विभाजित किया और आपने बिक्री के बाद सेवा की भी गारंटी दी। यदि आशीर्वाद विफल हो गया तो मुफ्त पुनः आशीर्वाद। हालांकि वे यून के अलावा कोई अन्य सुप्रीम नहीं था जिसकी आपने भरपाई नहीं की हो। हालांकि कुछ मुआवजे मुफ्त नहीं थे, उन्हें केवल छोटे प्रबंधनीय कार्य करने की आवश्यकता थी, जो कि 1% सार वृद्धि की तुलना में एक पूर्ण अप्रत्याशित लाभ था। 2897 में सनसेट क्लिफ निवासियों के प्रति व्यक्ति खुशी सूचकांक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कई पर्वतीय गांव और जनजातियां अधिक समृद्ध हो गईं। आपने सिर हिलाया। युनशी के साथ लड़ाई ने सनसेट क्लिफ का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था। सनसेट क्लिफ के ये लोग अब एक तरह से अपने पोते पोतियों और परपोते पोतियों की पेंशन प्राप्त कर रहे थे। हालांकि पुरानी पीढ़ी को मिलने वाला लाभ अगली पीढ़ी को भी मिलेगा। 100 साल बाद जो लोग आपके सर्वोच्च पद पर आरोहण के बाद मर गए, उन्हें भी उनका उचित लाभ मिलेगा। 2901 में आप ताइकान पर्वत पर लौट आए। यूनान दायरे के एसेंशियन पैसेज निकास पर लगभग 2000 ली लंबा और चौड़ा एक विशाल शहर बनाया गया था। इस शहर के पैमाने को पहले से ही बमुश्किल महान शहर माना जाता था, जिसका अर्थ है एक अधिपति प्रभारी वाला शहर। 2000 ली लंबे और चौड़े एसेंशियन पैसेज के आसपास केंद्रित का मतलब 1000 ली का दायरा था, जो निकटतम ताइकान शहर से केवल 500 ली था। शहर बहुत विशाल था। भले ही पिछले कुछ वर्षों में 10 लाख लोग धीरे धीरे 3 राज्यों के क्षेत्र से पलायन कर गए थे। निचले क्षेत्र के लोगों के लिए कानूनी आप्रवासन की लागत प्रति व्यक्ति 200 बैटल मेरिट थी। 10 लाख लोगों का मतलब 200 मिलियन युद्ध योग्यताएं हैं, जो आपकी युद्ध शक्ति से 3-4 गुना अधिक मध्यम मानव रैंक के छद्म राजा को हराने के बराबर है। इन लाखों लोगों के बीच आपने किंगे संप्रदाय को देखा, जिसके संप्रदाय के गुरु के रूप में सोंग जियाओ थे। पूर्व राइट प्रोटेक्टर और लेफ्ट प्रोटेक्टर अब ग्रैंड मास्टर और मार्शल मास्टर बन गए थे। वहां उनका संप्रदाय मार्शल आर्ट स्कूल भी था, जहां यून सैनिक बार रुके थे, और वांग लाओटो, जीशु और उनके बच्चे। जब एक व्यक्ति दाव प्राप्त कर लेता है तो उसका पूरा परिवार आगे बढ़ जाता है। आप अकेले एक सर्वोच्च किंग डोमेन के पहले सर्वोच्च ऊपरी क्षेत्र में मानव जाति का खजाना बन गए। इसलिए 1 लाख आप्रवासी, एक पूरा क्षेत्र ऊपर उठता है। यून शॉ बहुत प्रसन्न दिखे, लेकिन इससे मेरी पिछली व्यवस्थाएं किंग चिंग और उल्का संप्रदाय में 10,000 गुना मूल की एकाग्रता एक मजाक की तरह लगती हैं। वे सभी ऊपरी क्षेत्र के यूनान शहर में आकर बस गए हैं, तो क्या निचले क्षेत्र में मेरे सभी प्रयास बर्बाद नहीं हुए हैं? हालांकि यह एक अच्छी बात थी, फिर भी यह हमेशा अजीब लगता था। यह एक कार्ड गेम में डबल शॉट देखने, एक मटर शूटर लगाने, अपने दिल में ये जानने जैसा था कि अंततः इसे बदल दिया जाएगा। 100 सूरज की बर्बादी जैसा महसूस करना। जहां तक यूनान क्षेत्र में आपके द्वारा छोड़े गए 10,000 गुना मूल की एकाग्रता संरचनाओं का सवाल है, वे बिल्कुल बर्बाद नहीं हुए थे। वे पवित्र भूमि या निचले क्षेत्र शाखा संप्रदाय स्थानों के रूप में काम कर सकते थे। यह उससे अधिक पसंद है। आप यूनान क्षेत्र में लौटे और पाया कि 3 राज्य वर्तमान में पश्चिमी रेगिस्तान की ओर आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे रेगिस्तान के लोगों को आत्मसात कर रहे थे। हालांकि 10,000 ली रेगिस्तान वास्तव में विशाल था और केवल 1 दशक ही बीता था, इसलिए केवल कुछ जनजातियां ही स्थानांतरित हुई थीं, जो कुछ समय पहले यूनान शहर में आकर बसने वाले लोगों की तुलना में कम थीं। आपने जियांगहू खुफिया संगठन गोल्डन विंड पवेलियन को आपके लिए बेई चेंगुआंग की खोज करने का आदेश दिया। 2902 में आपने यूनान दायरे में यात्रा करते हुए पूरा 1 साल बिताया और संयोग से विशाल रेगिस्तान को सींचने के लिए समुद्र में चले गए, समुद्र में भूमि बनाई और रेगिस्तान को दलदल में बदल दिया। इस वर्ष के अनुभव के साथ साथ विभिन्न सर्वोच्च लोग भी अपने शीश चढ़ाने आए। फिर आप गोल्डन विंड पवेलियन में लौटे और पता चला बेई चेंगुआंग नहीं मिला था। आप एक पल के लिए चुप हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि विश्व रेखा बहुत अधिक बदल गई हो, जिससे बेई चेंगुआंग का जन्मस्थान नष्ट हो गया हो? या शायद आप गलतफहमी में पड़ गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये वास्तव में एक गलतफहमी है। असेंशन पैसेज के दूसरे छोर पर विशाल यूनान शहर में आप चुपचाप एक घर को देख रहे थे। बेई चेंगुआंग का पूरा परिवार ऊपरी क्षेत्र में चला गया था। फिर जियांग युएली के बारे में क्या? आप फिर से जांच करने गए। वह यूनान शहर में नहीं मिली और उसके परिवार के कैंग्यू मार्शल आर्ट स्कूल को स्थानांतरित घर के रूप में नहीं चुना गया था। ये सामूहिक आप्रवासन एक संपूर्ण क्षेत्र आरोही, मुख्य दर्जन या उससे अधिक आंकड़े और आपके द्वारा पहले निर्देश दिए गए कई बलों के अलावा बड़ी संख्या में भाग्यशाली नश्वर, मार्शल कलाकार, संप्रदाय बल आदि का भी चयन किया गया। किसी सुप्रीम का एक विचार, विशेष रूप से आपकी क्षमता का सुप्रीम, 1 लाख नश्वर लोगों के भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त था, एक ऐसी उपलब्धि जिसे एक महान ग्रैंड मास्टर जीवन भर के प्रयास के बाद भी हासिल नहीं कर सका। हालांकि अन्य सुप्रीमों ने शायद ही कभी इस तरह के दायरे का आरोहण किया हो। एक कारण अत्यधिक लागत थी और दूसरा ये कि यह आवश्यक नहीं था। उन्हें केवल अपने परिचितों और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाना था। वे एक शहर बनाने और 10 लाख लोगों को अपने साथ लाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे? उसी निचले दायरे में रहना कोई बड़ा उपकार नहीं था। यूनान शहर में कई नश्वर लोगों ने वास्तव में एक अच्छा अवसर पकड़ा। उनके बाद यूनान क्षेत्र के महान ग्रैंड मास्टर भी किंग डोमेन तक पहुंचने के लिए असेंशन मार्ग से स्वतंत्र रूप से नहीं गुजर सकते थे, उन्हें जन्मजात बनना पड़ा। इसलिए जियांग युएली का परिवार, जिसका अभी चयन नहीं हुआ था, निस्संदेह उन मार्शल आर्ट स्कूलों से स्वर्ग और पृथ्वी से अलग हो गया जो मूल रूप से समान थे, या यहां तक कि नश्वर जिनके पास मूल रूप से कोई मार्शल आर्ट नहीं था और वे बस भाग्यशाली थे।
जियांग युएली की मार्शल आर्ट योग्यता वास्तव में उच्च नहीं थी। यूनयान क्षेत्र में उसे वास्तव में एक महान ग्रैंड मास्टर बनने की उम्मीद के साथ यांग्याओ गेट के झाओ युआन की तरह एक निश्चित पीढ़ी के बीच एक शीर्ष व्यक्ति माना जा सकता था। ये केवल उम्मीदें थीं, निश्चितता नहीं, और ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज या यहां तक कि पूर्णता बनने की उम्मीद भी कम थी। जन्मजात बनना उसके लिए एक सपने जैसा था। आप एक बार फिर यूनयान क्षेत्र में लौटे और वास्तव में एक 7 वर्षीय लड़की को अपने परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल के पिछवाड़े में मूव्स का अभ्यास करते देखा। आप चले गए और एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो गए, ये देखने के लिए कि क्या एक दुनिया से अलग होने के बावजूद आप दोनों फिर से मिल सकते हैं। 2903 में आप यूनयान क्षेत्र में बस गए। उसी वर्ष आपने सुप्रीम हॉल को सूचित किया कि आपने एक ऐसी प्रतिभा की खोज की है जिसे भयावह बताया जा सकता है। निस्संदेह वह आपका तीसरा दत्तक पुत्र बेई चेंगुआन था। आपने लड़के की ओर इशारा किया और आए हुए सर्वोच्च दूतों से कहा, जैसा कि मैं अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करता हूं, मुझे लगता है कि मेरे पास हमेशा अपेक्षाकृत उच्च सार सीमा वाले लोगों के लिए एक विशेष समझ है। इस लड़के की तरह 324 जिक्सी एनलाइटनमेंट वेई जुनजी। और जब मैंने उन पर एसेंस ब्लेसिंग का उपयोग किया तो ये हमेशा एक निश्चित शॉट था। चूहे शाम की तरह, जो पहले एक आंतरिक ऊर्जा मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन उसकी सीमा 6 गुना थी। उसके बाद इनिट में आगे बढ़ने के बाद ये 9 गुना की सीमा तक बढ़ गई। 8 गुना सीमा के साथ जूलिंग रवि है, और जिस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हनहाई निंगबो केनझेनहाई में हुई थी, जिसकी सीमा 7 गुना थी, इत्यादि। लेकिन आप कभी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेंगे कि उसकी सार सीमा कितनी ऊंची है। आपने लड़के की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, 30 गुना। बेई चेंगुआन नियति का बच्चा है जो भविष्य में 7वें दायरे या उससे भी ऊंचे तक पहुंच सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्र और भविष्य की गारंटी है, इसलिए आपके द्वारा रिपोर्ट किया गया मूल्य बहुत अधिक था। लक्ष्य यह है कि उसके विकास के समय को जितना संभव हो उतना कम किया जाए, उसके तेजी से 6ठे या 7वें दायरे तक बढ़ने की प्रतीक्षा की जाए, और फिर उसे आपकी मदद के लिए वापस आने के लिए कहा जाए। वर्ष के अंत में आपने आह भरी, आसपास किसी डेमन रेस टीम के घुसपैठ की कोई खबर नहीं थी। तितली प्रभाव इस यूनयान शहर की स्थापना के कारण, फोकस में कुछ बदलावों के कारण, और शायद मेरे अस्तित्व के कारण, जिसके कारण मानव जाति की विदेश नीति में बदलाव आया, उस दानव रेस टीम ने या तो कहीं और घुसपैठ की या वे कभी निकले ही नहीं। ईमो बहुत लंबे समय तक नहीं देखा जाएगा। वर्ष 2904 में एसेंस ब्लेसिंग के लिए आपके अवसर धीरे धीरे मजबूत सुप्रीमों की ओर स्थानांतरित होने लगे, और उन लोगों की ओर भी जिन्हें आपने बेई चेंगुआन की तरह चुना था। ये अवसर आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत रूप से आवंटित किए गए 10 गुना की गणना नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप दूसरों द्वारा अंक जोड़ने की आवृत्ति कम हो गई। इसलिए 12 साल के अंतराल के बाद ही फिर से वेई यून की बारी आई। आप वेई यून, क्या यह इस बार फिर विफल हो जाएगा? यूशु नहीं जानता। काफी देर के बाद वेई यून ने अपना सिर नीचे किया और झुककर कहा, क्लाउड सुप्रीम, मैं गलत था। आपने तुरंत उसके कंधों को सहारा दिया। हे भगवान, वेई सुप्रीम, कृपया ऐसा मत करो, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। फिर सच्ची ऊर्जा की वृद्धि के साथ पहाड़ों को तोड़ने और चोटियों को उखाड़ने में सक्षम एक विशाल बल आपकी भुजाओं से आपकी हथेलियों तक फैल गया और फिर उसके कंधों पर स्थानांतरित हो गया। आपके द्वारा गुप्त रूप से दबाव डालने, उसे नीचे धकेलने के दबाव में वेई यून पूरी तरह से झुक गया। उसके सिर पर बालों का एक गुच्छा लगभग उसके जूते को ब्रश कर रहा था। आपने दोनों हाथों से उसे लगभग आधा मोड़ते हुए दबाया। वेई यून का चेहरा एकदम लाल हो गया, लेकिन वह आपकी ताकत की बराबरी नहीं कर सका। पृथ्वी को ढहाने और हजारों मील तक समतल करने में सक्षम दो भयानक प्राणी अब दो सामान्य मार्शल कलाकारों की तरह कुश्ती कर रहे थे। हे भगवान, वेई सुप्रीम, आप हमेशा इतना भव्य धनुष क्यों बजाते रहते हैं? जल्दी उठो, जल्दी उठो। मैं आपकी ईमानदारी को पहले ही महसूस कर चुका हूं, भाई वेई। आप इतने मजबूत हैं, मैं आपको उठा भी नहीं सकता। इसे मत रखो, तुम्हारा सिर बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बालों को मत रगड़ो। हर कोई देख रहा है। अंत में जब आपने अपने हाथ छोड़े, वेई यून अचानक सीधा हो गया। उसने आपके मुस्कुराते चेहरे को देखा, एक गहरी सांस ली। क्लाउड सुप्रीम, इस आशीर्वाद के बाद क्या आप जियानग्युन प्रांत में वान्यू मंडप का दौरा करने के इच्छुक होंगे? उसने अपने हाथ की छोटी स्थानिक अंगूठी से एक विशेष जेट टोकन निकाला। वान्यू मंडप क्या है? आप एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन ये स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस हुई कि आप नहीं जानते थे। तो आपने भविष्य में 60 सेकंड की झलक सक्रिय कर दी। जानकारी के लिए तुरंत गोल्डन स्पिरिट कंप्यूटर से परामर्श लिया। धिक्कार है, किंग डोमेन में वास्तव में ऐसी पवित्र भूमि है। मैं, एक प्रतिष्ठित और आकर्षक सुप्रीम, को भी पता नहीं था। शर्मनाक, सचमुच शर्मनाक। वर्तमान में लौटे हुए जेट टोकन निकालने के 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में आप सब कुछ समझ गए और टोकन ले लिया। आपने स्नेहपूर्वक अपना हाथ वेई यून के चारों ओर रखा, एक हाथ पहले से ही उसके सिर को रगड़ रहा था। भाई वेई, वास्तव में मैं एक नजर में बता सकता था कि आप बुरे व्यक्ति नहीं थे। आपके मन में लंबे समय से पश्चाताप का भाव था। बिना किसी चेतावनी के बेवजह बढ़ी हुई विभिन्न विशेषताओं को महसूस करते हुए वेई यून की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उसका सार बढ़कर 1.02 गुना हो गया। अब उसे केवल अपनी पहले की संकीर्णता पर पछतावा हो रहा था। उसकी छोटी भुजा हर मायने में आपकी बड़ी जान को मोड़ नहीं सकती। यदि वह शुरू से ही अधिक ईमानदार होता, तो उसका सार अब 1.04 गुना होता। यह उच्च प्रतीत नहीं होता था, लेकिन एक उदाहरण उसकी वर्तमान कठिन साधना के 10 या 20 वर्षों से भी अधिक मूल्यवान था, और यह उच्चतर समझने की क्षमता के साथ भी आया था, और उसी रैंक के भीतर सीमा को बढ़ा सकता था। यदि उसके पास पहले इस तरह का अवसर होता, तो वह 20 या 30 वर्षों से अपने सभी भाग्य और मार्शल दाव संसाधनों का निवेश करने को तैयार होता, लेकिन वह समय कुछ साल पहले। आश्वस्त, मैंने सचमुच अपना सिर खो दिया। आपके चेहरे को देखते हुए, जो जेट टोकन धारण करते समय खुशी से चमक रहा था, वेई यून ने असहाय होकर कहा, सौभाग्य से इस बार मैं हमारे रिश्ते को सुधारने में कामयाब रहा हूं। वह बस थोड़ा चिंतित था कि क्या भविष्य में जब भी वह आपसे मिलने आएगा तो उसे इनमें से एक वान्यू पवेलियन जेट टोकन लाना होगा। वेई यून के चले जाने के बाद आपने आसपास किसी को नहीं देखा और तुरंत आकाश में उड़ गए। जब आप 10,000 मील ऊपर चढ़े, तो आसपास का तापमान गिर गया। यहां तक कि खुद को बचाने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का पूरी तरह से प्रसार करने वाले एक जन्मजात मार्शल कलाकार के लिए भी इतने कम तापमान का सामना करना मुश्किल होगा। ये 6-फोल्ड हेवनली बैंड्स की पहली परत थी, हैन की बैंड। 2000 मील आगे, लगभग 30,000 मील की ऊंचाई पर पहुंचते हुए, आपके सिर के ऊपर हवा की एक विशाल गर्जना गूंज उठी। आपने ऊपर देखा कि वायुमंडलीय धाराओं की तरह भारी मात्रा में हल्के सफेद और हल्के नीले रंग की सच्ची ऊर्जा ऊपर की ओर भाग रही है। दूसरा स्वर्गीय बैंड, गेल विंड बेल्ट। जमीन पर अधिकांश प्राणियों के लिए उनकी दृश्य सीमा आकाश में 30,000 मील की दूरी पर आंधी पवन बेल्ट थी। वे गेल विंड बेल्ट के माध्यम से आकाश की ऊंची परतों को नहीं देख सके। हालांकि छठे स्वर्गीय बैंड के भीतर स्थित युवान त्यान दायरे का सूर्य सब कुछ रोशन कर सकता है, और 6-फोल्ड हेवनली बैंड का विशाल विस्तार इसकी धूप को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। आपने आह भरी, गेल विंड बेल्ट से गुजरे और लेहाई बैंड में प्रवेश किया। जमीन से ऊपर की ओर 1 लाख से 3 लाख मील की दूरी लेहाई बैंड की थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह हेवनली बैंड बिजली का सागर था। विभिन्न विशेषताएं, रंग या पट्टी के आकार की, गोलाकार या बहती हुई प्लाज्मा जैसी बिजली मछली की तरह हवा में तैरती है।
बिजली का प्रत्येक बोल्ट दूसरे दायरे के शिखर को मार सकता है और यहाँ केवल 100 मील की उड़ान भरने वाला कोई भी व्यक्ति उस शक्ति के हजारों बिजली के बोल्ट को आकर्षित करेगा। एक अधिपति प्रारंभिक चरण निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर सका, लेकिन इसका आप पर कोई असर नहीं हुआ। आपने कांपते हुए गोल्डन स्पिरिट कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए ट्रू एनर्जी का उपयोग किया। इसकी जटिल आंतरिक सर्किटरी के कारण ये कमजोर धाराओं के प्रति संवेदनशील था और 2 लाख मील की ऊंचाई तक पहुंचते हुए सीधे लेहाई बैंड की गहराई में चले गए। यहाँ तक कि ओवरलॉर्ड मिड टू लेट स्टेज भी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। जमीन पर कोई भी अब मुझे नहीं देख पाएगा, मैं इतने लंबे समय से लेहाई बैंड में गहराई में हूँ। आपने आराम किया, अपना चेहरा बदला और एक दिशा की ओर दौड़ पड़े। वानु मंडप, 10,000 लोगों का एक भव्य जमावड़ा, एक बनाम 9,999। मैं यहाँ आ गया। वाह, यू शॉ, मैंने सोचा था कि आप आकाश की अंतिम चोटी का पता लगाने जा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ लोगों की नजरों से बचने के लिए था। इस समय आपको अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है, लेकिन आप पहले इतने गुप्त क्यों नहीं थे? चौथा अपडेट 325। एक अप्रिय अनुभव। जियानग्युन महाद्वीप में एक गुप्त संगठन वान्यू पवेलियन किंग डोमेन के सबसे प्रमुख आनंद स्थल के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यह एक आनंद स्थल है, इसे शायद ही कभी व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है, केवल कुछ चुनिंदा लोगों के बीच मौखिक रूप से पारित किया गया है, और यहाँ तक कि युवान एनर्जी नेटवर्क पर दिखाई देने वाली सामग्री भी दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि यह सुंदरियों को इकट्ठा करता है, अनगिनत निचले क्षेत्रों और मानव जाति के विभिन्न क्षेत्रों से 9,999 विभिन्न प्रकार के मनुष्यों को इकट्ठा करता है, जिनमें से प्रत्येक में विविध विशेषताएं हैं। 3 आंखें, सफेद बाल, नुकीले कान, नीला खून, हरी त्वचा। प्रत्येक वर्ष वान्यू पवेलियन केवल 10 Z टोकन जारी करता है, जिससे एक व्यक्ति को 1 महीने तक इसका आनंद लेने की अनुमति मिलती है। पूरे वर्ष में कोई भी समय चुन सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं। उनका प्राथमिक ध्यान उच्च स्तरीय बाजार पर है। तृतीय क्षेत्र के कई किसान एक भी टोकन नहीं खरीद सकते, क्योंकि पैमाना वास्तव में भयावह है और बहुत सारी नस्लें हैं। इस पार्टी में शामिल कोई भी व्यक्ति यदि उजागर हुआ तो उसे अंधाधुंध करार दिया जाएगा। व्यक्ति ने भले ही मौज मस्ती की हो, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। आप जानते हैं कि आप सामान्य रुचि के व्यक्ति हैं, लेकिन गलतफहमी से बचने के लिए आप अपना रूप बदल लेते हैं, क्योंकि Z टोकन पंजीकृत नहीं है। आप केवल एक रोमांटिक सुप्रीम बनना चाहते हैं, एक अद्वितीय विकृत के रूप में अभिशप्त नहीं होना चाहते। हालांकि एक्सपोजर में जोखिम होता है, फिर भी आप इसका अनुभव करने का निर्णय लेते हैं। अपना चेहरा न दिखाने से आप नहीं होंगे। एक गरीब निचले दायरे से ऊपर आया, दुनिया देखना चाहता था। एक दिन बाद शानदार महल और Z टावर ढहते समय टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़ों में बदल गए। विशाल पर्वत श्रृंखलाओं, भूमि और चट्टानी परतों को आपके द्वारा परत दर परत खोदा गया और किनारे पर फेंक दिया गया। सतह के नीचे के अंधेरे और क्रूर पिंजरों को उजागर करना। धिक्कार है, आपके हृदय में एक अज्ञात क्रोध उमड़ पड़ा। मैंने सोचा था कि यह विश्यालय है, लेकिन ये राक्षसों का अड्डा निकला। तुम्हारा चेहरा काला पड़ गया। आपको कुंग युआन की और अधिक गहनता से जांच करानी चाहिए थी। इससे पहले आपने अपनी 60 सेकंड की पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए अधिक गहराई में जाने के बिना केवल वान्यू पवेलियन की बुनियादी जानकारी को संक्षेप में स्कैन किया था, क्योंकि तुम्हें आशा थी कि यह तुम्हें एक सुखद आश्चर्य देगा, परंतु यह एक सदमा निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि जो लोग दूसरी पार्टियों में गए उनकी प्रतिष्ठा इतनी खराब हो गई। आपने दांत पीस लिए। आपकी जीवन भर की प्रतिष्ठा लगभग नष्ट हो जाना एक मामूली बात थी। मुख्य बात यह थी कि यह वान्यू मंडप इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकता है। विभिन्न निचले क्षेत्रों से दौड़ पर कब्जा करना, निजी तौर पर निचले क्षेत्र के दर्जनों विमानों को नियंत्रित करना, मनुष्यों को उठाना और उनका ब्रेन वॉश करना, यह मूल रूप से अतीत के विदेशी राक्षसों के समान ही था। ऐसा ट्यूमर मानव जाति क्षेत्र में कैसे मौजूद हो सकता है? क्या आप अंधे हैं? आपने कुंग युआन को फटकार लगाई, जिनलिंग की मानव मिट्टी की निगरानी करने की क्षमता के साथ अब तक किसी समस्या का पता कैसे नहीं चल सका। कुंग युआन चुप था, फिर समझाया, वान्यू मंडप का असली उद्भव केवल पिछले 2 या 300 वर्षों में हुआ था और वे संपर्क और लेनदेन के लिए एक मंच के रूप में नेटवर्क का उपयोग नहीं करते हैं। वे अधिपति स्तर के व्यक्तियों के लिए एक उच्च स्तरीय मार्ग का भी अनुसरण करते हैं। सतह पर हजारों लोगों का पैमाना बड़ा लगता है, लेकिन इसे पूरी तरह से एक छोटे शहर के भीतर समाहित किया जा सकता है और साल में केवल 10 मेहमानों के साथ बाहरी दुनिया के साथ बहुत कम संपर्क होता है। कुछ दुर्लभ उजागर करता थे, लेकिन दमन की परतों के कारण सच्चाई का पता लगाना मुश्किल था। किंग डोमेन अंततः बहुत विशाल है और ताकत सर्वोपरि है। समस्या खड़ी करने के लिए हजारों लोग बहुत कम और बहुत कमजोर हैं। इसके अलावा आपका चेहरा काला पड़ गया, कई लोगों का ब्रेन वॉश किया गया और कई अन्य कारक भी थे। संक्षेप में वे सभी पूर्णतः स्वैच्छिक प्रतीत होते थे। 10,000 की पार्टी, बहुत सारे लोग थे। सिर्फ एक महीने में हर किसी पर गंभीरता से ध्यान कैसे दिया जा सकता है? कई प्रतिभागियों ने बस प्रस्ताव पारित कर दिए। शायद उन्होंने अपने दिल में इसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यहाँ कोई समस्या थी। केवल आपने अवसर को बर्बाद न करने के लिए भविष्य में 1 मिनट के लिए प्रति सेकंड 5000 पूर्व ज्ञान का उपयोग किया, सभी पात्रों को पूरी तरह से जीतने का इरादा रखते हुए। और फिर आपको समस्या का पता चला। चून की लेडीबर्ड ने एक चांदी का दिल विकसित किया, उसने खूनी सच्चाई की खोज की और इस तरह गिरे हुए को बचा लिया। युन शॉ ने हल्की सी आह भरी, फिर धीरे से बुदबुदाया, वान्यू पवेलियन आह। गिरे हुए को न तो वह संभाल सका और न ही इसकी चिंता की। वह दुनिया में हर किसी को खुश और स्वस्थ बनाने के लिए बुद्ध या संत नहीं थे, वह बहुत थका देने वाला था। हालांकि चूंकि उसने कुछ चीजें देखी थी, इसलिए उसके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मानव खेती, इस तरह का व्यवहार पहले से ही निचली रेखा को छू चुका था, उसे यूसी के जीवनकाल के हताश दृश्य की याद दिला रहा था। चूंकि तुमने मुझे अपने अस्तित्व के बारे में बता दिया है, तो मैं अगले अनुकरण की शुरुआत में तुम सभी को नष्ट कर दूंगा। इस मामले में कई अधिपति शामिल थे, जिनमें से कुछ मानव जाति के प्रमुख व्यक्ति भी थे जिनकी शानदार प्रतिष्ठा थी जो उनके पूरे क्षेत्र में गूंजती थी। उनमें से कुछ राक्षस थे जिनकी साधना अंतिम चरण तक पहुंच गई थी, उनके पास एक पवित्र शरीर था और जिनकी शक्ति तीसरे क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थी। उनके रिश्तों का नेटवर्क जटिल था और अपनी पूरी शक्ति के साथ वे जो ऊर्जा जुटा सकते थे वह अतीत में किन चेनहाई से भी आगे निकल सकती थी। हालांकि चाहे वह शक्ति हो या शक्ति, वे आपके सामने मक्खियों की तरह कमजोर थे जो हथेली के एक प्रहार से नष्ट होने में सक्षम थे। आपने इस मामले को इतना प्रचारित किया कि यह एक बड़ा घोटाला बन गया। वे युन ने आपसे माफी मांगी। वह वान्यू मंडप के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह Z टोकन विशेष रूप से और अस्थायी रूप से आपका पक्ष लेने के लिए हासिल किया गया था। वह एक सर्वोच्च और एक क्षेत्र का स्वामी था, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने सबसे उच्च स्तरीय और शानदार पार्टी प्रवेश टिकट की इच्छा व्यक्त की, तो उनके अधीनस्थों ने स्वाभाविक रूप से वह Z टोकन प्रस्तुत किया। आपने उनसे दर्जनों भ्रामक भविष्यवाणियों में क्रूरतापूर्वक पूछताछ की, जिससे पुष्टि हुई कि उनकी बातें झूठी नहीं थी। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। वे युन को स्थानांतरित कर दिया गया था। वह सचमुच पहले अंधा था। वह आप जैसे अच्छे व्यक्ति को कैसे अस्वीकार कर सकता था? हर रात जागने के बाद वह चाहता था कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। यू शॉ वास्तव में काफी अंधा। कई महीनों बाद संबंधित व्यक्तियों को जड़ से उखाड़ दिया गया और कई निचले क्षेत्रों को मुक्त कर दिया गया।
आपने आंख भरी। ये पहली बार है जब मैंने इतनी नाखुशी से खेला है। 2910 में बेई चेंगुआंग, जिसका सार 2 गुना हो गया और जिसका मार्शल दाव क्षेत्र इन्हें तक पहुंच गया, को सुप्रीम हॉल में भर्ती कराया गया। शुरू से अंत तक वह यांग युएली से कभी नहीं मिले। भाग्य का सुधार अंततः वर्तमान के शक्तिशाली हस्तक्षेप से कोई मुकाबला नहीं है। शायद भाग्य धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आपको कोई बड़ा मौका देने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। आप इस दत्तक पुत्र को अपने साथ ले आए। हालांकि वह अब जन्मजात है, वह बहुत छोटा है और अभी सीधे युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम हॉल में उन्हें जूलिंगर द्वारा मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। जूलिंगर आपके दत्तक पुत्र से बहुत प्यार करती थी। इस अनुकरण में वह पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हुई, या शायद वह कम से कम उस लड़के पर ऐसा पूर्वाग्रह नहीं रखती जो अभी 10 साल का हुआ हो। 2914 में जूलिंगर अभी भी स्वर्ग मानव पूर्णता में था। आपने अमृत के माध्यम से केवल 30 वर्षों में उसे नश्वर से इस अवस्था तक पहुंचाया था जो बहुत तेज था। हालांकि यह तेज हो सकता था, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। आप वास्तव में उसे नशे की लत में नहीं डाल सकते। बेई चेंगुआंग भी स्वर्ग मानव पूर्णता तक पहुंचे। उसके संग शरीर ने उसकी गोली खाने की गति को भयानक बना दिया। प्राइमल स्पिरिट ट्रू सेफ बॉडी ओरिजिन क्यूई के लिए अपनी भयानक आत्मीयता के साथ मार्शल डाउ संसाधनों के तेजी से अवशोषण जैसे चमत्कारी प्रभाव भी शामिल करता है। 326 लक्षित बिंदु जोड़ राक्षस युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं। 2916 में सार केंद्रित स्टेट आवंटन लागू किया जाना शुरू हुआ। इस वर्ष से प्रति वर्ष आपके लगभग 56 दिव्य क्षमता उपयोगों में से 10 उपयोग आपके स्वयं के आवंटन के लिए हैं, 16 उपयोग कतार में शेष सुप्रीमों के लिए हैं और अन्य 30 उपयोग पूरी तरह से एकल सुप्रीम को आंकड़े आवंटित करने के लिए समर्पित हैं, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है। निस्संदेह सबसे पहले चुना गया शिलैन था। यू शॉ ने उसे याद किया क्योंकि पहले उल्लेख किया गया था कि वह मानव जाति का सबसे मजबूत सर्वोच्च व्यक्ति था और 2 मानव राजाओं की गिनती नहीं करते हुए वह मानव जाति का सबसे मजबूत व्यक्ति था। हालांकि उनका दायरा उच्चतम नहीं था, उनका पवित्र शरीर गुणक आश्चर्यजनक था। उस समय ओल्ड 11 ने दावा किया था कि भले ही वह पूरी ताकत लगा दे, लेकिन उसके साथ वह केवल आपसी विनाश ही हासिल कर सकता है। अब 11 की विकास दर के साथ वह पहले से ही इस व्यक्ति पर पायरेहिक जीत हासिल करने में सक्षम हो सकता है। ये सिर्फ इतना है कि उसे संकेंद्रित स्टेट आवंटन प्राप्त होने वाला है। प्रति वर्ष 30% लड़ाकू शक्ति वृद्धि के साथ वह जल्द ही फिर से 11 से आगे निकल जाएगा। 2918 में आप 62 वर्ष के थे, आपका सार 4078% था और आप 204 गुना तक पहुंचने वाले मूल्य के साथ ऊपरी मानव सर्वोच्च तक पहुंचे। ये निचले स्वर्गीय सर्वोच्च का मूल मूल्य था 125 बार 280 बार। दूरदर्शिता का उपयोग करते हुए आपको लगा कि आप 4 लोगों में सभी और दानव को लगभग बेजोड़ रूप से हरा सकते हैं। जहां तक मानव जाति की बात है, शिलैन का सार पहले ही 1.7 गुना तक पहुंच चुका था, जिससे वह ऊपरी आकाश रैंक के छद्म राजा से लड़ने में सक्षम हो गया था। लेकिन ये उनकी सीमा से बहुत दूर था। आपने मूल रूप से उसके लिए जो सार ऊपरी सीमा रिपोर्ट की थी वह 4 गुना से थोड़ी अधिक थी, जिसका मतलब था कि अगले 8 वर्षों में उसकी ताकत उसकी वर्तमान नींव से 2 गुनी से भी अधिक बढ़ सकती है। मानव जाति की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति महान विस्तार के युग में प्रवेश कर गई। मानव, दानव और याओ जातियों के बीच याओ जाति अधिक मजबूत हो सकती है, लेकिन उनके पास सबसे कम सुप्रीम थे, अनुमानतः 200 से कुछ अधिक, यहां तक कि छिपे हुए लोगों की गिनती भी। दूसरी ओर दानव जाति हालांकि एक ही रैंक में कमजोर थी, 4 लोगों में अधिक थी। मानव जाति के आंकड़ों में रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार उनके छद्म राजाओं की संख्या लगभग 600 थी। उसी रैंक पर अधिकांश मानव जाति दानव जाति की तुलना में 1.5 छोटे क्षेत्र अधिक मजबूत थी और याओ जाति मानव जाति की तुलना में एक मामूली क्षेत्र अधिक मजबूत थी। समान रैंक के लोगों के बीच युद्ध शक्ति का यह अंतर दानव जाति और मानव जाति के अपेक्षाकृत उच्च औसत रैंक और अपेक्षाकृत बड़ी संख्या से कुछ हद तक ऑफसेट था। अच्छा स्वर्ग, यू शॉ ने अपनी जीभ चटकाए। तो मूल रूप से मानव, याओ और दानव जातियों के बीच की ताकत समान थी, लेकिन ओल्ड 11 अब मानव जाति के सुप्रीमों की औसत युद्ध शक्ति को 1.5 दायरे से बढ़ाने के बराबर थी। एक ही रैंक पर अपनी औसत युद्ध शक्ति को याओ रे से आगे बनाना, और उनके पास रैंक लाभ और संख्यात्मक लाभ भी था। दानव जाति सभी मूल छद्म राजा हैं जिनका कोई गुणक नहीं है, वे जोड़ 0 छद्म राजा हैं, सभी 0 हैं। मानव जाति की औसत युद्ध शक्ति गुणक 3-4 गुना है, वे जोड़ 1.54 क्षेत्र हैं। याओ रेस का युद्ध शक्ति गुणक औसतन 8 गुना है, वे जोड़ 2.54 क्षेत्र हैं, सभी छोटे अंधेरे वाले हैं। लेकिन अब मानव जाति के पास 3-4 गुना अतिरिक्त सार है और जल्द ही हर एक जोड़ 3 ताकत वाला 4 लोगों का विशेषज्ञ होगा। एक निचला मानव रैंक निचले पृथ्वी ग्रेड से लड़ सकता है। अब 11 के लिए यदि उसका पवित्र शरीर पूरी तरह से सक्रिय है तो वह जोड़ 6 से शुरू करता है और 6 सर्वोच्च स्तरीय छोटे लोगों को छलांग लगाकर दानव रेस छद्म राजाओं से लड़ सकता है। 2922 में शिलैन आपके पक्ष में था। ठीक है, उतना करीब नहीं, लेकिन वह हमेशा आपके जैसे ही क्षेत्र में था और जब समय निकट होता तो वह आपके पक्ष में दौड़ पड़ता। 2923 में आप द्वितीय मानव राक्षस युद्ध क्षेत्र में गए। आपने अपने लिए कुछ वास्तविक युद्ध योग्यताएं अर्जित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार इस युद्ध क्षेत्र में मानव जाति ने सक्रिय रूप से परेशानी पैदा की। अंत में आपके सहित मानव जाति में कुल 6 सुप्रीम थे, जिन्होंने मिलियन पर्वतों के पार 5 महान याओ आदरणियों का सामना किया जो एक दूसरे को दूर से देख रहे थे। शीलैन ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, वह गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहा था। लाखों मील की लंबाई और चौड़ाई में फैले इस विशाल युद्ध क्षेत्र के दोनों किनारों पर 11 देव दानव जैसी आकृतियां अपने अपने शिविरों से पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली उपस्थिति उत्सर्जित कर रही थी। उनकी भयानक आभा हजारों मील दूर के क्षेत्र को दबा रही थी। आप उनमें से एक थे। आप हवा में मंडरा रहे थे। मानव जाति के अग्रिमपंक्ति के किले के ऊपर आपके नीचे 1 लाख मील तक फैली एक अति विशाल संरचना थी, ड्रैगन बोन किला। यह इस युद्ध क्षेत्र के 5 प्रमुख मुख्य किलों में से एक था, जो इस बात का प्रतीक था कि किले पर कब्जा करते हुए एक सुप्रीम स्थायी रूप से वहां तैनात था। इसके अलावा क्योंकि यह 5 प्रमुख मानव दानव युद्ध क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था और इसे उसी क्षेत्र की बेजोड़ याओ जाति का सामना करना पड़ा, मानव जाति के सर्वोच्च लोग आमतौर पर ऊपरी मानव रैंक से नीचे नहीं होंगे। ड्रैगन बोन किले को पहाड़ों के साथ एकीकृत करके बनाया गया था, भव्य और प्रभावशाली, एक क्रूर बाहरी भाग के साथ, आदिम ऊर्जा तोपों और अन्य उपकरणों की अनगिनत परतों से सुसज्जित, बड़ी मात्रा में दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके, यहां तक कि एक ओवल और पीक स्ट्राइक से किले की बाहरी दीवार को केवल 100 मीटर स्तर की क्षति होती है। इसके अतिरिक्त किले में वास्तव में बड़ी मात्रा में ड्रैगन हड्डी सामग्री शामिल थी। कम से कम 3 ड्रैगन प्रकार के याओ वेनेरेबल्स और कम से कम 1000 थर्ड रियलम फ्लड ड्रैगन ग्रेट याओ को इसमें एकीकृत किया गया था। किले के अंदर और बाहर हर जगह कोई भी खुली, सशक्त और मुड़ती हुई हड्डियां देख सकता था। ये भयानक दिव्य जानवर के अवशेष जो एक बार एक ही वार से दसियों, सैकड़ों या यहां तक कि हजारों मील की दूरी तय कर सकते थे, अब मानव जाति की शक्ति को प्रदर्शित करने वाली सजावटी वस्तुओं के साथ साथ याओ जाति का मुकाबला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ उपकरणों के रूप में काम करते हैं। वास्तव में भव्य और शानदार। अगर मैं पहली बार एक जनजात या स्वर्गीय मानव के रूप में यहां आया होता तो मेरा मानना है कि मैं इस तरह के अद्भुत युद्ध किले से चौंक गया होता। आपने आंख भरी, फिर नुकसान की भावना महसूस की। ये सब इस शापित सर्वोच्च खेती के लिए धन्यवाद है, जिसने मुझे अनगिनत बार एक अद्भुत वस्तु का पहली बार सामना करने की भावना खो दी है।
कुछ चीजें इससे पहले कि कोई उनकी महानता को समझे, व्यक्ति को उनकी महत्वहीनता का पहले से ही पता चल जाता है। आपके नीचे के किले में अनगिनत मार्शल कलाकारों ने ऊपर देखा, उनकी आंखें लालसा और श्रद्धा से भरी थीं। सदी का राजा बहुत अलौकिक था, इसलिए सर्वोच्च उनकी आजीवन इच्छा थी, वह परम क्षेत्र जिसका वे अपनी पूरी ताकत से पीछा करेंगे। ओल्ड 7 और ओल्ड 9 उस समय युद्ध क्षेत्र में आम जनता का हिस्सा होने के कारण उनकी इसी तरह की मानसिकता रही होगी। ड्रैगन बोन किले के अंदर हर कोई खुशी से झूम उठा और दहाड़ने लगा। यह मानव जाति द्वारा सक्रिय रूप से उकसाया गया एक संघर्ष था और एक दुर्लभ 4 लोगों की लड़ाई थी जिसने उन्हें पहले से कहीं अधिक उत्साहित कर दिया था। सर्वोच्च अजय है, सभी याओ को मार डालो। आपने अपना हाथ लहराया और 6 मानव जाति के सुप्रीम एक साथ विपरीत दिशा की ओर उड़ गए, जबकि 5 याओ आदरणीय भी पीछा करते हुए आगे बढ़े। दोनों पक्ष एक दूसरे की ओर बढ़े, उनके बीच की दूरी लाखों मील से घटकर 1 लाख मील रह गई। आपके 11 4 लोगों की आकृतियों के नीचे अनगिनत पहाड़ थे, जिनमें घने जंगल, आर्द्र भूमि और यहाँ तक कि बड़ी संख्या में याओ और मानव जाति के मार्शल कलाकार भी उनके बीच बिखरे हुए थे। आपने दूसरे और तीसरे क्षेत्र की उन मानव जाति पर सवाल उठाते हुए भौहें चढ़ा ली जो इस स्थान पर बनी हुई थी, भले ही यह एक सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र बन गया था। क्या कुछ समय पहले इसकी घोषणा नहीं की गई थी जिसमें आपको इस क्षेत्र से हटने के लिए कहा गया था? क्या आप बंद कमरे में कल्टीवेशन में थे और आपने इसे नहीं सुना? सुप्रीमो द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लेने से 3 दिन पहले मानव और याओ जातियों ने अपनी आवाज प्रसारित करने के लिए पहले से ही सच्ची क्यूई का उपयोग किया था, मिलियन पर्वतों में एक क्षेत्र को चिन्हित किया था और सभी अप्रासंगिक कर्मियों को पीछे हटने का आदेश दिया था। मूल रूप से कोई इनेट रैंक मार्शल कलाकार नहीं थे जो युद्ध क्षेत्र में 1 लाख मील से अधिक घुस सकते थे, और स्वर्गीय मानव निश्चित रूप से 3 दिनों के भीतर 1 लाख मील पीछे हट सकते थे। 327 सर्वोच्च निवारण संधि। नहीं, क्लाउड सुप्रीम। नीचे मार्शल कलाकार बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, उनके मुंह उत्साहित मुस्कान से भरे हुए थे। हमने स्वेच्छा से यहाँ रहना चुना। सर्वोच्च युद्ध को करीब से देखने के लिए मौत की भी कीमत चुकानी होगी। यहाँ भी खून के प्यासे दर्शक हैं। आप निःशब्द थे, हालांकि उनके विचार सुंदर थे। इस बार उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि तुमने अपनी उंगलियां चटका ली। स्नैप के बाद आपने अपने सामने दानव लॉर्ड से घोषणा की कि आप एक भयानक शक्तिशाली हमला करेंगे जो उन्हें एक पल में नष्ट कर देगा। दानव सरदार हंस पड़े। फिर ये शक्तिशाली शुद्ध रक्त दिव्य जानवर जो इस युद्ध क्षेत्र में मानव जाति के मार्शल कलाकारों के दिलों में ऊंचे पहाड़ों की तरह थे, वे सभी जम गए और अगले ही पल नष्ट हो गए। सबसे कमजोर मध्य मानव रैंक यांग बद दानव भगवान से लेकर सबसे मजबूत ऊपरी मानव रैंक उग्र ड्रैगन दानव भगवान तक। उस पल में उनके शरीर पर अनगिनत गंभीर चोटें एक साथ प्रकट हुईं। उनके कुछ राक्षसी शरीर सीधे विघटित हो गए, उनका मांस और रक्त फट गया, जबकि अन्य टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके शरीर पर कई अनियमित घाव दिखाई दे रहे थे। गोल्डन क्रो क्यूओम की उग्र सच्चा ड्रैगन। 5 महान रक्तरेखा उत्पत्ति के दिव्य जानवर के प्रेत मिलियन पर्वतों के बिल्कुल केंद्र से प्रक्षेपित होते हैं। उनकी शक्ति उन दानव देवताओं से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। आखिरकार सच्चे शुद्ध रक्त दिव्य जानवर अपने पूर्ण रूप में सभी 5वें क्षेत्र के अस्तित्व थे। हालांकि ये 5 दिव्य जानवर केवल प्रेत थे। उनके पास केवल एक रूप और एक ऐसी आभा थी जो किसी सहज को भी नहीं दबा सकती थी, लेकिन इसके अलावा वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये उपस्थिति किसी प्राचीन मिथक से प्रतीत होती है। उनकी आंखों में उदासी दिखाई दे रही थी, मानो वे अपने मिश्रित रक्त वाले वंशजों के निधन पर शोक मना रहे हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे स्वयं भी खत्म होने लगे। आपके बगल के 5 सुप्रीम चुप थे। इस लड़ाई से पहले वे, जिनमें शिलैन भी शामिल थे, जो कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहे थे, जानते थे कि आप क्या करना चाहते हैं। उस समय आपने दावा किया था कि यह एक गुप्त तकनीक थी जिसके उपयोग के लिए एक निश्चित मात्रा में भाग्य और एक सार आशीर्वाद के व्यय की आवश्यकता थी। ये हमारी बंद प्राचीन क्षेत्र की मानव जाति की सबसे मजबूत गुप्त तकनीक है, एक पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश तकनीक जिसका उपयोग केवल जीवन और मृत्यु के समय ही किया जा सकता है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि इस तकनीक का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हालांकि इसकी शक्ति भयानक है, यह एक ऐसी विधि भी है जो 300 दुश्मनों को नुकसान पहुंचाती है जबकि खुद को हजारों नुकसान पहुंचाती है। चौथे क्षेत्र के आदरणीय को मारने के लिए इस भाग्य गुप्त तकनीक का उपयोग करने से भविष्य में 2 से 3 मानव जाति के आदरणीय बनाने के लिए पर्याप्त भाग्य की खपत होती है। ये प्यास बुझाने के लिए जहर पीने का एक तरीका है। 3 सबसे मजबूत में से एक के रूप में किंग डोमेन ह्यूमन रेस की स्थिति के साथ ऐसे किसी कदम का उपयोग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो नस्लीय विलुप्त होने के कगार पर अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए भविष्य को समाप्त कर दे। मुझे केवल लगातार एसेंस आशीर्वाद देने की आवश्यकता है और हम अगले कुछ दशकों या शताब्दियों में धीरे धीरे शीर्ष पर चढ़ जाएंगे। लेकिन आखिरकार वह लाखों वर्षों से बंज प्राचीन मानव जाति की विरासत है। कुछ गुप्त तकनीकें हैं जिन्हें मैं खोने को तैयार नहीं हूं। कम से कम मुझे उन्हें एक बार अवश्य उपयोग करना चाहिए, यदि केवल एक स्मृति चिन्ह रखने के लिए। सौभाग्य से इस लक सीक्रेट तकनीक की तीव्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ समय पहले मैंने इसे एक मच्छर पर प्रयोग करने की कोशिश की थी। जब आप अपने स्पष्टीकरण में इस बिंदु पर पहुंचे तो आपके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। मुझे पता चला कि इसकी उपयोग लागत का भुगतान वास्तव में 2 चैनलों के माध्यम से किया जा सकता है। एक तो मुझे मिले भाग्य का सामान्य स्थायी उपभोग है। एक मच्छर को मारने के लिए बहुत कम भाग्य की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि सामान्य शिशु के भाग्य का 100वां हिस्सा भी नहीं। दूसरा है मेरी दिव्य क्षमता एसेंस ब्लेसिंग को एक माध्यम के रूप में उपयोग करना। एक एसेंस ब्लेसिंग अवसर का उपभोग करने से मुझे बिना किसी अतिरिक्त लागत के इस तकनीक का उपयोग करने की अनुमति मिलती है, चाहे इसका स्तर या तीव्रता कुछ भी हो। शिलैन, तो क्या आपने उस समय एक मच्छर को मारने के लिए एक एसेंस ब्लेसिंग अवसर का उपयोग किया था? ये सही है, वास्तव में नहीं। आप जल्दी से विषय से आगे बढ़ गए और मुख्य बिंदु पर लौट आए। संक्षेप में, इस बार मैं इसे इस युद्ध क्षेत्र में आजमाना चाहता हूं, ये देखने के लिए कि क्या गुप्त तकनीक के एक उपयोग के बदले में अभी भी केवल एक सार आशीर्वाद अवसर की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आपने जोड़ा, सार दिव्य क्षमता गुप्त तकनीक के सक्रियण की लागत की भरपाई कर सकती है, लेकिन इसकी विशिष्ट तीव्रता की ऊपरी सीमा के लिए अभी भी एक आवश्यकता है, जो कि जब मैं इसका उपयोग करता हूं तो मेरे आसपास मजबूत साथी कुलों की संख्या होती है। जब मैं इस तकनीक का उपयोग करना शुरू करता हूं तो आपको जितना संभव हो सके मेरे करीब आना चाहिए। यह एक बहुत ही रहस्यमय गुप्त तकनीक है और यहाँ तक कि मैं इसके सिद्धांतों को नहीं जानता। आपको बस आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता है। 5 महान दानव भगवान नष्ट हो गए और दिव्य पशु प्रेत विघटित हो गए। 60 सेकंड वास्तव में प्रभावी है। इस बार उन सभी को समझाने में 10 सेकंड से अधिक का समय लगा। तुमने अंदर ही अंदर आह भरी। चौथे क्षेत्र का जीवन बहुत कठिन था। इस बार न केवल इस स्थान की रक्षा करने वाले 5 सुप्रीमो और आपने कार्रवाई की, बल्कि शिलैन ने भी, जो अपनी आभा छिपाकर 1 लाख ली दूर इंतजार कर रहा था। शिलैन का सार पहले से ही मानक से 3 गुना अधिक था, आश्चर्यजनक रूप से 1500 गुना या उससे अधिक तक पहुंच गया, जिससे वह एक सच्चे राजा के नीचे निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत बन गया। वास्तव में इन सार संवर्धनों के बिना भी वह अभी भी मानव जाति का सबसे मजबूत तुरुप का पता होगा। यही कारण है कि आपने उसे शुरुआत में सीधे प्रकट नहीं किया, बल्कि उसे युद्ध के मैदान के पास छिपा दिया। क्योंकि एक बार जब उन्होंने उसे देखा तो विरोधी पक्ष के 5 महान दानव लौट तुरंत तितर-बितर हो गए और भाग गए। सीलबंद आदिम दानव शरीर को बाहर लाने के लिए याओरेस के आरक्षित शिविर में लौट आए।
ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके जैसा ट्रम्प कार्ड चौथे दायरे के कमजोर दुश्मनों पर लापरवाही से हमला नहीं कर सकता था। अन्यथा यह एक पवित्र युद्ध शुरू कर देगा, जैसे शैतान राजा बार बार कार्रवाई नहीं कर सकते, ये भाग्य के राजा को मौत से लड़ने के लिए उकसाएगा। अब जब वे मर चुके थे तो आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। आप तेजी से मिलियन पर्वत के दूसरे छोर पर पहुंचे और नरसंहार शुरू कर दिया। आकाश से दानव रक्त की वर्षा होने लगी। एक आकस्मिक प्रेस के साथ 1000 ली का क्षेत्र एक मृत क्षेत्र बन गया। हालांकि क्योंकि बल बहुत अधिक बिखरा हुआ था, अक्सर शक्तिशाली प्योर ब्लड थर्ड रियल एमपी ग्रेड डैमेज जीवित रह जाते थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए सच्ची क्यूई में थोड़ा बदलाव की आवश्यकता होती थी। दूसरा लोक धूल के समान था, तीसरा लोक चींटियों के समान था। कई याओ जाति के सदस्यों के पास दिव्य जानवर वंशावली थी और उनकी युद्ध शक्ति उसी स्तर पर मानव जाति से आगे निकल गई, लेकिन सर्वोच्च शक्ति के तहत वे प्रतिरोध करने की किसी भी शक्ति के बिना मर गए। इस प्रक्रिया के दौरान शिलैन ने कोई कार्रवाई नहीं की। याओ और दानव जाति दोनों ही उसकी ताकत की विशेषताओं को जानते थे। यदि वह कार्रवाई करता है तो ये कुछ हद तक नियमों का उल्लंघन होगा, जिससे असंतुलन पैदा होगा और संभवतः पवित्र युद्ध शुरू हो जाएगा। और यद्यपि आपने ताकत का प्रदर्शन किया जो नस्लीय तुरुप के से कमतर नहीं था, यह आपका पहला कदम था। इसके बाद आपको युद्ध क्षेत्र ब्लैकलिस्ट में भी जोड़ा जाएगा। भविष्य में यदि आपको दोबारा कार्रवाई करनी पड़े तो ऐसा या तो इसलिए होगा क्योंकि किसी ने आपको उकसाया है, या आप किसी दुश्मन विशेषज्ञ के साथ पूर्व व्यवस्थित लड़ाई में शामिल होना चुनेंगे। अन्यथा इसे पवित्र युद्ध भड़काने के संकेत के रूप में देखा जाएगा। यह एक नियम था जो केवल 3 जातियों और शायद सी रेस के आधे हिस्से में मौजूद था। ये समान शक्ति की मजबूत जातियों द्वारा पारस्परिक रूप से स्थापित एक सर्वोच्च निरोध संधि थी। 328 आदिम दानव शरीर समग्र किलिंग। युद्ध क्षेत्र में केवल पारंपरिक हथियारों उनकी युद्ध शक्ति से लगभग 100 गुना के भीतर सर्वोच्च की अनुमति है। अमानवीय हथियारों 100 गुना से ऊपर का उपयोग निषिद्ध है। यदि किसी नए आविष्कार किए गए क्रूर हथियार को अभी तक निषिद्ध के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है तो इसे केवल एक बार उपयोग करने की अनुमति है। एक सर्वोच्च जिसकी युद्ध शक्ति उनके पहले हमले के लिए सामान्य से 100 गुना अधिक है। बार बार उपयोग संबंधों में पूर्ण विच्छेद का प्रतीक है, जो कभी न खत्म होने वाले क्षरण पवित्र युद्ध के युद्ध की शुरुआत करता है। यू शॉ ने अनुवाद किया। आपके 6 सुप्रीम लापरवाही से बह गए और एक पल में अरबों याओ जाति के सदस्यों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें याओ जून बनने की क्षमता वाले अनगिनत मिश्रित रक्त दिव्य जानवर वंशज भी शामिल थे। सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। उनमें से कुछ अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। केवल दूसरे क्षेत्र में दिव्य स्तर के बराबर अन्य लोग पहले ही ब्रेकथ्रू के कगार पर तीसरे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। आपने अपना ध्यान विभाजित किया और हर बार जब आपने 1000 मील के दायरे में विभिन्न याओ रेस के सदस्यों को मार डाला, याओ रेस के गुणों को नष्ट कर दिया और याओ रेस के घोंसलों को तोड़ दिया, तो आप अपने सच्चे सार का उपयोग आसपास की पृथ्वी सहित लाशों के बड़े क्षेत्रों को इकट्ठा करने के लिए करेंगे और उन्हें अपने पीछे लटकाए हुए मांस और हड्डी की एक विशाल गेंद में गूंथ लेंगे। हालांकि अब आप इन्हें महत्व नहीं देते थे, मानव जाति के लिए ये महत्वपूर्ण सामग्रियां थीं। आप और अन्य सुप्रीमों को याओ रेस शिविर में बमुश्किल आधा मिनट ही हुआ था जब आपने चिल्लाकर कहा, तेज। वे उस दानव शरीर को जगा रहे हैं। तब आपने एक दिशा में लगभग 70 से 80,000 मील दूर दानव मृदा के भीतर पहाड़ियों के एक अचूक विस्तार को देखा। 60 सेकंड में प्राइमल डेमन बॉडी का एक किलिन संस्करण उन पहाड़ियों से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह अभी तक पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ है और आप इस आदिम दानव शरीर को बाधित करने या यहां तक कि नष्ट करने के लिए दौड़ सकते हैं। हालांकि यह एक पवित्र युद्ध की शुरुआत का भी संकेत होगा। अंततः समय हमारे पक्ष में है। हालांकि अपवित्र युद्ध भड़काने से जीत तो होगी, मानव जाति की हानि बहुत बड़ी होगी। इसके अलावा याओ रेस के पास अभी भी एक जुबान अबू है। भले ही हमें पवित्र युद्ध भड़काना हो, ये दानव जाति के खिलाफ होना चाहिए ताकि उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर दिया जा सके। प्राइमल दानव शरीर के उभरने से 20 सेकंड पहले ही आपने चिल्लाकर 5 मानव जाति के सर्वोच्चों को पीछे हटने का आदेश दिया था। इस छोटे से मिनट में याओ रेस को कई अरब से अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा। हालांकि विशाल बहुमत कमजोर था और असंख्य कीट याओ और चूहा याओ। कई अरब याओ रेस हताहतों में से 3 अरब से अधिक अनारक्षित थे और शेष अधिकांश प्रथम क्षेत्र थे। इनमें से अधिकांश झटकों से हिलकर नष्ट हो गए। कुछ के पास व्यक्तिगत युद्ध शक्ति थी जो प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकारों से भी कमतर थी, लेकिन सरासर संख्या के दबाव में वे कई जनजात लोगों पर भी हावी हो सकते थे और उन्हें मार भी सकते थे। 400 मिलियन से अधिक इनेट लेवल याओ रेस के सदस्य वास्तव में मारे गए थे। उनमें से आधे से अधिक फैलते झटकों से हिल गए थे। बहुत कम लोगों के पास डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन थी। विशाल बहुमत के पास समान स्तर पर मानव जाति के बराबर युद्ध शक्ति थी और कुछ तो उससे भी कमजोर थे। आकाशीय स्तर की संख्या केवल 10 लाख के आसपास थी और तीसरा क्षेत्र उससे भी कम था, केवल 200 से अधिक। आखिरकार आपने केवल 1 मिनट से कुछ अधिक समय के लिए ही अभिनय किया। युद्ध क्षेत्र की संपूर्ण अग्रिम पंक्ति लाखों मील तक फैली हुई थी। हालांकि विभिन्न प्रकार के कई याओ रेस पावर हाउस थे, वे बहुत कम वितरित थे और सुप्रीमों के आगमन का सामना करने पर वे तितर बितर हो जाते थे और भाग जाते थे। आप पीछे की ओर पीछे हट रहे थे। आपके अलावा इन 5 मानव जाति सुप्रीमों में से सबसे मजबूत केवल एक निचला पृथ्वी सुप्रीम था और 4 गुना से अधिक सेंट बॉडी मल्टीप्लाई के साथ उनकी अंतिम युद्ध शक्ति 75 गुना थी। जहां तक उस आदिम दानव शरीर की बात है, आपने पीछे मुड़कर देखा और फिर आपके दिमाग में भविष्य का एक अलग प्रक्षेपपथ सामने आया। उस भविष्य में आपने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि सीधे उन पहाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। जब आप पहुंचे तो ये ठीक किलिन आदिम दानव शरीर के उद्भव का क्षण था। ये किलिन दानव शरीर अज्ञात संख्या में मिश्रित रक्त वाले किलिनों से इकट्ठा किया गया था, जो एक अजीब रंगीन उपस्थिति प्रदर्शित करता था, क्योंकि किलिन सिर्फ एक प्रजाति नहीं है, इस समूह में कई मिश्रित किस्में हैं। पवन काइलिन, अग्नि काइलिन, बर्फ काइलिन, स्याही काइलिन, रक्त काइलिन, सभी को इस आदिम दानव शरीर में सिला गया था। ये वास्तव में आदर्श नहीं था। हालांकि इसने प्राइमल डेमन बॉडी को कई विशेषताओं का उपयोग करने और विभिन्न विशेषता किलिन द्वारा संचालित करने की अनुमति दी, लेकिन इसकी कमियां बहुत स्पष्ट थीं। सबसे पहले गुणों के बीच संघर्ष था। अलग अलग विशेषता किलिन ने एक साथ जोड़ दी। भले ही याओ रेस ने क्षेत्रीय ब्लॉकों, 5 तत्वों की पारस्परिक पीढ़ी के सिद्धांतों और हवा और बिजली के परिसंचरण और विकास का उपयोग किया, ऐसी एकत्रित रचना के लिए शुद्धता की कमी एक मौलिक दोष थी। दूसरी बात स्वामित्व के मुद्दे थे और प्राइमल डेमन बॉडी के कॉकपिट में विभिन्न ब्लडलाइन डेमन एसेंस कनेक्शन लाइनें थीं। यून शॉ कुछ विज्ञान फाई फिल्मों में सेटिंग्स के समान, जैसे तंत्रिका इंटरफेस संगतता और एक व्यक्ति और एक मशीन के बीच सिंक्रोनाइजेशन दर। यदि यह यांग बर्ड प्राइमल डेमन बॉडी होती तो वे सभी यांग फायर विशेषता के होते। भले ही यांग फायर के भीतर मतभेद हों, ये बर्फ और फायर काइलिन के बीच उतनी बड़ी असमानता नहीं होगी। इसके अलावा यांग पक्षी का अंतिम रूप गोल्डन क्रो है, लेकिन क्विलिन का अंतिम रूप अभी भी कई विशेषताओं में विभाजित प्रतीत होता है। तो विभिन्न विशेषताओं वाले किलिन को प्राइमल डेमन बॉडी को संचालित करने से पहले कॉकपिट को संशोधित करने की आवश्यकता होगी, जिससे उस समग्र विशेषता प्राइमल डेमन बॉडी को फायर या विंड के साथ इसकी मुख्य विशेषता के रूप में सक्रिय किया जा सके और फायर या विंड का प्रभुत्व हो। परेशान करने वाला लगता है। संक्षेप में, इस किलिन प्राइमल डेमन बॉडी का उपयोग करना न केवल कठिन था, बल्कि इसे नियंत्रित करने वाला एक एकल किलिन याओ जून इसकी संभावित युद्ध शक्ति का लगभग 60% ही उपयोग कर सका। ये गंभीर रूप से कमजोर हो गया था।
तो विभिन्न विभिन्न विशेषताओं वाले किलिन ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आदिम दानव निकायों का निर्माण क्यों नहीं किया? इसे अच्छी तरह से कहें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि विभिन्न किलिन परिवार शाखाओं में पर्याप्त विरासत का अभाव था, जिससे प्राइमल डेमन बॉडी को इकट्ठा करने की लागत वहन करना मुश्किल हो गया था। इसे अधिक सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने व्यक्तिगत गुण उप जनजातियों में मरने वाले पुराने पूर्वजों की संख्या बहुत कम थी, उनकी प्रजनन क्षमता बहुत कम थी और उनकी अपनी सामग्री अपर्याप्त थी। केवल विभिन्न विशेषताओं वाले किलिन के पुराने पूर्वजों की लाशों को इकट्ठा करके और उन्हें एक साथ जोड़कर वे मुश्किल से एक आदिम दानव शरीर जैसा कुछ इकट्ठा करने में कामयाब हो सके। इस जीवंत, रंगीन, विशाल इकट्ठे किलिन को इसके मुख्य क्षेत्र से विंड काइलिन द्वारा नियंत्रित किया गया था। ये भूमिगत से उठा पृथ्वी की 10,000 मील मोटी परत को अपने सिर के ऊपर उठाकर भयानक और भारी मात्रा में दानवसार उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही यह पृथ्वी से टूटा, हजारों मील के भीतर की पहाड़ियां हिल गईं और टूट गईं और 30,000 झांग से अधिक लंबे एक विशाल राक्षस ने हंकारी शुरुआत की। नीले तूफान ने इसके शरीर को ढक लिया, बर्फ, आग, बिजली, पृथ्वी और कई अन्य तत्वों को घुमाया क्योंकि विशाल किलिन के पैरों के नीचे से बहुतत्व ड्रैगन बवंडर की अनगिनत परतें उठीं। सर्वोच्च की अजेयता की पुष्टि के बाद इन लड़ाकू निकाय जैसे बाहरी निर्माणों को लक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। युनशॉ को काफी उम्मीद महसूस हुई। वर्तमान 11 ट्रूकिन के नीचे व्यक्तिगत पावर हाउस से पहले ही अजेय था, केवल वे मेच बाधा के रूप में शेष थे। चौथा अपडेट ओमेगा 329, 3000 शत्रु। किलिन दानव शरीर की विशाल आंखें आपकी छोटी आकृति की ओर चली गईं और राक्षसी क्यूई समुद्र की तरह उमड़ पड़ी, जो एक पूरी तरह से भयानक हमले में बदल गई। आपको पराजित नहीं किया जा सकता था और झूठे भविष्य की इस परत में आपने अपनी सच्ची क्यूई को चरम सीमा तक संकुचित कर दिया था। तुम जमकर टकराए, आमने सामने टकराए, प्रचंड हवाएं गरजी और संसार कांप उठा। 10,000 ली के भीतर का पदार्थ बिखर गया और एक जबरदस्त झटका आया, यहाँ तक कि हजारों ली दूर कुछ इन्हें और रेस के सदस्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जो भागने में कामयाब नहीं हुए थे, जिससे वे तूफान में बेतहाशा नाचने लगे। बुरा नहीं, सचमुच बुरा नहीं। आप बीच हवा में रुकते हुए कुछ दूरी तक पीछे की ओर उड़े। केवल आउटपुट परिप्रेक्ष्य से इस आदिम दानव शरीर ने लगभग 550 गुना की युद्ध शक्ति हासिल की, जो पहले से ही मानव जाति के सबसे मजबूत व्यक्ति शिरलैन से आगे निकल गई। हालांकि वह अपने मूल 1.00 गुना सार के साथ शिरलैन था। सर्वोच्च का जीवन काल पिछले लोगों की तुलना में काफी बढ़ गया था। 3 से 4 गुना का अंतर आमने सामने के टकराव में कई मिनटों तक गतिरोध पैदा कर सकता है। तो भले ही यह महान किरण आपसे 2 गुने से अधिक मजबूत था, हाल ही में आमने सामने की झड़प से आपको केवल हल्की से मध्यम चोटें आईं, जैसे कि क्यूई और रक्त का बढ़ना और मामूली आंतरिक फाड़। सर्वोच्च स्तर की चोटों से उबरना आसान नहीं है। पुनर्प्राप्ति के लिए ट्रू क्यूई का उपयोग करना न केवल अपेक्षाकृत धीमा है, बल्कि ट्रू क्यूई की भारी मात्रा की खपत भी करता है, जिससे आपकी ट्रू क्यूई का लगभग आधा हिस्सा और पूरी तरह से ठीक होने में 3 मिनट लगते हैं। यूशॉ, ठीक है, युद्ध में सर्वोच्च के लिए 3 मिनट की अवधि वास्तव में कम नहीं है। एक निश्चित प्रसिद्ध विशाल पर्वत अधिपति के लिए इसका मतलब होगा रोशनी बुझाना। इसके बारे में बोलते हुए मैं वास्तव में इस बिंदु को नहीं जानता। हालांकि चोटों से उबरना एक युद्ध कौशल है और इसे मार्शल आर्टिस्ट ज्ञान के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से यह विरासत में मिल सकता है। उदाहरण के लिए, मुझे पता है कि मध्य चरण में एक अधिपति अपनी चोटों को कैसे ठीक करता है, क्योंकि मैं उस समय उस महासागर अधिपति द्वारा घायल हो गया था। हालांकि वह सुप्रीम की उपचार दर से अनभिज्ञ था। आखिरकार वह अभी सुप्रीम बन गया था और उसे जो एकमात्र चोटें लगी थी वे जियाओरेन ट्रूकिन के हमले से थी। कुछ कदमों के बाद वह व्यक्ति चला गया, तो उसे ठीक होने का समय कैसे मिल सकता था? चोटों से उबरने का एक और तरीका ओरिजिन का सेवन करना है। पूरा नाम लाइफ ट्रू ओरिजिन है। ओरिजिन ट्रू क्यूई के समान एक प्रकार की ऊर्जा है जो सर्वोच्च बेदाग शरीर के गठन के साथ पैदा होती है, लेकिन यह ऊर्जा ट्रू क्यूई से अनगिनत गुना अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची क्यूई स्पष्ट रूप से कहें तो मौलिक शक्ति है। इसे किसी भी समय फिर से भरा जा सकता है और इसका खत्म होना कोई समस्या नहीं है। युनशॉ, मानव शरीर के ग्लाइकोजन या एटीपी के समान। हालांकि ओरिजिन मार्शल आर्टिस्ट की कई विशेषताओं को प्रभावित करता है। एक बार उत्पत्ति का उपभोग हो जाने पर यह सर्वोच्च शक्ति और जीवनकाल दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। युनशॉ, मानव शरीर के प्रोटीन के समान। उसे इसकी जानकारी थी क्योंकि उसने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था। उत्पत्ति के संबंध में आप इसके बारे में जानते हैं। जब आपने पहले जूबाओवन पर ट्रू ओरिजिन क्लींजिंग का प्रदर्शन किया था, तो आपने ओरिजिन का उपयोग किया था। अध्याय 296। और जब आपने पहली बार एसेंस ब्लेसिंग का उपयोग किया, तो लाभान्वित सुप्रीमों के एक समूह ने अपनी उत्पत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे उनका जीवनकाल और ताकत प्रभावित हुई। अध्याय 309। क्षतिग्रस्त उत्पत्ति को कल्टीवेशन के माध्यम से फिर से भरा जा सकता है, लेकिन पुनःपूर्ति की गति बेहद धीमी है। जहां तक ओरिजिन के उपयोग की बात है, एक अस्थायी विस्फोट के लिए है और दूसरा सुपर फास्ट चोट वसूली के लिए है। युद्ध में ट्रू क्यूई का उपयोग करके आपकी वर्तमान हल्की से मध्यम चोटों को ठीक होने में 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ओरिजिन का उपयोग करने से केवल एक सांस की अवधि में 1 सेकंड से थोड़ा अधिक समय लगेगा। दोष यह है कि इसका उपयोग करने के बाद आपको असुविधा की लहरों के साथ तुरंत अपने शरीर में कुछ कमी महसूस होती है। ओरिजिन के केवल इस एक उपयोग को फिर से भरने में लगभग आधा महीना लगेगा। और यदि आप उच्चतम दर पर ओरिजिन का उपभोग करते हैं, विस्फोट की स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो आपकी ताकत 2 या 3 गुना बढ़ सकती है, जो कि किरण डेमन बॉडी को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। इस समय प्रति सेकंड उपभोग की गई उत्पत्ति की भरपाई के लिए 10 दिनों से अधिक की आवश्यकता होगी। 1 मिनट के लिए इस तरह फटने से आपके अधिकतम जीवनकाल से 1 वर्ष की हानि होगी और इस खोए हुए वर्ष को फिर से भरने के लिए 2 वर्षों की आवश्यकता होगी। ये परमात्मा की अनोखी प्राण प्रज्वलित विस्फोट विधि है और इसका प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ है। अधिक शक्तिशाली तरीके मूलतः आत्मविनाश हैं। आखिरकार इन लेट स्टेज से शुरू होकर मानव शरीर एक आदर्श स्थिति तक पहुंचता है। कोई प्रेरणा की चमक 3 गुना ताकत वाला प्रहार नहीं है। पूर्ण शक्ति स्ट्राइक से अधिक का सभी आउटपुट एक कीमत के साथ आता है। इस भविष्य में लगभग 40 सेकंड शेष रहते हुए अपनी मूल स्थिति में किरण दानव शरीर के साथ एक बार टकराने के बाद आपको अब दर्द महसूस नहीं हुआ और इसे अधिकतम शक्ति पर ओरिजिन के साथ जोड़ दिया। इस 62वीं अवधि के अंत तक हालांकि आपको महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, दूसरी तरफ प्राइमल डेमन बॉडी भी निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में नहीं थी। इसकी बाहरी त्वचा फटकर खुल गई, जिससे भीतर घनी आड़ी तिरछी हड्डियां और शिरोबिंदु दिखाई देने लगे। यदि ये लड़ाई वास्तव में हुई होती, तो निस्संदेह विभिन्न किरण कुलों को आदिम दानव शरीर को फिर से भरने के लिए बर्फीले ठंडे भंडारण से अनगिनत पैतृक लाशों को खोदना पड़ता। संयोग से इसके शरीर पर अधिकांश क्षतिग्रस्त क्षेत्र पानी, आग, बर्फ और बिजली जैसे अन्य मौलिक किरणों असेंबली क्षेत्रों में चोटें थीं, जिनमें पवन काइलिन से बहुत कम चोटें थीं। आप युद्ध के दौरान अपने कबीले के नुकसान को कम करना भी नहीं भूलते। हाकी फेंक आप वास्तव में कुछ हैं। 62वां भविष्य समाप्त हो गया और आपको वह स्मृति प्राप्त हुई। फिर आपने इसे 3000 बार और दोहराया। वास्तव में आप और 5 अन्य सुप्रीमों ने अभी और रेस के पक्ष में कहर बरपाया था और मानव जाति के पक्ष की ओर बढ़ रहे थे। किरण दानव शरीर के उभरने तक 20 सेकंड शेष थे। उन 3000 भविष्यों में आप तुरंत घूमे और उसकी ओर दौड़ पड़े। जब आप घटनास्थल पर पहुंचे, तो यह अभी सामने आया था।
40-39 सेकंड तक चलने वाली 3000 लड़ाइयां। पहले 1000 बार में आपने ओरिजिन का उपयोग किया, धीरे धीरे इसकी आक्रमण लय में महारत हासिल की। फटने के बाद आपकी बढ़ी हुई युद्ध शक्ति और प्रत्येक युद्ध के बाद दुश्मन की चालों का अनुमान लगाने की आपकी बढ़ती भयानक क्षमता के साथ आपको अधिक से अधिक बढ़त हासिल हुई। 121वें प्रयास में आपने इस किरण डायमंड बॉडी के कॉकपिट की पहचान की, जो इसकी पिछली गर्दन में 200 मीटर से अधिक गहराई में स्थित है। 674वें प्रयास में सगाई के आखिरी सेकंड में आपने इस आदिम दानव शरीर के मांस को परत दर परत फाड़कर नष्ट कर दिया, इसकी गर्दन के पीछे के मांस को तोड़ दिया। अंदर 100 मीटर लंबे विंकाइलिन को घूरते हुए इसका शरीर राक्षसी की प्रतिध्वनि के लिए हड्डियों और रक्त वाहिकाओं से भरा हुआ था। आप मुस्कुराए और इसकी भयभीत दृष्टि के बीच इस भविष्य को समाप्त कर दिया। 851वें प्रयास में आपने विंकाइलिन और इस इकट्ठे शव के बीच की कड़ी को तोड़ दिया। 904वें प्रयास में विंकाइलिन का वास्तविक शरीर केवल मध्य मानव रैंक था, जिसमें लगभग 25 गुना युद्ध शक्ति थी, इसलिए ये गंभीर रूप से घायल हो गया था और आपके द्वारा कुछ ही चालों में नष्ट कर दिया गया था, जिसके पास आपकी सामान्य स्थिति में 225 गुना युद्ध शक्ति थी और आपकी मूल विस्फोट स्थिति में 600 गुना से अधिक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वोच्च की जीवन शक्ति कितनी मजबूत है, जब अंतर 20 गुना से अधिक हो जाता है तब भी उन्हें आसानी से कुचल दिया जाएगा। 1000 पहले प्रयास में विभिन्न तरीकों से विंकाइलिन को मारने के दर्जनों अनुभवों के साथ आपने ओरिजिन को जलाना बंद कर दिया और अपनी सामान्य स्थिति में किरण दानव शरीर का सामना करने का फैसला किया। 330 किलिन फूट जाता है, किलिन खिल जाता है। 1752वीं बार प्राइमल डायमंड बॉडी अंततः मुख्य बॉडी जितनी लचीली नहीं थी। इस बार पिछले 1000 से अधिक प्रयासों के संचय पर भरोसा करते हुए आपने इसके पिछले हिस्से पर दर्जनों मीटर उच्च शक्ति मिश्रित किलिन मास को सफलतापूर्वक काट दिया। 2596वीं बार लगातार 1500 से अधिक बार लड़ने के बाद आप अंततः कॉकपिट में विंकाइलिन से मिले। 3000वीं बार आपने आदिम दानव शरीर से विंकाइलिन खोदा। इस बिंदु पर आपने बहुत संतोष महसूस करते हुए गहरी सांस ली। अगर मैं अब पीछे मुड़ूं तो इस याओ रे सीमा रक्षक युद्ध देवता को नष्ट करने और खंडित करने में केवल 1 मिनट लगेगा। याओ और दानव जातियों के 4 क्षेत्र पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए निश्चित रूप से मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। मैंने इसका अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था। इस बार मैंने प्राइमल डायमंड बॉडी जैसे बाहरी उपकरणों की गुणवत्ता का परीक्षण किया। निचले स्वर्ग श्रेणी का एक छद्म राजा 125 गुना है, जबकि एक ऊपरी आकाश रैंक 625 गुना है। युन शॉ ने गणना की, एक सुप्रीम पैरागॉन 6250 गुना है, लेकिन यह उतना पूर्ण नहीं है। ये बिल्कुल एक साफ संख्या नहीं होगी, लेकिन ये लगभग इसके आसपास है। और 2000 गुना पहले से ही सुप्रीम पैरागॉन का 1/3 है। जब आप किसी व्यक्तिगत सुप्रीम से लड़ते हैं तो संख्यात्मक मूल्यों में पूर्ण अंतर के कारण यहां तक कि सभी संभावित भविष्य के चर के साथ आप अधिकतम 4-5 गुना लड़ने की ताकत से लड़ सकते हैं। 5 गुना या उससे अधिक के खिलाफ आपको आपसी विनाश के मौके के लिए रिटर्न टू ट्रुथ के साथ अपने जीवन को जोखिम में डालना होगा। लेकिन इस अनाड़ी आदिम दानव शरीर के खिलाफ आप लड़ने की ताकत से 5 गुना अधिक होने पर भी इसे हल्के से घायल करने और मारने में आश्वस्त हैं। यहां तक कि 10 बार भी आप उनकी कमजोरियों पर प्रहार करके उन्हें पूरी तरह से हरा सकते हैं। वे खामियां जो केवल 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से के लिए दिखाई देती हैं, वे परिचालन संबंधी त्रुटियां जिन्हें वास्तविक समय में पकड़ना लगभग असंभव है, आपके हाथों में अपरिहार्य हो जाएंगी। इसके अलावा एक बार जब कोई उल्लंघन खुल जाता है तो एक कई और त्रुटियों को उजागर करेगा जो मूल रूप से अस्तित्व में नहीं थी, धीरे धीरे घाव को चौड़ा करेगा और लाभ को बढ़ाएगा, जो आपके लिए सुप्रीम फाइटिंग बॉडी, प्राइमरी डायमंड बॉडी और डायमंड गॉड ट्रू बॉडी के उन शीर्ष स्तरीय संस्करणों को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा जो सभी मौजूदा 4 लोगों से बेहतर हैं। जब आप और अन्य सुप्रीम मानव जाति की ओर लौटे तो जयकारों के समुद्र ने आपका स्वागत किया। आपने अपने पीछे तैर रहे बड़े मिट्टी के गोले को कई खंडों में काट दिया और उन्हें विभिन्न किलों में फेंक दिया। भीतर मौजूद याओ रेस के मांस की बड़ी मात्रा को प्रचुर मात्रा में मार्शल आर्टिस्ट संसाधनों में परिवर्तित किया जा सकता है। भले ही इसका उपयोग खेती में सुधार के लिए नहीं किया जा सकता है, इसका उपयोग धर्म कोर को परिष्कृत करने और दिव्य निकायों को चित्रित करने के लिए किया जा सकता है। खुशी के जश्न के बीच मानव जाति सुप्रीम ने एक बड़ी जीत हासिल की। अन्य 5 सुप्रीमों और पिछली व्यवस्थाओं के प्रचार के तहत उन सभी ने अपना सम्मान दिखाते हुए हवा में एक मार्शल आर्टिस्ट सलामी दी। आदेश के एक संक्षिप्त क्षण के बाद वे फिर से बेतहाशा जयकार करने लगे, चिल्लाने लगे और गालियां देने लगे। बहुत बढ़िया, क्लाउड सुप्रीम बहुत बढ़िया है। एक स्नैप के साथ उन 5 याओ सुप्रीमों की मृत्यु उससे भी अधिक आसानी से हो गई, जितनी आसानी से मैं 5 बिल्ली राक्षसों को कुचल दूंगा। उसे मामूली बिल्लियों की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे बिल्ली प्रेमियों द्वारा घेर लिए जाने का डर नहीं है? क्लाउड सुप्रीम कभी पार्टियों के लिए यहाँ क्यों नहीं आता? तुम्हारे कान घूमे और तुमने तुरंत अपनी नजर उधर कर दी। यह एक अच्छा सवाल है। मैं तुम्हें तुरंत संतुष्ट कर दूंगा। तब आपने देखा कि यह एक बहन समलैंगिक व्यक्ति था। मैंने अपना वचन तोड़ दिया। महान माहौल के बीच एक याओ ने शांति भंग कर दी। यह कोई और नहीं बल्कि क्विलिन दानव शरीर था जो अभी अभी सक्रिय हुआ था और जमीन से बाहर फूट गया था। अंदर काइलिन को पता चला कि उसके 5 महान याओ सुप्रीम गिर गए हैं और उन मानव जाति के सदस्यों ने तोड़फोड़ करने और नष्ट करने का अवसर भी लिया है, तो वह क्रोधित हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन मानव जाति के सदस्यों ने कितने घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया, वे संभवतः उनका उपयोग जारी नहीं रख सकते। अब मैं खून का बदला खून से मारूंगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्राइमल डायमंड बॉडी का संचालन करने वाले विंकाइलिन का मानना था कि वह अजेय है। हालांकि मिश्रित और परस्पर विरोधी विशेषताओं के कारण वह डायमंड बॉडी की शक्ति का केवल 60% ही उपयोग कर सका और लगभग आधा बर्बाद हो गया। हालांकि ये किलिन दानव निकाय पर्याप्त सामग्रियों से बनाया गया था जिसमें पूरे इतिहास में कई किलिन कुलों की संचित लाशें शामिल थीं। इसके अंतर्निहित आंकड़े उच्च थे, इसलिए कम शक्ति के साथ भी यह अभी भी किंग डोमेन में किसी भी व्यक्तिगत सुप्रीम से आगे निकल जाएगा। हवा काइलिन की आंखें भयंकर हवाओं से घिरी हुई थीं, जो उसकी जाति की एक अनोखी लाल आंखों वाली अवस्था थी। 30,000 से अधिक झांग लंबा, 100 किलोमीटर से भी अधिक लंबा विशाल दानव हवा पर सवार होकर मानव जाति की ओर सरपट दौड़ा। प्रचंड हवा के झोंके के साथ वह मिलियन पर्वतों को पार कर सकता था और अधिकतम 100 सांसों में मानव जाति की अग्रिम पंक्ति तक पहुंच सकता था। उस समय वह समय के अंतर का फायदा उठाएगा, इससे पहले कि कोई मानव जाति से लड़ने वाली संस्था उसे रोक सके, मानव जाति के किले और पीछे में तबाही मचाने के लिए। वह अच्छी तरह से जानता था कि उन सुप्रीमों के पास उसे रोकने की ताकत नहीं थी। पूरे किंग डोमेन में बहुत कम व्यक्ति थे जो अकेले इस आदिम दानव शरीर से मुकाबला कर सकते थे। विशाल दानव को अपने पैरों के नीचे तूफान लेकर आते हुए देखकर आपका मन मदद नहीं कर सकता, लेकिन पिछले 3000 युद्ध अनुभवों को याद कर सकता है। आपने अपने सच्चे सार को हिलाया, अपना कदम उठाने से पहले इसके करीब आने का इंतजार किया। पहले याओ रेस की ओर से कार्रवाई करना असुविधाजनक था, लेकिन चूंकि इसने सक्रिय रूप से हमला किया, इसलिए आपके पास पर्याप्त औचित्य था। किलिन दानव शरीर और भी करीब आ गया। आप भी कार्रवाई के लिए तैयार थे और फिर अचानक अपनी ड्राइव खो दी, एक अभिव्यक्ति के साथ अपने आंदोलनों को रोक दिया। लगभग 50 सेकंड बाद एक आकृति हवा के माध्यम से टूट गई और किलिन दानव शरीर के सामने आ गई, जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही थी, ऊपर के 1 हेवन से ठंडी धाराओं को खींच रही थी और इसे अपना बनाने के लिए 2 हेवन से लगभग हवा को नीचे खींच रही थी।
शीलैन 1500 जोड़ युद्ध शक्ति के साथ। आपने शीलैन के चारों ओर तात्विक ऊर्जा को एक अराजक अर्धपारदर्शी विकृत अवस्था में देखा। वह उसका संत शरीर था। उसका संत शरीर 9 गुना से अधिक लड़ने की शक्ति गुणक के साथ था। प्राइमर्डियल ब्लेजिंग स्काई बॉडी। हालांकि आप वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इस आदमी ने उस सार पर भरोसा करते हुए जिसे आपने 3 बार से अधिक बढ़ाया था, इस किलिन दानव शरीर से ऐसे लड़ा जैसे वही कुत्ते को मार रहा हो। उसे आपके जितना सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। वह लगातार हिल रहा था और जूझ रहा था। सिर्फ 10 सेकंड से अधिक समय में किलिन दानव शरीर लगातार रक्षात्मक स्थिति में था। अपनी उलझन में विंडकाइलिन पिटने से जाग गया। उसने महसूस किया कि उसके सामने इस मानव जाति सुप्रीम ने उसकी उत्पत्ति को जला दिया था और अपराजय था, इसलिए वह घबराकर पलट गया। प्राचीन दानव शरीर में जीवन जलाने की कोई तकनीक नहीं थी। इसे जोड़ना पहले से ही बहुत कठिन था और फूटने पर यह वहीं पर टूटकर गिर जाता। केवल आत्मा विनाश, लेकिन यह उससे भी अधिक असंभव था, इसलिए वह केवल भाग सकता था। शीलैन ने ठंडे स्वर में कहा, भागने की कोशिश कर रही है। धधकते प्राइमोर्डियल स्काई स्लैश। क्या यह आपके संत निकाय के नाम को पुनर्व्यवस्थित नहीं कर रहा है? क्या ये थोड़ा ज्यादा आलसी नहीं है? इस प्रहार के साथ उसके विदेशी ट्रू एसेंस ने आदिम दानव शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा जबरन छीन लिया, जिससे इस विशाल सिले हुए किलिन की पूंछ अलग हो गई। इस एक हमले से दुश्मन पूरी तरह हारकर पीछे हट गया। 331 आंतरिक विरासत। विंडकाइलिन ने अपने राक्षस शरीर को नियंत्रित किया और अस्त व्यस्त होकर भाग गया। शीलैन ने यह सब उदासीनता से देखा। इस बार याओ रेस को शुरू से अंत तक भारी नुकसान उठाना पड़ा। वह इस आदिम दानव शरीर को पीछे छोड़ सकता था, लेकिन मानव जाति सुप्रीम का सबसे मजबूत समूह अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा था, जिससे इस समय पवित्र युद्ध शुरू करना अनुपयुक्त था। इसके अलावा भले ही याओ जाति बिखर गई हो, फिर भी अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना मुश्किल होगा। सर्वोत्कृष्ट समाधान दानव जाति से निपटना था। हालांकि शीलैन ने अपने हाथ में कई हजार फुट लंबी पूंछ को झटका दिया। उसके आमतौर पर अपरिवर्तित चेहरे में थोड़ा बदलाव आया और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये सार हमारे मूल का उपयोग करने की निरंतर स्थिति में मानव जाति को सर्वोच्च बनाए रखने के बराबर है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रामक धारणा पैदा करता है। उसने उन शक्तिशाली शत्रुओं के बारे में सोचा जिनसे उसने अतीत में लड़ाई की थी। निचले स्वर्ग श्रेणी के छद्म राजा, जिन्हें शैतान राजा के रक्ताशीर्वाद से ऊपर उठाया गया था। मध्य पृथ्वी श्रेणी के 9 सिर वाले पक्षी दानव आदरणीय, जिन्होंने अपने रथ को चरम सीमा तक परिष्कृत किया था, और अन्य। ये किंग डोमेन के शीर्ष 4 क्षेत्र थे जो एक समय उसके बराबर थे। वे सोचेंगे कि मैं अपने मूल को जला रहा हूं और लड़ाई को लंबा खींचने के लिए मेरी तेज धार से बचेंगे, या यहां तक कि अस्थायी विस्फोट तकनीकों का भी उपयोग करेंगे, लेकिन पर्याप्त समय दिया जाएगा। शीलैन ने अंदर ही अंदर हंसते हुए कहा। वह थोड़ा अधीर था और अपनी मुस्कान दबा रहा था। दबाएं, फिर से दबाएं, लेकिन इतनी मजेदार चीज के साथ वह इसे अब और देर तक कैसे रोक सकता है? उसके दिल का फूल उसके चेहरे पर स्थानांतरित हो गया और शीलैन का मुंह एक मुस्कुराहट में फैल गया, चौड़ा और चौड़ा, एक पल के लिए कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। महीनों बाद मिलियन माउंटेन की लड़ाई में आप प्रसिद्धि तक पहुंचे। मूल रूप से, यद्यपि आपको सामूहिक रूप से मानव जाति द्वारा प्रथम सर्वोच्च के रूप में सम्मानित किया गया था, लेकिन दुनिया को आपकी उपलब्धियों के बारे में पता नहीं था। केवल सर्वोच्च लोगों ने ही मानव जाति के लिए आपके सार आशीर्वाद के महत्व को समझा। वे जानते थे कि किसी के सिर पर आपके छोटे से हाथ का कोमल स्पर्श लाखों राक्षसों को मारने से भी अधिक प्रभावी था। हालांकि यह मामला बिल्कुल गुप्त था। आपके द्वारा चुने गए कुछ चुनिंदा भाग्यशाली व्यक्तियों के अलावा वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति में केवल सर्वोच्च को ही इसके बारे में पता था। और वे भाग्यशाली व्यक्ति किन झेनहाई, चूहे शांग और अन्य सभी एक बंद आदेश के तहत थे। वहां जू बाओवन भी था, जिसका पता अज्ञात था। किंग डोमेन बहुत विशाल था और मौजूदा खुफिया नेटवर्क उसके सटीक ठिकाने का पता नहीं लगा सका। इसके कारण सुप्रीम हॉल में 12 सुप्रीमों को अपना चेहरा काला करना पड़ा। उन्होंने विशेष रूप से उसके लिए मानव तत्व आरेख को सक्रिय किया, एक एकल अधिपति, एक जांच करने के लिए, अंत में एक निचले दायरे को इंगित करने के लिए। फिर उन्हें सूचित करने और चेतावनी देने के लिए एक सर्वोच्च दूत को विशेष रूप से भेजा गया। यूनशॉट तनावग्रस्त जू बाओवन के मन में यह ख्याल आया कि वह आखिरकार एक और निचला क्षेत्र ढूंढ रहा है, अपने शांतिपूर्ण छोटे से जीवन को जारी रखने की तैयारी कर रहा है। तभी एक और सर्वोच्च अचानक प्रकट होगा और उस पर एक बिल्कुल नया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से हंसा। बूढ़े जू को डरने से किसी प्रकार की मानसिक बीमारी या मनोवैज्ञानिक आघात तो नहीं होगा, है ना? यद्यपि आप छाया में एक गुमनाम नायक नहीं थे, आपके विशिष्ट योगदान वास्तव में किसी के लिए अज्ञात थे। इन वर्षों में कुछ मार्शल कलाकारों को बाहरी तौर पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन गुप्त रूप से उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह क्लाउड सुप्रीम एक पत्थर से उत्पन्न हुआ है। मैंने कभी भी उसे किसी युद्ध क्षेत्र में कोई योग्यता हासिल करते हुए नहीं सुना है, तो उसकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा क्यों है और वह इतना भाग्य का आनंद क्यों लेता है? कुछ ऐसे भी थे जो बेहतर जानकारी रखते थे, ये जानते हुए कि आप बाहरी डोमेन से आए हैं, न कि किंग डोमेन की मानव जाति से। अपनी आंशिक समझ के कारण उन्हें और भी अधिक आक्रोश महसूस हुआ। क्या ये बाहरी लोगों को खरीदना है? बाहरी लोगों के बदबूदार पैरों की तारीफ। एकमात्र बाहरी व्यक्ति सुप्रीम जिसने कोई योग्यता हासिल नहीं की, फिर भी सभी स्थानीय लोगों से ऊपर खड़ा है। क्या बाहरी लोगों का जीवन अधिक मूल्यवान है? क्या यह उचित है? लेकिन जैसे ही आपने तुरंत अपनी रहस्यमय दिव्य क्षमता से 5 महान राक्षसों को मार डाला, वे सभी अफवाहें और गपशप दूर हो गईं। भले ही अभी भी कुछ सुगबुगाहटें थीं, 5 राक्षसों के एक साथ गिरने और दूसरे युद्ध क्षेत्र में राक्षस शिविर की बड़ी हार की गति के तहत वे मानवता के सागर में डूबे हुए धूल के कण मात्र थे। आपने पाया कि आपका भाग्य काफी बढ़ गया है। मूल रूप से यह अनुमान लगाया गया था कि निचली पृथ्वी श्रेणी तक आगे बढ़ने में 40 से अधिक वर्ष लगेंगे, लेकिन अब इसमें केवल लगभग 30 वर्ष लगेंगे। भाग्य में न केवल दायरे की बाधाओं को कमजोर करने का प्रभाव होता है, बल्कि इसमें विभिन्न मार्शल दाव संसाधनों के तेजी से अवशोषण का लाभ भी शामिल होता है, जिससे आप प्रति यूनिट समय में अधिक अमृत का उपभोग कर सकते हैं। जिस बात ने आपको राहत की सांस दी वह ये थी कि न तो याओ जाति और न ही दानव जाति ने आपको कोई बड़ा दुश्मन माना, क्योंकि उन छद्म राजाओं और दानव आदरणियों को यह विश्वास हो गया था कि आप सदी के तीसरे राजा हैं जिन्हें मानव जाति पेश करने वाली थी। इस बिंदु पर वे इसे देखकर बहुत खुश हुए। मानव जाति का भाग्य पहले से ही 2 मानव राजाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या आप एक और बनाना चाहते हैं? तब पिछले वाले में से किसी एक को त्याग दिया जाएगा, लेकिन गणना के अनुसार पिछले वाले का जीवनकाल अभी भी लगभग 2000 साल बाकी था। ये 2000 वर्षों की बर्बादी होगी और मानव जाति को भारी नुकसान होगा। या 3 राजा एक साथ खड़े होंगे, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि बाद में मानव जाति की सर्वोच्च संख्या में गिरावट आएगी, संभवतः याओ जाति के स्तर तक, जिसमें 100 से अधिक 4 क्षेत्र होंगे, और मानव जाति के 4 क्षेत्रों की गुणवत्ता याओ जाति की तुलना में बहुत हीन थी। इसके अलावा भाग्य के 3 सच्चे राजाओं का लगातार उपयोग नहीं किया जा सका। उनका अस्तित्व भाग्य को खत्म कर देता है और उनके कार्य उससे भी अधिक भाग्य को खत्म कर देते हैं। ये पूरी तरह से नुकसान होगा। उन्हें बस सावधान रहने की जरूरत है कि मानव जाति अगले 100 वर्षों के भीतर एक पवित्र युद्ध शुरू कर सकती है। राक्षसों और राक्षसों को संदेह था कि मानव जाति जुआ खेल रही थी और वे ऐसा होते देखकर खुश थे। केवल सी रेस के दिल धड़क उठे, ये संदेह करते हुए कि मानव जाति ने भी कोई विशेष तरीका ढूंढ लिया है। यूशॉ भी, लेकिन उन्होंने जो सोचा उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आपको निशाना नहीं बनाया जाएगा।
2925 में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, लेकिन आपकी सार दिव्य क्षमता की तरह ये केवल सर्वोच्च लोगों के बीच प्रसारित हुई। ये खबर थी विरासत। जो सार आपने लोगों को दिया वह उनके वंशजों को विरासत में मिल सकता है। कारण एक सुप्रीम चू सुप्रीम था। उसका पूरा नाम चू हनी था और वह ऊपरी पृथ्वी का सर्वोच्च 5वें मानव दानव युद्ध क्षेत्र की रक्षा करने वाले सर्वोच्चों में से एक बनने से केवल एक कदम दूर था। मौजूदा जानकारी के आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यक्ति उस समय अध्याय 276 में सर्वोच्च रैंकिंग वाला मानव जाति कृषक था, जिसने यूशी को सनसेट क्लिफ तक भागने में नेतृत्व किया था, जब यूशी ने विशाल सागर में सम्मान प्राप्त किया था। जहां तक वर्तमान सर्वोच्च श्रेणी के कृषक वांग जिजुन की बात है, उनके पास केवल 100 वर्ष का जीवन काल बचा था और जब यूशी ने सम्मान प्राप्त किया था तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 100 से अधिक वर्षों में क्या वांग जिजुन का जीवन काल समाप्त हो जाएगा और चू सुप्रीम को सुप्रीम हॉल पर कब्जा करते हुए ऊपरी पृथ्वी ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा? युनशॉ को अचानक समझ आ गया, समय तरल था। इस बार 11 ने सुप्रीम हॉल के लोगों से बहुत जल्दी संपर्क किया था, जिसके कारण पिछले सिमुलेशन की तुलना में सुप्रीम के कई पद बदल गए थे। उदाहरण के लिए, वर्तमान चू सुप्रीम अभी तक सुप्रीम हॉल में सेवा नहीं दे रहा था। उनका वर्तमान मिशन युद्ध क्षेत्र की रक्षा करना था। चू सुप्रीम की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी अधिपति क्षेत्र में ही थी। उसके बाद के वर्षों में उसने उसके लिए विभिन्न मार्शल दाव संसाधनों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अंत में उसने अभी भी एक आदरणीय बनने का विचार को ट्रिगर नहीं किया और उसका निधन हो गया। उनकी दूसरी पत्नी अभी जवान थी और हमेशा उन्हें बहुत सारे बच्चे पैदा करने के लिए परेशान करती थी। वह 99 को जन्म देना चाहती थी। 16 साल पहले उनके 33वें बच्चे की कल्पना की गई थी। इस बच्चे ने इस साल असाधारण प्रतिभा दिखाई। 332 वे मूलतः कुली हैं। जब उस बेटे की कल्पना की गई तो चू सुप्रीम का सार मानक से 1.03 गुना था, जिसे उच्च नहीं माना जाता था। इसके कारण उनका 33वां बेटा चूनान जन्म से लेकर मार्शल आर्ट में अपने परिचय तक कभी भी विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं दिखा। एक सर्वोच्च के पास निर्दोष शरीर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके वंशजों के पास आवश्यक रूप से एक संत शरीर होगा। 99% संभावना है कि उनके पास एक सामान्य व्यक्ति की 9.999 गुना योग्यता होगी और एक संत शरीर रखने की भी केवल 1% संभावना है। भले ही माता पिता दोनों सर्वोच्च हों, फिर भी 90% संभावना है कि उनकी संतानों के पास पवित्र शरीर नहीं होगा। चूनान के पास पवित्र शरीर नहीं था, न ही उन्होंने एक बच्चे के रूप में कोई विशेष गुण प्रदर्शित किए थे। वह केवल स्वस्थ और मजबूत दिखते थे, लेकिन उल्लेखनीय रूप से ऐसा नहीं था। मार्शल आर्ट सीखने से पहले बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर बहुत बड़े होते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म प्रतिभाएं भी हैं जो स्टील टेंडन और आयरन बोन्स के समान हैं, लेकिन बहुत कमजोर हैं, केवल कुछ पाउंड ताकत जोड़ती हैं। ये व्यक्तिगत मतभेदों में भी योगदान देते हैं। ये तब तक नहीं था जब तक चूनान को पता नहीं चला कि वह हमेशा एक ही रैंक के मार्शल कलाकारों की तुलना में थोड़ा मजबूत था। उसे हमेशा उसी रैंक के साथी मार्शल कलाकारों पर थोड़ी बढ़त हासिल थी, जिनके पास एक सेंट बॉडी का भी अभाव था, लेकिन एक छद्मपूर्णता योग्यता थी। उनके सभी साथियों में छद्मपूर्णता योग्यता थी। उन्होंने समान मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, सभी शीर्ष स्तर के और एक ही दर से प्रगति की, सभी एक निश्चित रैंक के शिखर पर रहे। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने के बाद युद्ध शक्ति पर शरीर का प्रभाव कम हो गया और उनकी काया एक जैसी हो गई। ग्रैंड मास्टर पीक पर वह अभी भी दूसरों से ऊपर था। ग्रेट ग्रैंड मास्टर पीक पर वह अभी भी दूसरों से ऊपर था। फिर चूनान टूट गया। लड़के ने सोचा कि उसने वास्तव में एक संत निकाय को जागृत किया है, लेकिन ये सबसे बेकार प्रकार का था, 1.03 पूर्ण युद्ध निकाय की तरह पूरी तरह से दयनीय। वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। उसने सांत्वना के लिए अपनी मां को गले लगा लिया। उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया है। तब चू सुप्रीम छुट्टी लेकर घर लौटे। मामले की सुनवाई के बाद उन्होंने अपने 33वें बेटे की गहन और व्यापक जांच की। उसके पास वास्तव में कोई संत शरीर नहीं था, फिर भी वह उसी रैंक के लोगों की तुलना में 3 अधिक मजबूत था। चू सुप्रीम ने कुछ भयानक सोचा। उन्होंने अपने बेटे को इनेट अर्ली स्टेज में एक संत शरीर को जागृत करने की अनुमति नहीं दी। इस समय एक संत शरीर को जागृत करने में सबसे कम लागत आती है, सामान्य लोगों और इनेट मध्य चरण और उससे ऊपर के लोगों की तुलना में कम। इसके बजाय उन्होंने चूनान को सहज पूर्णता की ओर धकेलने के लिए सीधे मार्शल आर्ट संसाधनों का उपयोग किया। वह अभी भी सामान्य इनेट परफेक्शन से 3 अधिक मजबूत था। फिर उसे दिव्य प्रारंभिक चरण में सफलता दिलाई गई और सफलता के क्षण में एक परीक्षण आयोजित किया गया। फिर भी 3 अधिक मजबूत। चू सुप्रीम घुटन महसूस हुआ। एक तरह से यह अब कोई सुखद आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक डर था। तथ्य यह है कि अंक जोड़कर सार को बढ़ाया जा सकता है। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक और बेहद भयानक मामला था। किंग डोमेन की मानव जाति पहले ही इसके कारण इंद्रधनुष जैसी खुशी के सागर में गिर गई थी, लेकिन यह उच्च सार वंशजों को विरासत में मिल सकता है। ये सिर्फ ब्रोकेड में फूल जोड़ने से कहीं अधिक था। ये खुशी पर खुशी थी। ये बस अवर्णनीय था। ब्लडलाइन डिवाइन एबिलिटी। ये वास्तव में ब्लडलाइन डिवाइन एबिलिटी है। इसे आप ब्लडलाइन डिवाइन एबिलिटी कहते हैं। सार की पीढ़ियां बीत गईं, शाखाएं निकलती गईं। हर कोई अजेय है, हर कोई सबसे मजबूत है। चू सुप्रीम जोर से हंसा, 10 लाख हिलाते हुए। हल्की बारिश के बीच इस द यू ग्रेट डोमेन में हंसी गूंज उठी। जिन लोगों ने इसे सुना वे परमेश्वर के आनंद को जानते थे, परंतु कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण क्या था। खुशी सभी जीवित प्राणियों में है। यूशॉ ने भी अपनी जीभ क्लिक की। तो मेरा सार मेरे वंशजों को विरासत में मिल सकता है और यह कम भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि यह 1 गुना सार और 2 गुना सार होता तो वंशज केवल 1.5 गुना होता। लेकिन चू सुप्रीम के बेटे को देखते हुए ये वास्तव में ऊपरी सीमा लेता है। हर कोई ड्रैगन की तरह है। अब हर कोई सचमुच ड्रैगन की तरह होगा। मानव जाति की प्रजनन क्षमता बहुत मजबूत है। हर 10 से 20 साल में एक पीढ़ी होती है और इसे बहुत अधिक पीढ़ियों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें बस सुपर स्टड बढ़ी हुई प्रजनन क्षमता जैसे गुणों के साथ कुछ संत निकायों को खोजने की जरूरत है और फिर उनके सार को पूरी तरह से बढ़ाने के बाद उन्हें हर जगह अपना बीज फैलाना होगा। यानी एक दिन में सैकड़ों लोग, एक साल में 30,000। एक साल बाद ये 30,000 नवजात शिशु मानव जाति के 700 से अधिक दायु महान डोमेन में बिखरे होंगे और जब वे बड़े हो जाएंगे तो साझेदार नियुक्त किए जाएंगे। इस तथ्य से कैसे निपटे कि उच्च सार को अधिक भोजन, खेती के लिए अधिक मूल की और उन्नयन के लिए अधिक मार्शल आर्ट संसाधनों की आवश्यकता होती है। कोई बात नहीं, जब तक मानव जाति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उनके पास जो भोजन है वह उन्हें तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब तक उनका क्षेत्र स्वाभाविक रूप से तब तक विस्तारित होगा जब तक कि यह पर्याप्त न हो जाए, जब तक कि हर कोई तृप्त और तृप्त न हो जाए। हे भगवान, जितने अधिक बच्चे होंगे आशीर्वाद उतना ही अधिक होगा। युनशॉ लगभग स्तब्ध था। आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये वास्तव में ऐसा मामला था कि आप जितना अधिक सहेंगे आप उतने ही मजबूत बनेंगे। कुछ 100 वर्षों के बाद क्या 11 यूं ही एक पार्टी की मेजबानी करेगा और पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों के पूर्वज वे होंगे जिनके सिर उसने रख दिए थे और जिनका सार उसने उस समय बढ़ाया था। यह अब आमतौर पर बेतुका और अमूर्त नहीं रह गया है। वर्तमान में सुप्रीम हॉल में चू सुप्रीम का बेटा चूनान, जिसका सार मानक से 1.03 गुना है, आपको प्रणाम कर रहा है। उसका उच्च सार उसके पिता से आता है और उसके पिता का उच्च सार आपसे आता है।
तो आपको एक दत्तक पुत्र प्राप्त होगा जोड़ 1। हालांकि जब आप अपने चारों ओर सुप्रीमो को देखते हैं, उनकी आंखें भूखे भेड़ियों की तरह हरी चमकती हैं, जो आपको घूर रही हैं, तो आप जानते हैं कि अब से आपके अनगिनत दत्तक पुत्र होंगे। फिर उन्होंने शिलैंग को देखा, जिसके पास वर्तमान में उच्चतम सार था, मानक से पूर्ण 3.75 गुना। दरअसल वे चाहते थे कि आप अपना बीज हर जगह छोड़ दें, लेकिन आपका छोटा युष और सहयोगी था। दशकों की अनगिनत पार्टियों के बाद वह कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। आपका स्पष्टीकरण था, शायद सेंट बॉडी बहुत मजबूत है, लेकिन जब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, सफलता का एक दिन आएगा। शायद यह एक अलग दौड़ है। हालांकि सच्चाई यह है कि हर बार वेल को मार दिया जाता है। शीलैंग सुप्रीमो द्वारा घूरा जा रहा है। वह अपनी उम्र का अनादर नहीं करना चाहता था और हर जगह अपना बीज बोना नहीं चाहता था। तो शीलैंग ने तुरंत सोचने के क्षण में कहा, नहीं, यह मामला हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उच्च सार को हर घर में अधिक कुशलतापूर्वक और बिना किसी सीमा के पारित किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, भले ही सार अधिक हो, यह एक एकाधिकार बनाएगा। आप में से कौन ये गारंटी दे सकता है कि आपके वंशज हाई एसेंस ब्लड लाइन पर दृढ़ता से नियंत्रण नहीं रखेंगे, हमेशा के लिए किंग डोमेन में अन्य मानव जाति के प्राणियों से एक कट ऊपर बने रहेंगे। अब जरूरी काम सबसे पहले एक एसेंस को लगभग 2 गुना लोकप्रिय बनाना है, धीरे धीरे पायलट कार्यक्रमों के माध्यम से इसे बढ़ाना है। अन्यथा एक नश्वर मां एक नवजात शिशु की चिड़चिड़ाहट को संभालने में भी सक्षम नहीं हो सकती है। 2926 में शिलैंग की सार वृद्धि को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। सुप्रीम हॉल ने मानव जाति के विभिन्न दायु महान डोमेन से 30 मार्शल कलाकारों को भेजा। उनमें से एक केवल ग्रैंड मास्टर था, शेष में से 6 जनजा थे, 20 दिव्य थे और 3 अधिपति थे। उनके संत निकाय थे गहरा यांग शरीर, मजबूत सार शरीर, अपरिहार्य है का बैंगनी ड्रैगन और एक गर्भ में सभ्रूण शरीर। इस प्रकार के संत निकाय तेजी से प्रसव के लिए उपयुक्त हैं। यूशॉ वास्तव में उन्हें एसेंस पोर्टर्स कहा जाता था। एसेंस पोर्टर आखिर क्या है? आप पार्टी के राजा नहीं हैं जो बीज बोते हैं, आप केवल मेहनती कार्यकर्ता हैं जो मानव जाति के प्रत्येक सदस्य तक सार पहुंचाते हैं, ठीक है? चौथा अपडेट 333 घर वापसी, राक्षसों से मुकाबला। आपकी खोपड़ी में झुंझुनी हुई और इन कुलियों के लिए आपके द्वारा बताई गई अंतर्निहित सीमाएं 1.5 से 2 गुना तक थीं। जैसा कि शिलैंग ने कहा था, एक कारण यह था, यदि नवजात शिशु बहुत मजबूत होते तो मॉडल महिलाएं उन्हें सहन नहीं कर पाती और दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती थी। जहां तक मार्शल आर्टिस्ट महिलाओं को गर्भवती क्यों न होने दिया जाए, वह एकाधिकार होगा। अजूर डोमेन में हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मॉडल्स और मार्शल आर्टिस्ट के बीच विभाजन अभी भी उभरेगा। सामान्य लोगों की प्रतिभाओं को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। उन्हें सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए मूल प्रयास से 10,000 गुना अधिक प्रयास करना होगा और आपको अंक जोड़ने और उनके भाग्य को बदलने का मौका मिलेगा। दूसरा कारण यह था, आप वास्तव में उनमें अंतर्निहित गुणवत्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। अधिक सटीक रूप से, एजोर डोमेन में मानव जाति के अजेय बनने से पहले आप उन्हें लगातार अंतर्निहित गुणवत्ता वाले आशीर्वाद प्रदान नहीं करना चाहते थे। कारण सरल था, वे जल्दी से युद्ध शक्ति में परिवर्तित नहीं हो सके और मानव जाति की नई पीढ़ी को विकसित होने में समय लगेगा। बड़ी संख्या में बहु अंतर्निहित गुणवत्ता वाले जनजात और दिव्य प्राणियों के प्रकट होने में सैकड़ों साल लगेंगे और मजबूत अधिपतियों के एक नए बैच के उभरने में कई 100 साल लगेंगे। उस समय में आपकी मूल योजना के अनुसार दानव जाति पहले ही नष्ट हो चुकी होगी। बेहतर होगा कि पहले सुप्रीमो को मजबूत किया जाए ताकि वे बाद के पवित्र युद्ध में एक बड़ी तत्काल भूमिका निभा सकें। लेकिन उन सर्वोच्चों ने पहले इन अंतर्निहित गुणवत्ता वाले कुलियों के लिए अंक जोड़ने पर जोर दिया जो मानव जाति के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, स्वेच्छा से अपने अवसरों को छोड़ रहे थे और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। 2928 में आपके साथ अभी भी 29 लोग थे, जिनमें से 28 बोने वाले थे जो मजबूत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और एक शिलैंग था जो आपको एस्कॉर्ट करने के लिए जिम्मेदार था। 2 लोग पहले ही स्नातक हो चुके थे। आपके द्वारा उनकी अंतर्निहित गुणवत्ता को अधिकतम करने के बाद उन्होंने लोगों को बनाने के महान कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया और सभी जीवित प्राणियों में अपनी उच्च अंतर्निहित गुणवत्ता को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप उनसे काफी ईर्ष्यालु थे, जब तक आपको बाद में एहसास नहीं हुआ कि वे या तो लोगों को बना रहे थे या ठीक होने के लिए दवा ले रहे थे। इन 2 गतिविधियों के माध्यम से 1, 2, 3 महीने तक साइकिल चलाते रहे, जिससे आपको डर का एहसास हुआ। बहुत ज्यादा उतना ही बुरा है जितना बहुत कम। दरअसल कुछ चीजों को संयमित तरीके से करने की जरूरत है। आपने आलोचना के लिए पुराने 9वें और पुराने 10वें को चुना। उन दोनों का अतीत अंधकार में और अराजक था और दोनों वाटर स्पिरिट रेस में घटित हुए। धिक्कार है, मुझे याद आया, मैं इस जीवन काल में वाटर स्पिरिट्स में नहीं गया हूं। आप अपनी मानसिक ऊर्जा फैलाते हैं और हर बार जब आपको महसूस होता है कि असंख्य मील दूर लगभग 30 की आपका पीछा कर रही है, तो आपके ऊपर असहायता की लहर दौड़ जाती है। मानव जाति का ध्यान केंद्रित होने का यह नकारात्मक पक्ष था। आप जहां भी गए लोगों का एक समूह आपका पीछा करता रहा। शेयर की तरह अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपके सिर थपथपाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, नहीं, अंतर्निहित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए। अब आप किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं? 2929 में बेई चेंगुआन, जो धीरे धीरे आपके द्वारा अपने अंतर्निहित गुणों को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया था और अधिपति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया था, अपने माता पिता से मिलने के लिए यूनान शहर लौट रहा था। सुप्रीम हॉल ने पहले से ही इस अद्वितीय कौतुक को काफी महत्व दिया था, जिसकी अंतर्निहित गुणवत्ता सीमा 30 गुना से अधिक थी और जिसके पास एक संत शरीर भी था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना महत्व दिया। मानव जाति के अंदरूनी हिस्से में तीसरे क्षेत्र के अधिपति के लिए एक एस्कॉर्ट टीम की व्यवस्था करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा न तो दानव जाति को उसके अस्तित्व के बारे में पता था और न ही उसके यात्रा कार्यक्रम के बारे में। हालांकि बेई चेंगुआंग को आपके द्वारा फंसाया गया था। किसी क्षेत्र का आरोहण कोई मामूली बात नहीं थी जिसे आसानी से छुपाया जा सके। ये जानने के बाद कि यूनान क्षेत्र आपसे संबंधित था, दानव जाति का दिल हिल गया और उनके दिमाग में एक योजना बनी। उन्होंने सच्चाई की जांच करने के लिए एक शक्तिशाली टीम भेजने का फैसला किया, जिसमें मुख्य रूप से तीसरे दायरे के सदस्य शामिल थे। आखिरकार वह मानव जाति का भावी तीसरा राजा था और आपकी उत्पत्ति के बारे में अधिक जानना फायदेमंद होगा। उनके द्वारा भेजी गई इस टीम में 5 तृतीय क्षेत्र मध्य चरण 10 निहित गुणवत्ता वाले महान दानव और विभिन्न प्रकार के 5 तृतीय क्षेत्र प्रारंभिक चरण दानव शामिल थे। पहाड़ों के बीच उनका सामना बेई चेंगुआंग से हुआ, जो घर लौट रहे थे, और आपके दत्तक पुत्र हाजिगुआंग को इन 10 राक्षसों ने निशाना बनाया था। एक नव पदोन्नत अधिपति का सामना एक शक्तिशाली तृतीय क्षेत्र के शत्रु से हो रहा है। अपने दूसरे चरण में बेई चेंगुआंग की सेंट बॉडी के साथ माय लॉर्ड टू युआन बॉडी, जिसका मूल्य 6 गुना से कम था, उसके और मध्य चरण के महान दानवों में से किसी एक के बीच शक्ति का अंतर 2 या 3 गुना से अधिक था। ये निश्चित मृत्यु की स्थिति थी। हर कोई आपके जैसा नहीं था जो दूरदर्शिता पर भरोसा करके 4 गुना संख्यात्मक अंतर से लड़ने और यहां तक कि जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम था। विशेष रूप से चून की अधिपति क्षेत्र केवल तीसरा क्षेत्र था और प्राणियों के बीच जीवन बिंदु अभी तक उनकी आक्रमण शक्ति से अधिक नहीं हुए थे। 2 या 3 गुना अंतर और उनमें से तीसरे क्षेत्र छठे स्तर का एक शक्तिशाली दानव भी था, जिसका मतलब 5 गुना युद्ध शक्ति अंतर था। यदि उसने एक ठोस प्रहार किया तो ये बेई चेंगुआंग को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगा।
सामान्य परिस्थितियों में भले ही बेई चेंगुआंग ने सुप्रीम हॉल में विभिन्न विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किए हों, वह अधिक से अधिक एक तीसरे क्षेत्र के चौथे स्तर के दानव को मार सकता था या तीसरे क्षेत्र के 5वें स्तर के दानव से मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग सकता था। जब तक वह पूरी ताकत से नहीं लड़ता, वह इसे घायल भी नहीं कर पाता। 5 मध्य चरण के राक्षसों और 5 प्रारंभिक चरण के राक्षसों से मिलने के बाद जीवित रहने के लिए आशा की एक झलक पाने का कोई रास्ता नहीं था। यू शॉ, लेकिन हालांकि उसमें आपके द्वारा प्रदान किया गया अंतर्निहित गुणवत्ता प्रवर्धन था, अब उसमें अपने अंतर्निहित गुणों से 3 गुना अधिक गुण थे। इससे उन्हें तीसरे क्षेत्र के मध्य चरण के 5वें स्तर के दानव के साथ संख्यात्मक रूप से मुकाबला करने की अनुमति मिली। हालांकि वह फिर भी एक साथ 5 से नहीं लड़ सका, फिर भी उसे कम से कम जीवित रहने का मौका तो मिला। क्लासिक, लेकिन आमने सामने का टकराव मूर्खतापूर्ण था, खासकर जब से यह मानव जाति का आंतरिक भाग था और बेई चेंगुआंग उनके खिलाफ सीधी लड़ाई भी नहीं जीत सकते थे। आसपास के हजारों मील की दूरी को देखते हुए बेई चेंगुआंग की सेनाएं कहां थीं? युनयान शहर के निर्माण का पैमाना एक महान शहर जैसा था, जो आमतौर पर यह दर्शाता है कि वहां एक अधिपति तैनात था। यानी अगर आपने वहां बसने का फैसला नहीं किया होता तो हुंगू पर्वत श्रृंखला के डोमेन लॉर्ड थर्ड रियलम पीक एक बड़ा डोमेन भी स्वेच्छा से त्याग सकता था, जिससे आप डोमेन लॉर्ड बन सकते थे। तब युनयान शहर को मुख्य शहर के पैमाने पर बनाया या विस्तारित किया जाएगा, यह इस क्षेत्र का मुख्य शहर बन जाएगा। परंतु तुम वहां नहीं बसे, इसके बजाय आपने उस क्षेत्र के मानव जाति कर्मियों को सभी अधिकार सौंप दिए। इसलिए युनयान शहर में कोई अधिपति नहीं था, प्रारंभिक चरण का भी नहीं। एक दायरे के आधार पर बनाए गए अन्य शहर, यदि वे महान शहर पैमाने के थे, तो इसका मतलब या तो उस दायरे से उत्पन्न होने वाले कई तीसरे दायरे के प्राणियों ने धीरे धीरे इसे उस आकार में विस्तारित किया और इस प्रकार भीतर अधिपति थे, या एक सुप्रीम जो उस दायरे से ऊपर आया था उसका इरादा इसे ऊपर उठाने का था, लेकिन सुप्रीमों का गठन एक ही चरण में नहीं हुआ था। जो लोग एक शहर बनाने का इरादा रखते थे, उनका मतलब था कि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी, या तो उनके पास तीसरे क्षेत्र के परिचारक के अधीनस्थ थे, या वर्षों से अपने मूल निचले क्षेत्र में मजबूत वंशज पैदा कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने जिस महान शहर का निर्माण किया उसमें अधिपति भी थे। 11 ने इस दोहरे बग को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। युनशॉ को लगा कि यह संयोग काफी बेतुका था। ओल्ड 11 ने सीधे तौर पर युनयान क्षेत्र को ऊपर उठाया, जिससे उन्हें एक महान शहर बनाने की अनुमति मिली। फिर क्योंकि यह युनयान क्षेत्र था, इसलिए मजबूत लोगों और सिटी लॉर्ड को निश्चित रूप से शुद्ध युनयान लोग होना था। लेकिन युनयान क्षेत्र केवल कुछ दशकों की ताकत के साथ इसकी उच्चतम युद्ध शक्ति ग्रेट ग्रैंड मास्टर से ओवरलॉर्ड तक कैसे छलांग लगा सकती है? सामान्य एजोर डोमेन जीनियस 1000 साल की उम्र में अधिपति बन जाते हैं। 334, यह एक श्रद्धांजलि है। शायद कुछ 100 वर्षों में युनशॉ सिटी के पास भी अन्य महान मानव जाति के शहरों की समान शहरी शक्ति होगी, लेकिन अभी इसकी तुलना एक बुनियादी छोटे शहर से भी नहीं की जा सकती है। यह मूलतः कोई समस्या नहीं थी। इस जगह को अंतर्देशीय मानव जाति माना जाता है, जहां दानव जाति की घुसपैठ सबसे अधिक बिखरी हुई है और वे व्यापक विनाश का कारण बनने की हिम्मत नहीं करेंगे। युनशॉ सिटी का भी नष्ट करने लायक कोई मूल्य नहीं है। यहां तक कि ये दानव जाति दस्ता भी केवल मानव जाति के गद्दारों को विकसित करने के लिए आया था, दुनिया को नष्ट करने और अंधाधुंध हत्या करने के लिए नहीं। लेकिन संयोग से वे लौटती हुई बेई चेंगुआंग से टकरा गए। बेई चेंगुआंग 10 मध्य चरण दानव रेस सदस्यों द्वारा पीछा किया गया युनशॉ शहर में भाग गया। वह जानता था कि आपके शब्दों के कारण युनशॉ शहर दूसरे लोक में आरोहण कर चुका है, लेकिन वह नहीं जानता था कि शहर में कोई मजबूत कृषक नहीं थे। जब वह 10 वर्ष के थे तब उन्होंने ये शहर छोड़ दिया। जाने से पहले उसके पास आप थे, प्रथम सुप्रीम उसके मार्गदर्शक के रूप में, और सुप्रीम अक्सर पावर अप के लिए आपके पास आते थे। लड़के को वास्तव में लगा कि उसका गृहनगर मजबूत था, लेकिन शहर में प्रवेश करते ही बेई चेंगुआंग का दिल तुरंत डूब गया। नवस्थापित अस्थायी नेताओं के उस समूह में इन शक्तिशाली शत्रुओं से निपटने की ताकत कैसे हो सकती है? असहाय होकर दानव जाति ने पहले ही घेरा बना लिया था। बाहर निकलने का, बचने का कोई रास्ता न देखकर वह जानता था कि वह केवल देरी कर सकता है या मौत से लड़ सकता है। लेकिन वह संभवतः शहर में नहीं लड़ सकता था, इससे बहुत अधिक लोग हताहत होंगे। संयोगवश आरोहण मार्ग उनके ठीक बगल में था, तो बेई चेंगुआंग ने 10 राक्षसों को युनशॉ दायरे में ले जाया। ये सुनकर आपने तुरंत निर्णय लिया और दौड़ पड़े, और जब आप घटनास्थल पर पहुंचे तो दानव जाति का मामला पहले ही सुलझ चुका था। आपने केवल एक असाधारण नाटकीय दृश्य देखा। सुप्रीम हॉल के सर्वोच्च दूत बेई चेंगुआंग को खींचकर ले जा रहे थे और लड़का हवा में बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। मुझे निराश करो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिस्टर यूली को छोड़ना नहीं चाहता, हम पहले ही अपना जीवन एक दूसरे को सौंप चुके हैं। इस जीवन में मैं केवल उससे प्यार करूंगा, चाहे मेरा सार कितना भी ऊंचा क्यों न हो, मैं केवल एक स्टड बनने से इनकार करता हूं। युनशॉ, आपको अपनी खोपड़ी में झुंझुनी महसूस हुई, एक रेंगने वाली अनुभूति की हद तक। ये दोनों दोबारा कैसे मिले और किस वजह से उनमें प्यार हो गया? लिटिल गुआंग आपके ठीक सामने था, इसलिए आपने कल्पना करने की जहमत उठाई और सीधे सच्चाई पूछने के लिए दौड़ पड़े। जब बेई चेंगुआंग ने आपको देखा तो ऐसा लगा मानो उसने अपना आखिरी तिनका देख लिया हो। उत्सुकता से आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखें आखिरी रोशनी से चमक रही थी। फादर युन, अब केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आपने सर्वोच्च से उसे नीचे गिराने के लिए कहा, फिर सत्य के लिए दबाव डाला। ये सब तब शुरू हुआ जब बेई चेन 10 राक्षसों के साथ निचले क्षेत्र में भाग गया। युनशॉ क्षेत्र में हालांकि ओरिजिन की एकाग्रता कम थी, अधिपति की युद्ध शक्ति उसके अपने भौतिक शरीर के भीतर केंद्रित हो गई थी और बाहरी वस्तुओं का प्रभाव कम हो रहा था। बेई चेंगुआंग ने विभिन्न उत्कृष्ट, अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली पलटवार करते हुए अनुकूल समय, इलाके और मानवीय कारकों का उपयोग किया। युद्ध के अंत तक उसने अपनी सारी क्षमता और विभिन्न शक्तियों को उजागर किया। अंततः युद्ध के मैदानों में 80,000 ली की यात्रा की, महासागरों और भूमि, पहाड़ों और जंगलों के बीच आगे पीछे दौड़ते हुए 10 शक्तिशाली राक्षसों को बलपूर्वक मार डाला। लेकिन उस युद्ध के बाद वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी आंतरिक शिरोबिंदु क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसकी आत्मा निष्क्रिय हो गई थी और अस्थायी रूप से मुक्त होने में असमर्थ थी, और यहाँ तक कि अंतिम पंख वाले दानव को मारने के बाद उसका भौतिक शरीर भी पूरी तरह से टूट गया था। संक्षेप में, उसने हिलने डुलने की क्षमता पूरी तरह से खो दी और उस पंख वाले राक्षस की लाश के साथ एक पहाड़ी जंगल में गिर गया। इस हलचल ने आसपास के जंगली भेड़ियों को आकर्षित किया। वह असहाय होकर देखता रहा जब वे जंगली भेड़िए पंखों वाले दानव की लाश से बहते दानव रक्त को चाट रहे थे, जो कुछ ही समय में रूपांतरित हो गया और असीम रूप से अधिक क्रूर हो गया। कुछ तो पंखों वाले दानव भेड़ियों में भी विकसित हो गए। उन दानव भेड़ियों ने धीरे धीरे ओरिजिन क्यूई और पोषक तत्वों से भरपूर उसके मांस पर अपनी नजरें जमा लीं। लेकिन उस समय बेई चेंगुआंग बिल्कुल भी नहीं चल सका, केवल उसका चेतन मन अनिच्छा से दहाड़ता रहा। उसने अपना अंत पहले ही देख लिया था, वह केवल यह महसूस कर सकता था कि उसकी मृत्यु तक उसके शरीर को थोड़ा थोड़ा करके काटा जा रहा है। वह एक अधिपति था, उसके पास 3 गुना सार था, जिसका मतलब था कि अकेले उसकी भौतिक शारीरिक शक्ति के साथ वह आधे तीसरे दायरे से लड़ने के लिए पर्याप्त था, जिसका अर्थ है एक दानव रेस सदस्य जो ब्रेक थ्रू और आगे बढ़ने में असफल रहा। लेकिन जब शक्ति वहां थी तो इसका मतलब यह नहीं था कि रक्षा भी थी।
ट्रू डेमन रेस के सदस्य अपराध और बचाव में एकीकृत हैं, यहाँ तक कि अगर दानव भेड़ियों ने उन्हें कुतर दिया तो उन्हें अधिक से अधिक खुजली महसूस होगी और इससे उनके तेज दांत और पंजे भी टूट सकते हैं। लेकिन बेई चेंग गुआंग मानव जाति थे। उस समय तक उन दानव भेड़ियों ने अधिक पंख वाले दानव रक्त खाया और तेजी से बेहद भयानक डिग्री तक विकसित हो गए। वह पहले से ही अनगिनत चोटों से घिरा हुआ था। उसकी त्वचा धीरे धीरे फट गई होगी, उसका मांस और हड्डियां छिल जाएंगी, उसका खून चूस लिया जाएगा, उसकी शिरोबिंदु बाहर निकल जाएंगी। लिंची पर केवल 3000 घाव हैं, उसे सैकड़ों हजारों, यहाँ तक कि लाखों दांतों का दर्द झेलना पड़ेगा। यह एक निराशाजनक स्थिति थी, किसी भी मौत से भी अधिक दर्दनाक और दुखद दुर्दशा। फिर वह प्रकट हुई। यू शॉ, क्या उसने ये कथानक पहले कहीं देखा था? जियांग यूली की आकृति अचानक एक तरफ पहाड़ी जंगल से बाहर निकली। उसकी अचानक उपस्थिति ने दानव भेड़ियों को चौंका दिया। फिर उसने बेई चेंग गुआंग के कठोर स्थिर शरीर को उठाने का अवसर लिया और लंबे कदमों से भाग गई। बहुत सारगर्भित लेकिन महान गुरु ने यह भी किया। पूरे रास्ते पीछा किया गया और भागते हुए जियांग यूली का किसी भी तरह से किसी एक दानव भेड़िए से मुकाबला नहीं था, लेकिन उन दानव भेड़ियों ने 1000 मीटर से भी कम दूरी तक पीछा करने के बाद स्वेच्छा से पीछा करना छोड़ दिया। कोई नहीं जानता था कि बेई चेंग गुआंग, जिसे दूर ले जाया जा रहा था, वास्तव में पीछा करने लायक था या नहीं। उनके पीछे एक वास्तविक पंखों वाला दानव शव था जो उन्हें लाभ पहुंचा सकता था। यदि इस मानव ने महत्वपूर्ण लाभ नहीं दिया और सबसे कीमती पंख वाले दानव शव को उनके रिश्तेदारों के बीच विभाजित किया गया, तो वे वास्तव में दिल टूट गए होंगे। आपने बाकी कहानी का अनुमान लगाया। जियांग यूली द्वारा बेई चेंग गुआंग की सावधानीपूर्वक देखभाल की गई और समय के साथ उन्हें प्यार हो गया। फिर विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण उन्होंने अपनी भावनाओं को कबूल किया। जब तक सुप्रीम हॉल के लोग पहुंचे, तब तक युवा जोड़ा एक दूसरे को अपना जीवन समर्पित कर चुका था। उसके बाद सुप्रीम हॉल से लोग प्रेमियों को तोड़ने के लिए आए। वे आवश्यक रूप से यह मांग नहीं कर रहे थे कि बेई चेंग गुआंग और जियांग यूली अलग हो जाएं, बल्कि वे इस अवसर का उपयोग बेई चेंग गुआंग को सूचित करने के लिए कर रहे थे। आप एक शीर्ष स्तरीय हैं, शीर्ष स्तरीय प्रतिभा जिसका भविष्य 30 गुना से अधिक तक पहुंचेगा। एक प्रथम श्रेणी सार ट्रांसपोर्टर। आपके पास चरम सार सीमा है जो लगभग सभी मानव जाति के सदस्यों से अधिक है। आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं, आप सभी मानव जाति से संबंधित हैं। इसलिए जियांग यूली आपके साथ हो सकती है, लेकिन आप केवल जियांग यूली के नहीं हो सकते। आपको सर्वोच्च युन की तरह होना चाहिए, स्वर्ग के नीचे सभी से प्रेम करना चाहिए, मानव जाति का महान प्रेम सर्वोच्च बनना चाहिए और यहाँ तक कि महान प्रेम सच्चा राजा भी बनना चाहिए। लेकिन उसकी तरह बांझ मत बनो। ऊपर वह दोनों पक्षों के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा था। सुप्रीम हॉल चाहता था कि बेई चेंग गुआंग स्वर्ग के नीचे सभी से प्यार करें, अपने सार को फैलाएं, जो कि 30 गुना से अधिक था और भविष्य में संभावित रूप से 40 या 50 गुना तक बढ़ सकता है और भी अधिक व्यापक रूप से। लेकिन बेई चेंग गुआंग अनिच्छुक थे, वह केवल एक पर एक शुद्ध प्रेम चाहता था। भूल जाओ, ऐसी चीजें जबरदस्ती कैसे थोपी जा सकती हैं। आपने सर्वोच्च दूत से बेई चेंग गुआंग को पद से हटाने के लिए कहा। हर किसी को मेरे जैसा असीम प्यार नहीं मिल सकता। 335 किंग में अवश्य प्रयास करें। झांग उपनाम के सुप्रीम ने आपको कुछ असहायता से देखा। चूंकि आपने सुप्रीम युन ऐसा कहा है, उसने आह भरी। फिर उसने आपकी ओर निराशा के भाव से देखा, विशेष रूप से बीच में 11वां सबसे छोटा, जिसे आपके परिवार का दूसरा बच्चा भी कहा जा सकता है। मानव जाति के स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट मूल के साथ केवल 2 अस्तित्व हैं, एक जो समर्पित है और दूसरा, हालांकि नस्लीय प्रजनन के महान कारण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, अप्रभावी है। चिंता से उनके बाल सफेद हो रहे थे। आपने कंधे उचकाए। एक बार में बहुत बड़ा कदम उठाना अच्छा नहीं है। हम एक समय में एक कदम पूरी तरह से उठा सकते हैं, धीरे धीरे साल दर साल मानव जाति की उत्पत्ति को बढ़ा सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होते हुए एक दिन आएगा जब संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति अपने वर्तमान स्तर से दर्जनों गुना तक पहुंच सकती है। हम उन नवजात शिशुओं के लिए जो 1.5 गुना या उससे भी अधिक मूल के साथ पैदा हुए हैं, आपने संकेत दिया कि आप उनकी क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। भले ही उनकी वर्तमान उत्पत्ति पहले से ही उनकी मूल उत्पत्ति से अधिक हो, फिर भी आप इसके ऊपर 10 मूल आशीर्वादों को जबरदस्ती जमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मूल उत्पत्ति शंक्सियां 2.00 गुना होनी चाहिए, लेकिन उसके माता पिता इनेट ने उसे 1.8 गुना तक पारित कर दिया, तो आप उसे 2.00 गुना तक आशीर्वाद देना जारी रख सकते हैं। यदि उसके माता पिता 1.91 गुना या उससे अधिक की उत्पत्ति पर गुजरे हैं, हालांकि सैद्धांतिक रूप से उसकी विरासत केवल 2.00 गुना है, वास्तव में आप कम से कम उसे जबरदस्ती 10 आशीर्वाद दे सकते हैं, जो 2.01 गुना या उससे भी अधिक तक पहुंच सकता है। यह आप अपने स्वयं के मूल्य की गारंटी देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि भविष्य में सभी मानव जाति की उत्पत्ति कई गुना अधिक है और उन्हें आगे आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता है, तो आपकी दिव्य क्षमता बेकार हो जाएगी। क्योंकि तथाकथित ओरिजिन शंक्सियां सब आपके द्वारा बनाया गया था। यदि आप अच्छे मूड में हैं, तो आप दूसरे पक्ष को ये कई 100 या 1000 बार भी बता सकते हैं। आपने बस थोड़ी सी छूट छोड़ दी है। उत्पत्ति शंक्सियां के झूठ को बरकरार रखते हुए हर किसी को स्वर्ग को चुनौती देने और अपना भाग्य बदलने का मौका दिया है। सन 2930 में आप द्वितीय मानव राक्षस युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। आपने पूरे पिछले वर्ष के लिए अपने 10 मुफ्त आशीर्वाद अवसरों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि आपने उन सभी को इस वर्ष के लिए जमा कर लिया। प्रभावी रूप से अपने आप को प्रतिपूरक समय की छुट्टी और 2 महीने की लंबी छुट्टी दे दी। आपने ये सुनिश्चित किया कि वे लोग आपको 2 महीने से अधिक समय तक परेशान नहीं करेंगे। इस 2 महीने से अधिक लंबी छुट्टी शुरू होने से पहले आपने शिलैंग के साथ भी हाथापाई की। ये वास्तविक जीवन का संघर्ष था, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी करना भी निश्चित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। उच्च संख्यात्मक मूल्यों के दमन के तहत आप स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे, लेकिन वह आपकी पर्यवेक्षी दृष्टि को छोड़ने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने के लिए सहमत होकर आपके द्वारा प्रदर्शित ताकत और युद्ध जागरूकता से भी चकित था। आप इस युद्ध क्षेत्र में जल आत्मा के आवास पर पहुंचे। ... 1 महीने बाद जिक्सी क्यूई आपसे हार गई। ये लगभग टूट गया और वाटर स्पिरिट रेस का अनोखा रूप बिखर गया। यू शॉट, तुम धमकाने वाली आत्माएं हो। इसने व्यथित होकर कहा। आप एक गरिमा में सर्वोच्च, आप मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? एकमात्र दूसरे चरण की जलात्मा। अच्छा, आपने इसके पानी से भरे सिर पर हाथ फेरा और इसमें एक ओरिजिन जोड़ दिया। जिक्सी क्यूई की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या चल रहा है? लगता है मैं मजबूत हो गया हूं। आप दिल खोलकर हंसे। आप नहीं समझते क्या आप? ये सर्वोच्च की शक्ति है। मजाक के बाद आपने सच्चाई उजागर की और साथ ही मानव जाति को भी इस बारे में बताया। पिछले महीने में मैंने एक प्रयोग किया और पाया कि ओरिजिन ब्लेसिंग के लिए मानव जाति के भाग्य को सक्रिय करने की आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्य मानव जाति तक सीमित नहीं है। अन्य जातियां, या यूं कहें कि मानव जाति की सहयोगी जातियां भी मूल आशीर्वाद का आनंद ले सकती हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका भाग्य पहले से ही मानव जाति के साथ जुड़ा हुआ है। आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं। जिक्सी क्यूई ने हस्तक्षेप किया। पिछले महीने में आप और मैं, यू शॉट, वास्तव में ऐसे ही थे। आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं। शांत, आपने एहसान का बदला दयालुता के रूप में दिया। संचार के दूसरे छोर पर सुप्रीम वांग, जब तुम मुझसे फोन पर बात कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? मानव जाति अब आपको संतुष्ट नहीं कर सकती और अब आप जल आत्माओं के पीछे भी जा रहे हैं।
हालांकि सुप्रीम वांग सुप्रीम हॉल के वर्तमान हॉल मास्टर अपनी बेबसी के बावजूद उनकी आंखें अचानक चमक उठी। मानव जाति के भाग्य से जुड़ी मित्र जातियां भी मूल आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। उस स्थिति में कार्रवाई का दायरा और अधिक विस्तारित होगा और उनकी योजनाओं और नीतियों को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता होगी। तुम बच्चे, तुम हमेशा मेरे लिए अप्रत्याशित आश्चर्य लाते हो। संचार समाप्त होने के बाद दूसरे छोर पर सुप्रीम वांग ने भावुक होकर आह भरी। जब से आप इस एज्योर डोमेन में आए हैं, केवल कुछ दशकों में आपने लगातार मानव जाति को आश्चर्यचकित किया है। मूल आशीर्वाद, भाग्य गुप्त तकनीकें, मूल विरासत, संबद्ध जाति आशीर्वाद। वे कभी नहीं रुके। हालांकि इन अंतहीन आश्चर्यों के कारण मानव जाति की नीतियां लगातार बदलती रहीं। उदाहरण के लिए, मूल रूप से सबसे मजबूत सर्वोच्च में अंक जोड़ने को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उच्च मूल मानव जाति को 700 से अधिक डोमेन में तेजी से फैलने देने की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। हमेशा एक कदम उठाना और बदलना, बीच में अचानक योजनाओं को बदलना, कुछ क्षेत्र बेतरतीब और अव्यवस्थित लगने लगे। लेकिन कुल मिलाकर रुझान वास्तव में ऊपर की ओर था, ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि लगातार बढ़ रहा था। वर्ष 2935 में आधे से अधिक वर्ष के बाद जब आप ताई ट्रू झील से बाहर निकले तो बाहर के 25 मूल कुली को चबाक रह गए। तुमने भी आह भरी। इस संबंध में वाटर स्पिरिट्स अभी भी बहुत अधिक लाभ में है। अब आपकी ताकत 300 गुना तक पहुंच गई, जो संख्यात्मक रूप से मध्य स्वर्ग श्रेणी थी, लेकिन जल के राजा वह यह आपका केवल 1% था। हालांकि अपने नस्लीय लाभ पर भरोसा करते हुए यह अभी भी बिना किसी स्पष्ट विजेता के 200 से अधिक दिनों तक आपसे लड़ता रहा। आखिर में आपने उदासीनता से पूछा, कैसा रहा? बहु चुपचाप बगल में लेटा रहा और आपका प्रश्न सुनकर उसने अपना सिर उठाया। इतना खराब भी नहीं, इसकी भी वापसी हुई। जब भविष्य में ये 5वीं और 6ठी रैंक पर पहुंच गया तो आपको इसकी प्रतिक्रिया की और भी अधिक प्रतीक्षा थी। फिर औसत कहने की बारी मेरी है। यह उल्लेखनीय है कि आपने वाटर स्पिरिट्स में अंक जोड़ने की सफलता दर को 1/4 तक कम कर दिया, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, सफलता दर भी अधिक से अधिक होती गई। अंततः 10 महीनों में अंक जोड़ने के 42 अवसरों में से आपने बहु की उत्पत्ति में 20% जोड़ा। अन्य 22 बार दवा लेने और अपनी रैंक बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। ठीक है, गहन आदान प्रदान के बाद आपने बहु के अतीत के बारे में बहुत कुछ सीखा। उदाहरण के लिए, इसे लगी एक पुरानी चोट ने इसकी उत्पत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्पिरिट वेनेरेबल में पदोन्नति के बाद से 2000 वर्षों तक आगे बढ़ना मुश्किल हो गया और यह आज तक निम्न मानव श्रेणी पर बना हुआ है। अध्याय 168। आपने विशिष्ट कारण के बारे में पूछताछ की और बहू ने एक पल की चुप्पी के बाद वाटर स्पिरिट रेस के अतीत के बारे में बात की। ये समुद्री दौड़ थी। 2000 साल पहले उन्होंने अंतहीन सागर में वाटर स्पिरिट रेस से संबंधित एक क्षेत्रीय जल पर आक्रमण किया था और उस लड़ाई में बहू गंभीर रूप से घायल हो गया था। 336 जिहाद के लिए 150 साल की तैयारी। वाटर स्पिरिट कबीले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी आप कल्पना करते हैं उतनी अच्छी नहीं है। 3 प्रमुख शक्तिशाली कुलों से पहले सी कबीला एक कर्कश के समान विनम्र है, लेकिन जल आत्मा के सामने, जिसमें केवल 1/4 दायरे का सदस्य है, उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। और मानव जाति अन्य आत्मा कुलों को लाभ देने के लिए स्वयं और राजा जिनके लिए अच्छा बनने में बहुत व्यस्त है। सतह से आत्मा कबीले मानव जाति की ओर झुकते प्रतीत होते हैं। वास्तव में अधिकांश मानव जाति के नामात्र के सहयोगी हैं, लेकिन संक्षेप में वे अधीनस्थों की तरह हैं। आखिरकार आत्मा कुलों की चौथे क्षेत्र की युद्ध शक्ति का विशाल बहुमत राजा जिनसे आता है, और राजा जिनके चौथे क्षेत्र के सभी सदस्यों को मानव जाति की सहायता से पदोन्नत किया गया था। तो जल आत्मा, अग्नि आत्मा और इसी तरह के कुल, स्पष्ट रूप से कहें तो सभी मानव जाति के करीब आने के लिए राजा जिनके कवच पर सवार हैं। राजा जिनकी बात हो रही है, आपने कुछ साल पहले सोने के राजा डी हुआन को पारिवारिक सौहार्द पर ध्यान देने की याद दिलाई और इसके लिए आपने उनकी दोस्ती हासिल की। हालांकि ब्रोकेड में फूल जोड़ना बर्फ में चारकोल भेजने जितना अच्छा नहीं है। वर्तमान में डी हुआन के अधिकांश बच्चों के दिलों में केवल थोड़ा सा असंतोष है। वे तीव्र संघर्ष या यहां तक कि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह के बिंदु तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आपको जो आभार मिला वह युनशी के साथ एक बार मिला उतना नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में लोगों को बचाने से प्राप्त कृतज्ञता अधिकतम हो सकती है। यह कारण नहीं है। एक निवारक शॉट देने के एहसान की तुलना आधे अधूरे होने और फिर बचाए जाने के अपार एहसान से नहीं की जा सकती। भले ही निवारक शॉट के बिना किसी को बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता है। आपने अपनी जीप पर क्लिक किया, लेकिन अगले 30 से 40 वर्षों में जब 4 महान युवान ऊर्जा नेटवर्क के दुष्ट दानव उभरेंगे और डी हुआन और उनके बेटों के बीच कलह पैदा करना शुरू करेंगे तो उन्हें आपके अच्छे इरादों का एहसास होगा। 2941 में आपको सुप्रीम हॉल से एक सूचना मिली कि योजना को समायोजित कर दिया गया है। एसेंस पोर्टल्स के लिए अंक जोड़ना अस्थायी रूप से रोक दिया गया था क्योंकि मानव जाति पवित्र युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि वे तुरंत पवित्र युद्ध शुरू नहीं करने वाले थे, वह बहुत महंगा होगा। सटीक गणनाओं की एक श्रृंखला के बाद सुप्रीम हॉल ने अनुमान लगाया कि जब बिंदु अतिरिक्त लाभ अधिकतम हो गए थे और उच्च सार सुप्रीमों के पास मार्शल दाव संसाधनों की कमी थी और उन्हें अपने क्षेत्र का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता थी, तो वे दानव जाति के खिलाफ पवित्र युद्ध शुरू करने के लिए उनमें से इष्टतम बिंदु चुनेंगे। ये लगभग 150 वर्ष बाद होगा। 86 वर्षीय आप, 14 वर्षीय युन शॉ। समय लगभग आपके 2 जीवन जीने के बराबर है। ये पहले से ही उसके वर्तमान जीवन की अवधि थी। 10 बार जी चुका था। नस्लीय स्तर पर एक रणनीतिक योजना, 2 नस्लों के बीच एक पवित्र युद्ध जो धरती पर विनाशकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि इसके फैलने से पहले की तैयारी भी 100 साल तक चलती है। आपने इसके बारे में सोचा और ऐसा लगा कि मानव दानव पवित्र युद्ध और मानव याव पवित्र युद्ध, जो मूल रूप से क्रमशः 2999 और 3225 में शुरू होने वाले थे, भी ऐसे ही थे। मानव दानव पवित्र युद्ध के फैलने का मूल राजा जिनके महान विद्रोह में निहित था, और राजा जिनका विद्रोह 4 महान युवान ऊर्जा नेटवर्क दुष्ट राक्षसों द्वारा अंतर्निहित कोटशरण और छेड़छाड़ से उत्पन्न हुआ था। और उन 4 महान दुष्ट राक्षसों ने तीसरे क्षेत्र के 10,000 गुण चरण से जानबूझकर धातु पदार्थों को निगल लिया, उनके रूपों को राजा जिन जैसा दिखने के लिए बदल दिया और फिर चौथे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया, साथ ही अपने शरीर के भीतर युवान ऊर्जा पैटर्न भी अंकित किया। ये कुछ ऐसा नहीं था जो रातों रात हुआ हो। उन्हें एक 700 वर्षों से भी अधिक पूर्व तैयारी से गुजरना पड़ा। याओ रेस वैसी ही थी। मानव याओ पवित्र युद्ध के आरंभकर्ता यान दिंगटियन का जन्म भी जल्दी हुआ था, जो आपसे 10 वर्ष से भी कम छोटे थे। उन्होंने 300 वर्षों से अधिक की वृद्धि का भी अनुभव किया। एक दानव भगवान बन गए जिन्हें पवित्र युद्ध भड़काने से पहले सच्चे राजा के नीचे अजय कहा जा सकता था। इस अनुकरण में यान दिंगटियन की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। वर्तमान में वह दानव भूमि के भीतर नवजात सूर्य के समान चमकदार है। दानव भूमि में छिपे मानव जाति के खुफिया एजेंटों द्वारा भेजे गए संदेशों के अनुसार वह वर्तमान में केवल 70 वर्ष का है, फिर भी वह साधारण ब्लडलाइन के तीसरे दायरे के महान राक्षसों को दबा सकता है। खुफिया विश्लेषण के आधार पर आप अनुमान लगाते हैं कि उनकी गोल्डन क्रो ब्लडलाइन द्वारा लाया गया युद्ध शक्ति गुणक लगभग 12 गुना है, जो उस समय की तुलना में 3 गुना अधिक है जब वह दूसरे दायरे के शिखर पर थे। यांगबर्ड कबीला मजबूत राक्षस पैदा करता है। यू शॉ ने सोचा, इस यान दिंगटियन को छोड़कर जो भविष्य में निर्दोष सच्चा राजा बनेगा, उनके पास कम से कम 2 और चौथे दायरे के दानव लॉर्ड्स हैं।
एक मध्य मानव रैंक यांग बद दानव भगवान था जिसे 11 ने पहले मिलियन माउंटेन में रिटर्न टू ट्रुथ पद्धति से मार डाला था। अध्याय 325। दूसरे यांग दिंगटियन के दादा थे जो युनशी के सर्वोच्च बनने पर अवरोधकों में से एक थे, लेकिन वह 200 साल बाद था और यह अनिश्चित है कि क्या वह अभी तक एक दानव भगवान के रूप में आगे बढ़े हैं। अध्याय 287। मानव जाति ने लंबा खेल खेलने का फैसला किया। 150 वर्षों के गुप्त विकास के बाद वे 3100 के आसपास दानव जाति के खिलाफ पवित्र युद्ध शुरू करेंगे। भले ही यह सिर्फ तैयारी का चरण है, सार बिंदु जोड़ने का हर अवसर बेहद कीमती हो गया है। कम से कम 20 लोग जो 15 वर्षों से आपका अनुसरण कर रहे हैं और अभी तक अंक जोड़ना शुरू नहीं किया है, उन्हें अगले 100 से अधिक वर्षों में मौका नहीं मिलेगा। इन्हें परफेक्शन वाले लोगों के लिए 150 वर्ष जीवन का एक तिहाई है। ये देखते हुए कि वे इतने लंबे समय से आपका अनुसरण कर रहे हैं, आपने अलग होने से पहले उन्हें लाभ की एक लहर देने का फैसला किया। हर कोई मेरा अनुसरण करें, आप सहित नहीं। ओल्ड ब्रदर शी, कृपया अपनी दूरी बनाए रखें। ये हम प्राचीन मनुष्यों के लिए अद्वितीय एक गुप्त तकनीक है, क्योंकि इसमें कुछ गुप्त क्रियाएं शामिल हैं, इसलिए इसे बाहरी लोगों के लिए देखना सुविधाजनक नहीं है। आपने इन सभी 20 बच्चे पैदा करने वाले पवित्र निकायों को इकट्ठा किया। हर कोई अब अपनी आंखें बंद करो, अपना मुंह खोलो, विरोध मत करो, अपनी आंखें मत खोलो। भीड़, वे थोड़ा डरे हुए थे। इन बचे हुए 20 लोगों में 2 महिलाएं थीं, एक 100 एम्ब्रियो वॉर्म फिजिक थी और दूसरी ओविपेरस फिजिक थी। दोनों शक्तिशाली व्यक्ति थे जो लगातार बच्चे पैदा कर सकते थे, और अन्य 18 सभी अति शक्तिशाली पुरुष थे, प्रत्येक पिछले से अधिक मजबूत और भयंकर थे। परंपरागत रूप से मर्दाना पुरुष उन स्ट्रैंड पुरुषों की तरह प्रतीत होंगे जिन्होंने उनके सामने एस्ट्राडियोल लिया था और उनसे मिलने पर केवल उनके दिलों के भीतर स्त्रीत्व को जागृत किया था। ये मजबूत लोग, प्रत्येक एक पूर्ण प्रभुत्ववादी, एक पूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति, फिर भी आपका सामना करते हुए, एक सर्वोच्च इतनी विशाल शक्ति का सामना करते हुए, वे एक अर्थ में कमजोर बन गए। उन्हें डर था कि आपके अजीब इरादे हैं, उन्हें डर था कि आपके शिकार का दायरा मनुष्यों से लेकर आत्माकुलों तक विस्तारित होने के बाद अब ये समान लिंग तक फैल गया होगा और अब आप उन पर अनुचित इरादे पाल रहे थे। मेरे नेक इरादों को हल्के में लिया जा रहा है, जल्दी करो। एक निश्चित भविष्यखंड से सत्य पूछने के बाद आप अवाक रह गए और अधीरता से आग्रह किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ फुल प्रूफ था, आपने आसानी से बचने योग्य मार्शल दाव संसाधनों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिन्हें वे अपने दायरे में भी सहन कर सकते थे। जल्दी से उन्हें 20 मुंह में भर दिया और आपने उनसे कहा कि वे इसके बारे में ज्यादा न सोचें, संसाधनों को तुरंत निगलें और परिष्कृत करें, उन्हें अपनी ठोस खेती में बदलें। इन संसाधनों को उनके शरीर में औषधीय शक्ति के रूप में जमा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि औषधीय शक्ति अभी भी बाहरी वस्तुओं से संबंधित है और इसे व्यक्ति की स्थिति के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाएगा। औषधीय शक्ति को वापस लाना मूल रूप से अक्षुवण मार्शल दाव संसाधनों को औषधीय शक्ति में बदलने के बराबर होगा, जिसका काफी उपभोग हो चुका है, जो कि रिटर्न टू ट्रुथ प्रभाव के लिए शुद्ध नुकसान है। फिर 60 सेकंड की दर्जनों भविष्यवाणियों में से आपने भविष्य की सत्य की ओर वापसी को चुना जहां उन्होंने सबसे अच्छी तरह से बचाया। चौथा अपडेट 337/11 वफादारी का इंजेक्शन लगाने से इनकार करना। आपने इसे एक विदाई उपहार मानते हुए उनके समूह के लिए संसाधनों की एक लहर प्रदान की। अभी के लिए आप केवल दूसरे और तीसरे क्षेत्र के इन मार्शल कलाकारों पर इस पद्धति का उपयोग करने का साहस करते हैं। आखिरकार किसी अधिपति की साधना को हवा से ऊपर उठाना, किसी सर्वोच्च के लिए ऐसी पद्धति का होना दुर्लभ नहीं है। लेकिन अगर आपको इस पद्धति का उपयोग किसी सुप्रीम पर करना है, तो आपको उसी के समान एक और अलग सीक्रेट तकनीक बनानी होगी जिसने पहले 5 दानव सुप्रीमों को तुरंत नष्ट कर दिया था। आपने मन में सोचा कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आश्चर्यों को थोड़ा थोड़ा करके उजागर किया जाना चाहिए। वर्तमान में मानव जाति अभी भी सार को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है और आप कुछ चीजों को बाद में प्रकट करने की योजना बना रहे हैं। 20 पवित्र शरीर धारकों जो जन्म देने में सक्षम थे ने आश्चर्य से अपने मुंह बंद कर लिए और अपनी आंखें खोल दी। युनशॉ, आप समझ नहीं रहे हैं, है ना? ये सर्वोच्च की शक्ति है। उन्होंने सामूहिक रूप से आपका आभार व्यक्त किया, फिर अलग हो गए। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपकी अगली मुलाकात 150 वर्षों में होगी और पवित्र युद्ध की अवधि को ध्यान में रखते हुए ये 200 वर्षों तक बढ़ सकती है और उन्हें उस दिन तक जीवित भी रहना होगा। 2942 में शिलैंग का सार आपके द्वारा भरा गया, 4.03 गुना तक पहुंच गया। अंत जोड़ने के लिए आपका अगला लक्ष्य मूल रूप से वांग जिजुन याचू सुप्रीम माना जाता था, लेकिन जब से आपको पता चला कि आप जल आत्मा कबीले जैसी संबद्ध जातियों में भी अंक जोड़ सकते हैं, मानव जाति ने अपना मन बदल दिया। आपने प्रथम मानव दानव युद्ध क्षेत्र की यात्रा की और टाइटेनियम लीप में, जो कि अग्रिम पंक्ति के बहुत पीछे एक महत्वपूर्ण गोल्डन होस्टगढ़ था, आपकी मुलाकात दी हुआंग से हुई। दी हुआंग इस वर्ष 1000 वर्ष से थोड़ा अधिक पुराना, पहले ही ऊपरी पृथ्वी सर्वोच्च के दायरे में पहुंच चुका था। निचले क्षेत्र की सोने की खदानों में 1 लाख से अधिक वर्षों के संचय ने इसके लिए अविश्वसनीय रूप से गहरी नींव तैयार की थी। 1000 साल पुराने ऊपरी पृथ्वी सुप्रीम का मतलब है कि यह कम से कम 2000 साल पुराना एक मध्य स्वर्गीय सुप्रीम होगा और निश्चित रूप से 3000 साल पुराना एक ऊपरी स्वर्गीय सुप्रीम होगा। मानव जाति के मजबूत समर्थन के साथ और एक गोल्डन होस्ट पर सीट लेने के बाद, जो एक सामान्य सुप्रीम फाइटिंग बॉडी की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था, उसे वास्तव में 5वें क्षेत्र की झलक देखने का मौका मिल सकता है। यदि इसके बेटे हे लूसी द्वारा इसकी पीठ में छुरा घोंपा नहीं गया होता, तो भविष्य में इसे निश्चित रूप से एक सच्चे राजा के नीचे सबसे मजबूत माना जाता, तुलनीय या उससे भी आगे एक शिखर। बेशक ये बेई चेंगुआन जितना अच्छा नहीं है, नहीं जियांग यांग जितना अच्छा है, ये यांग दिंगटियन जितना भी अच्छा नहीं है। ये वास्तव में एक पारंपरिक प्रतिभावान व्यक्ति है जो लगन से आगे बढ़ा और बड़ा हुआ, लेकिन उसके सबसे बड़े बेटे ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और उसे गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। हालांकि अन्य 3 अनुचित धोखेबाज आसानी से सफल रहे। वह पक्षी यांग दिंगटियन वास्तव में सहज नहीं कहा जा सकता है। यह शायद जियांग यांग के लिए पैदा हुआ एक प्रमुख साजिश मालिक है। इसकी अंतिम नियति एक सच्चा राजा बनना है और शुरुआत से ही इसका भाग्य जियांग यांग के लिए एक कदम बनना था। इस प्रकार इसका जन्म हुआ। जब से बेई चेंगुआन की 2 जोड़ियां उस अमूर्त तरीके से विलीन हो गईं, यू शॉ वास्तव में भाग्य के अस्तित्व में विश्वास करता था। दी हुआंग की आपके बारे में धारणा पहले से ही अच्छी थी। ये लंबे समय से खुद को मानव जाति का सदस्य मानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके बारे में इसकी अनुकूल राय थी, जो मानव जाति को मजबूत बना सकता है। फिर दानव जाति के घृणित तरीकों के बारे में आपकी चेतावनी और आप उसे जो सार आशीर्वाद देने वाले थे, उसने उसकी अनुकूलता को काफी ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया। जैसे ही आप टाइटेनियम लीप पर पहुंचे, इसने उत्साहपूर्वक आपका स्वागत किया। क्लाउड सुप्रीम, हम फिर मिलेंगे। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, किंग जिन। दी हुआंग की आवाज भव्य और प्रभावशाली थी। क्लाउड सुप्रीम, मैंने सुना है कि यद्यपि आप मानव जाति के बाहर मैत्रीपूर्ण दौर पर सारा आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सफलता दर प्रभावित होती दिख रही है। आप, ये सही है। वास्तव में ये सत्य की ओर लौटने के अधिक अवसरों का गबन करने के लिए एक उचित बहाना ढूंढना है और उन अवसरों का उपयोग के या अमृत लेने के माध्यम से अपने विकास में तेजी लाने के लिए करना है। सोने का राजा एक पल के लिए चुप हो गया, उसका स्वर कुछ अजीब हो गया। हालांकि मैंने वाटर किंग से सीखा कि कुछ विशेष तरीके प्रतीत होते हैं जो धीरे धीरे आशीर्वाद की सफलता दर को बढ़ा सकते हैं।
जैसा कि आपने अचंभे में देखा, दी हुआन की शुद्ध सोने की उंगलियों में से एक विकृत हो गई, जो अवर्णनीय चीज में बदल गई। हालांकि इसका शरीर सोने से बना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसे हर समय कठोर ठोस होना था। दी हुआन तुरंत अपने शरीर को बहते हुए तरल सोने में बदल सकता था। अब थर्मस कप जैसे उपकरण में, जिसमें उसकी उंगली बदल गई थी, तरल सोना बह रहा था, जो सभी प्रकार की अजीब आकृतियां ले रहा था। आप पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। दी हुआन ने इत्मीनान से कहा, यह इष्टतम तारांकन है जिसे मैंने पूरे नेटवर्क से जानकारी को मिलाकर बनाया है। आशीर्वाद के अवसरों का अधिक कुशलता से उपयोग करने और अनावश्यक बर्बादी को रोकने के लिए क्लाउड सुप्रीम, कृपया शर्माएं नहीं, इसका उपयोग करें। इसने उस सुनहरी उंगली को, जो आंतरिक रूप से छटपटा रही थी और मत रही थी, आपकी ओर बढ़ा दिया। मानव जाति के लिए, भविष्य के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप वफादारी दिखाने का समय आ गया है। दी हुआन में वफादारी के जीन को सख्ती से इंजेक्ट करें। यू शॉ ने परेशानी की परवाह न करते हुए शो का आनंद लिया। ये वह जूसिंग कप है जिसे दी हुआन ने आपके लिए सावधानी से चुनने के लिए पूरे नेटवर्क पर कड़ी मेहनत से खोजा। ये जानना महत्वपूर्ण है कि स्पिरिट रेस का वास्तव में कोई लिंग नहीं है और दी हुआन भी वही है। इसके 20 बच्चे सभी आध्यात्मिक शरीर हैं जो इसके शरीर से अलग होकर गिर गए। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मानव जाति समाज में लंबा समय बिताने के बाद उसका व्यक्तित्व पुरुषत्व की ओर अधिक झुक गया। क्षण भर के लिए आप इस संदेश को दी हुआन को इनपुट करना चाहते थे। दी हुआंग, अब से भूल जाओ कि आप सोने के राजा हैं। दी हुआंग और एक बिल्ली लड़की का किरदार निभाओ। ये बहुत स्वर्ग विरोधी है। आपने शीघ्र ही उपरोक्त विचारों को अस्वीकार कर दिया और उन्हें अपने मन से मिटा दिया। मैं यह नहीं कर सकता, मैं सचमुच यह नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को अपनी निचली रेखा नहीं खोनी चाहिए। आपने इसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मानव जाति के साथ इसके अत्यंत घनिष्ठ संबंध के कारण इसकी सफलता दर स्वाभाविक रूप से जल आत्मा कबीले की तुलना में अधिक थी, जो मानव जाति के काफी करीब है। इसलिए तारांकन के लिए वास्तव में इसकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। केंद्रित बिंदु आवंटन वाले उन व्यक्तियों के लिए जो एक वर्ष में 30 से 40 आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भले ही आपका आशीर्वाद विफल हो गया हो, आप क्षतिपूर्ति के लिए अपने स्वयं के मोड़ का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि वे नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। जब उन लोगों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हर 10 साल में केवल एक मौका मिलता है लेकिन सारा आशीर्वाद प्राप्त करने में असफल रहे क्योंकि आपने इसे यथार्थवादी दिखने में विफल कर दिया है, तो आप ऋणी महसूस करेंगे और अपने स्वयं के आवंटित अवसरों में से एक को छोड़ देंगे। लेकिन केंद्रित बिंदु आवंटन वाले उन लोगों के लिए जो हर साल किए गए दर्जनों एसेंस आशीर्वादों में से केवल 2 या 3 बार विफल रहे, आप ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा नहीं देने के साथ रह सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एक अवसर के लिए 10 वर्षों तक कड़वाहट से इंतजार किया लेकिन वह असफल हो गया, बनाम कोई ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ष में 30 या 40 अवसरों में से 1 या 2 बार असफल हुआ। हालांकि समग्र परिणाम एक जैसा लग सकता है, जब व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाता है तो भावना पूरी तरह से अलग होती है। 338 युद्ध क्षेत्र विचार। आप मूल रूप से दी हुआन को 60% सफलता दर बताने जा रहे थे। गुप्त रूप से इसके 40 वार्षिक आशीर्वादों में से 16 को आपके लिए मुफ्त में मार्शल आर्ट संसाधन प्राप्त करने के अवसरों में बदल देंगे, जिससे आपकी साधना की गति बढ़ जाएगी। लेकिन अब आपको डर था कि बहुत कम सफलता दर के कारण वह आप पर उसकी मदद करने के लिए दबाव डालेगा, इसलिए आपने बड़ी मुश्किल से सफलता दर को 80% तक बढ़ा दिया और केवल 8 को गुप्त रूप से लेने में सक्षम हुए। इन 8 बार की औषधीय शक्ति को अवशोषित करने से प्राप्त खेती एक वर्ष के लिए अन्य सामान्य मार्शल आर्ट संसाधनों के उपभोग से प्राप्त विकास मूल्य के बराबर है। आपकी उन्नति की गति दोगुनी हो जाएगी। 2946 में आप 91 वर्ष के थे, आपका सार 41.07 गुना था और आप लोअर अर्थ सुप्रीम तक आगे बढ़े। मूल्य 460 गुना तक पहुंच गया। मानव जाति का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च शिलैंड मूल रूप से केवल 480 गुना के आसपास था और वह अपने शक्तिशाली पवित्र शरीर द्वारा प्रदान किए गए 9 गुना से भी अधिक गुना की गिनती कर रहा था। ऊपरी आकाश रैंक का एक छद्म राजा केवल 625 गुना है। दानव जाति को यह भी नहीं पता है कि उनके पास अभी तक इस रैंक के 4 क्षेत्र हैं या नहीं। अब यहां तक कि शिलैंड भी अपने 4 गुना एसेंस के साथ मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। तुमने आह भरी। आपने एक समय शिलैंड को बहुत सम्मान दिया था, जिससे वह वर्तमान किंग डोमेन में राजा के अधीन निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत बन गया। लेकिन अब आपने व्यक्तिगत रूप से बनाए गए सबसे मजबूत को दबाते हुए उसे फिर से पीछे छोड़ दिया है। यून शॉ, वैसे भी चाहे तब हो या अब, मैं ही हमेशा अद्भुत हूं और यही मायने रखता है। 2951 में दी हुआन का सार 3.95 गुना तक पहुंच गया। उसी वर्ष जूलिंगर अंततः ओवरलॉर्ड के लिए आगे बढ़े। पिछले अनुकरण में उसका राक्षसी पवित्र शरीर असंख्य परिवर्तन स्वर्गीय आत्मा शरीर में विकसित हुआ। उसकी मानसिक ऊर्जा 9 बार स्थिर हो गई और उसने अपनी उपस्थिति को बदलने के लिए एक नई आकार बदलने की क्षमता भी प्राप्त की। इस बार भावुक पवित्र हृदय, एक विशेष सहायक पवित्र शरीर, भावुक अनुनाद शरीर में विकसित हुआ। विशिष्ट प्रभाव अभी भी भावनात्मक तीव्रता के आधार पर मानसिक ऊर्जा को 1.3-9 गुना तक बढ़ाना है। हालांकि इसमें एक अतिरिक्त प्रतिबंध है। सेंटिमेंटल सेक्रेड हॉट किसी भी प्रकार की भावना का उपयोग कर सकता है, लेकिन सेंटिमेंटल रेजोनेंस एक विशिष्ट व्यक्ति पर निर्देशित भावना होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि जूलिंगर की मानसिक ऊर्जा विकिरण सीमा के भीतर उसकी भावना के अनुरूप व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। आप जानते थे कि उसका पवित्र शरीर आपके लिए पैदा हुआ था और इसका सहायक प्रभाव भी आपके लिए बनाया गया था, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह आपके लिए बेकार था, क्योंकि सेंटिमेंटल रेजोनेंस के मानसिक ऊर्जा प्रवर्धन की गणना स्वयं सेक्रेड बॉडी उपयोगकर्ता पर उपयोग किए जाने पर कई गुना की जाती है, लेकिन दूसरों की सहायता करते समय अतिरिक्त रूप से की जाती है। जूलिंगर की मानसिक ऊर्जा आमतौर पर 8 गुना या उससे ऊपर बनी रहती है। यदि आप केवल हेवन ग्रेड होते तो उसके बगल में होने का मतलब 40 गुना हेवन ग्रेड जोड़ 1 गुना ओवरलॉर्ड स्तर पर मानसिक ऊर्जा होती, जो काफी बढ़ जाती। लेकिन अब आप 500 गुना सुप्रीम है। 8 गुना नवोन्नत अधिपति की मानसिक ऊर्जा की तो बात ही छोड़ दें, भले ही इसे 80 गुना सर्वोच्च तक बढ़ा दिया जाए, फिर भी यह आपके लिए एक मामूली बात होगी। इसलिए इस पवित्र शरीर पर आपका दृष्टिकोण यह है, भावना की सराहना की जाती है, लेकिन इसका उपयोग करने का सवाल ही नहीं उठता। युद्ध के दौरान किसी को अपने साथ ले जाना आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो अत्यधिक सूक्ष्म प्रबंधन के लिए भविष्य की भविष्यवाणी पर निर्भर करता है, अपने आप पर बेड़ियां डालने जैसा है, जिससे गलती की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। शायद अब आप एक सच्चे राजा के अधीन सबसे मजबूत हैं और यहाँ तक कि शीर्ष स्तरीय प्राइमल डेमन बॉडी और डेमन गॉड ट्रू बॉडी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अभी भी उन 2 प्रकार के मेच को हरा सकते हैं। तुमने धीरे से नजरें ऊपर उठाई। दी हुआन को बढ़ावा देने के बाद आपने कुंग युआन से जूलिंगर की उन्नति के बारे में भी सीखा, लेकिन आपके मन में जो था उसकी तुलना में ये सब छोटी मोटी बातें थीं। अब आप प्रथम मानव दानव युद्ध क्षेत्र के गहरे पिछले हिस्से में मंडराते हैं। आप हाकी बैंड के शीर्ष पर चढ़ते हैं। आपकी आंखों के सामने एक लाल काला युद्ध क्षेत्र है जो लगभग 10 मिलियन ली लंबा और 6 मिलियन ली चौड़ा है। आपकी दृष्टि पहाड़ों के इस विस्तार, इस युद्ध क्षेत्र और पहाड़ों पर मौजूद दूसरे क्षेत्र और उससे ऊपर के करोड़ों प्राणियों के ऊपर से गुजरती हुई प्रतीत होती है और इस क्षण में होने वाली अनगिनत लड़ाइयों के ऊपर से भी गुजरती हुई प्रतीत होती है। वह दिशा दानव भूमि है। आप बहुत बहुत देर तक देखते रहे क्योंकि आप सोच रहे थे कि कब जाना है।
मैं एक सच्चे राजा को मारना चाहता हूँ। आपका तात्पर्य उस प्रकार से था जहाँ आप पूरी तरह से खुद पर भरोसा करते थे। एक दानव राजा को मारना कुछ हद तक कठिन होगा, क्योंकि वह ब्लैक ड्रैगन दानव राजा एक भाग्य सच्चा राजा है। वह आमतौर पर बाहर नहीं जाता है और दो मानव राजाओं की तरह हमेशा एक सील में रहता है, भारी सुरक्षा वाले दानव कोर्ट में रहता है। बाहर से प्रवेश करने और अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास निश्चित रूप से 1 मिनट में संभव नहीं होगा। दोनों समुद्री राजा संभवतः एक जैसे हैं। इसके अलावा आप ये भी नहीं जानते कि वह मरफोक और जल दानव भगवान कहाँ छिपे हुए हैं। अनंत सागर बहुत विशाल है। आपकी वर्तमान मानसिक ऊर्जा विकिरण सीमा केवल कुछ दसियों हजार ली है, जो समुद्री जल में केवल कुछ दसियों हजार ली की जांच करने में सक्षम है, और इससे भी बदतर भूमि के विरुद्ध केवल कुछ हजार ली की जांच करने में सक्षम है। यदि उन दो समुद्री राजाओं को धरती में हजारों ली गहराई में दफनाया गया था, तो आपको लगा कि आप वास्तव में उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। भले ही आपने भविष्य की भविष्यवाणी को प्रति सेकंड हजारों बार सक्रिय किया हो और बेतहाशा धरती में खोदा हो, फिर भी आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए एकमात्र सच्चे राजा जिन्हें आप वास्तव में मार सकते थे वे थे शैतान राजा और काला कछुआ। काले कछुए ने कम से कम पिछली बार सक्रिय रूप से हमला नहीं किया था, इसलिए आपने इसे बाद के लिए बचाने का फैसला किया। आपका पहला लक्ष्य शैतान राजा था। मानव जाति सक्रिय रूप से 3100 में फिर से एक पवित्र युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वे नहीं जानते कि दानव जाति ने इसे 100 साल पहले शुरू करने का फैसला किया है। हमेशा निष्क्रिय रहना मजेदार नहीं है। आपने चुपचाप एक हिस्से को अग्रिमपंथी क्षेत्र की ओर बढ़ा दिया। सर्वोच्च क्षेत्र में मानसिक ऊर्जा में वृद्धि सच्चे सार की तुलना में बहुत कम है। आपकी समग्र युद्ध शक्ति को 40 गुना बढ़ाकर केवल आपको एक ऊपरी स्वर्गीय सुप्रीम के करीब लाया गया, लेकिन इस पृथ्वी सुप्रीम की मानसिक ऊर्जा को 40 गुना बढ़ाने से, जो हजारों ली के क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त है, पहले से ही एक सुप्रीम पैरागॉन को पार कर गया था। जब आप इस युद्ध क्षेत्र में मानव जाति की मुख्य रक्षात्मक रेखा से अभी भी दसियों हजार ली दूर थे, तो आरक्षित क्षेत्र में आपकी मानसिक ऊर्जा पहले ही ऊंची दीवारों और किलों को 1 लाख ली से आगे पार कर चुकी थी, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से विशाल क्वार्टर गोलाकार का निर्माण हुआ। वहां लाल लोहे के पहाड़ थे। आप अपनी मानसिक सीमा के भीतर अनगिनत आभाओं को महसूस कर सकते हैं। उनके रक्त क्यूई की ताकत और मूल क्यूई आभा के अनुपात के आधार पर आप आसानी से विभिन्न जातियों के बीच अंतर कर सकते हैं। आप रिजर्व क्षेत्र में खड़े थे। आपकी नजर ओरिजिन एनर्जी के काफिले पर टिकी हुई थी। ड्राइविंग एक महान ग्रैंड मास्टर था और वाहनों में बड़ी मात्रा में उच्च घनत्व वाले संपीड़ित युवान क्रिस्टल ब्लॉक थे। काफिले के सिर, मध्य और पीछे एक इनेट एस्कॉर्ट था ताकि रक्षापंथी को तोड़ने वाले अलग अलग दानव जाति के सदस्यों का सामना करने से रोका जा सके। आगे एक तरफ हटो, ग्रेट ग्रैंड मास्टर आप पर चिल्लाए। आपने उन्हें सिर हिलाया और एक तरफ हट गए। इस सेना द्वारा पहुंचाए गए संपीड़ित युवान क्रिस्टल ब्लॉक युद्ध क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण थे। युद्ध क्षेत्र में ओरिजिन क्यूई की खपत भयावह थी। बड़ी संख्या में फॉर्मेशन और ओरिजिन एनर्जी की विशाल तोपें रिचार्जिंग के लिए स्वर्ग और पृथ्वी में मुक्त ओरिजिन क्यूई इकट्ठा करने के लिए ओरिजिन गैदरिंग फॉर्मेशन पर भरोसा नहीं कर सकती थी। भले ही स्वर्ग और पृथ्वी के इस छोटे से क्षेत्र को सूखा दिया जाए, ये पर्याप्त नहीं होगा और गति भी कायम नहीं रह सकेगी। 339 अब जियो जिनको देख रहे हैं, हमें लगातार पीछे से इन संपीड़ित ओरिजिन क्यूई ब्लॉकों का उत्पादन करना चाहिए और उन्हें आगे की पंक्तियों तक पहुंचाना चाहिए। उपकरणों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में सेवा करने के अलावा उनमें से बड़ी संख्या को ओरिजिन क्यूई में अपनी ऊर्जा को भंग करने के लिए फैलाव संरचनाओं में भी खिलाया जाता है, जिसे बाद में बेलोस फॉर्मेशन का उपयोग करके फ्रंट लाइन युद्ध क्षेत्रों में उड़ा दिया जाता है। युद्ध क्षेत्र में ओरिजिन क्यूई की उच्च सांद्रता के साथ मार्शल कलाकारों के लिए चोटों से उबरने और अपनी ओरिजिन क्यूई को बहाल करने के लिए इसे अवशोषित करना आसान होता है, और हेवन ग्रेड मार्शल आर्टिस्टों के लिए मुक्त ओरिजिन क्यूई को जुटाना आसान होता है, जिससे अधिक युद्ध शक्ति प्राप्त होती है। परिवहन काफिले जमीन से धूल की एक महीन धुंध उठाते हुए आपके पास से गुजरे। युद्ध क्षेत्र रक्षा रेखा के जितना करीब था, उतने ही अधिक ओरिजिन एनर्जी वाहन प्रतिदिन आते जाते थे। पहाड़ी रास्ते से फ्लैगस्टोन रोड पर संक्रमण करते समय उन्हें अपने पहियों को धोने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में गंदगी के ढेर स्वाभाविक रूप से सड़क के किनारे गिर गए, बार बार कुचले गए और धूल में बदल गए। वैसे क्या उन्होंने रेलवे बनाने और ट्रेनों के संचालन पर विचार किया है? आप काफिले की पूंछ से उठे धूल के बादल को देखते रहे, जो अभी तक शांत नहीं हुआ है। आपका दिमाग मल्टीटास्किंग कर रहा है। आपके ध्यान का दूसरा हिस्सा रक्षा रेखा से परे के क्षेत्र पर था। असंख्य जनजात और स्वर्ग ग्रेड मार्शल कलाकार दानव जाति से लड़ते हुए, चाहे लाभ प्राप्त कर रहे हों, नुकसान में पड़ रहे हों, या यहाँ तक कि मौत से बाल बाल बच रहे हों, अचानक उन्होंने पाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी इस समय लगातार गलतियां कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग गुप्त हमले के कारण लड़खड़ा गए थे, दूसरों को अचानक चोटें आई जैसे कि किसी अदृश्य को हानि से मारा गया हो, और कुछ को अचानक स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई द्वारा रोक दिया गया, जिससे लड़ने वाले मार्शल कलाकार को आगे बढ़ने और अंतिम झटका देने की अनुमति मिली। युद्ध क्षेत्र से भागते समय कुछ अकेले दूसरे दायरे के दानव जाति के सदस्य या छोटे दानव जाति के दस्ते अचानक पृथ्वी की उठी हुई परतों से घिर गए और निगल गए, और नर्म मिट्टी उनके सिर को छेदने वाले तेज ब्लेड में बदल गई। आप इत्मीनान से पीछे के इलाके में टहल रहे थे। उन घटनाओं का आपसे कोई लेना देना नहीं था। आपकी संलिप्तता का सबूत कौन पा सकता है? हालांकि मैं अब एक परमाणु बम की तरह हूं, मैं कभी कभी किनारे पर थोड़ा सा खेलता हूं। कौन मुझ में दोष निकाल सकता है? चूंकि बड़ी संख्या में राक्षसों की लाशें जमीन के नीचे दबी हुई थी, आप उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहते थे। आपने अपनी उंगलियां तोड़ दी और कूंग युवान को प्रथम मानव दानव युद्ध क्षेत्र के क्षेत्रीय नेटवर्क पर पोस्ट कर दिया। इसने विशाल युद्ध क्षेत्र के युवा मार्शल कलाकारों को सूचित किया कि कई दानव जाति की लाशें रक्षापंथी के सामने 1 लाख ली के भीतर गहरे भूमिगत दबी हुई थी। इनमें इनेट ग्रेड, हेवन ग्रेड और यहां तक कि कुछ प्रारंभिक चरण के हेगमोन स्तर के दानव रेस के शब्द भी शामिल थे। युद्ध क्षेत्र में इन मार्शल कलाकारों के लिए, जो मुख्य रूप से दूसरे क्षेत्र में थे, उन्हें खोदना एक लाभ था। कुछ लाभ दशकों के प्रयास को भी बचा सकते थे। जाओ, मैंने सभी दानव जाति की लाशों को वहां दफना दिया है। महान खुदाई युग आ गया था। आपकी वजह से लाश खोदने के उन्माद की एक संक्षिप्त लहर रक्षापंथी के सामने के छोर पर बह गई। महीनों बाद कई मार्शल कलाकार अभी भी रक्षापंथी के सामने खुदाई कर रहे थे, इस भूमि को एक बार जोतने के बाद। आपको आखिरी सिमुलेशन अध्याय 206/212 याद आया, जहां यांग दिंगटियन की आपकी हत्या ने यांग बर्ड रेस को पागल कर दिया, प्राइमोरियल याओ बॉडी को मिलियन पर्वतों में चला दिया। वहां के बाहरी क्षेत्रों में इसने थंडर सम्राट डाओ बॉडी के साथ एक झटका का आदान प्रदान किया, जिससे परिधि में हजारों ली का बेसिन बन गया। संघर्ष ने एक मानव याओ निर्मित गैर प्राकृतिक खनन क्षेत्र का निर्माण किया, जहां यान फायर और थंडर ओरिजिन क्यूई ने ओरिजिन एनर्जी टकराव के कारण भारी मात्रा में उच्च ऊर्जा ओरिजिन क्रिस्टल का गठन किया। इसके बाद के दशकों में कुछ प्रथम रियल मार्शल कलाकार अभी भी ओरिजिन क्रिस्टल्स की खदान के लिए वहां गए और एक ऐसा पेशा बनाया जिसने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया। और अब तुम भी वही कर रहे थे। सिर्फ एक विचार के साथ आपने रक्षापंथी के बाहर 1 लाख ली के क्षेत्र को उल्टा कर दिया। 10,000 से अधिक इनेट और हेवन ग्रेड मार्शल कलाकारों को कई महीनों तक व्यस्त रहने के लिए आकर्षित किया, और उनमें से कई के लाभ ने इन कुछ महीनों के प्रयासों को सार्थक बना दिया। 2956 में चू हेशांग ने अपने स्वयं के प्रयासों और आपकी कुछ छिपी हुई मदद के माध्यम से हेगमोन दायरे तक अपनी लड़ाई लड़ी। उसी वर्ष बेई चेंगुआन पहले ही लेट स्टेज हेगमोन दायरे में आगे बढ़ चुके थे।
2958 में आपने बेई चेंगुआंग, चू हेशांग और अन्य लोगों के लिए सार की एक और लहर जोड़ने के लिए समय लिया। अर्थ येलो एसेंस 6.1 गुना तक पहुंच गया, जो कि आपके द्वारा इसके लिए निर्धारित ऊपरी सीमा थी। इसके बाद आपने किंग सुप्रीम में अंक जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 2965 में आप 5वें मानव दानव युद्ध क्षेत्र में गए और चू सुप्रीम में अंक जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। 2972 में आप जिन सुप्रीम में अंक जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूसरे मानव दानव युद्ध क्षेत्र में गए थे। जिन सुप्रीम, पूरा नाम जिन लियांग, एक मध्य स्तरीय पृथ्वी सुप्रीम था। वह पहला सुप्रीम था जिसका सामना आपने लगातार पुराने यूनिजों के बीच किया था और मानव जाति सुप्रीमों के बीच ताकत के मामले में शीर्ष रैंकिंग वाले सुप्रीमों में से एक था। उनका पवित्र शरीर ग्रेट सन यांग बॉडी 9 फुल बैटल बॉडी के बराबर था, जो 7 गुना युद्ध शक्ति गुणक प्रदान करता था। सभी बातों पर विचार करने पर वह 250 गुना युद्ध शक्ति के साथ एक दुर्जय सर्वोच्च व्यक्ति थे, जो संपूर्ण मानव जाति में शीर्ष 5 में से एक थे। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन चिल्ला सकते हैं। जब मैं अभी तक सुप्रीम नहीं बना था, तो मेरी दृष्टि संकीर्ण थी। मैं जिन सुप्रीम को कुएं में मेढक की तरह चंद्रमा की ओर देखता हुआ देखता था। अब जबकि मैं एक सर्वोच्च व्यक्ति हूं, लिटिल जिनसी, देखना एक पीढ़ी के मेघ सम्राट को नारंगी सिर देखने जैसा है। बोलने के बाद आपने अपनी हथेली के नीचे जिन सुप्रीम को अपनी आंखें चौड़ी करते हुए देखा, उसके गोल मटोल चेहरे पर भ्रम का एक संकेत था। आप शांति और स्पष्टता से मुस्कुराए, सच्चाई पर लौटें। 2973 में आप एक किले के ऊपर खड़े थे, हेवनली नेट बैटल बॉडी को युद्ध के लिए जाते देख आश्चर्य से अपनी जीभ चटका रहे थे। हेवनली नेट बैटल बॉडी में आमतौर पर एक -2 गुना युद्ध शक्ति होती है, जो केवल सबसे कमजोर छद्म राजाओं या दानव रेस के दावत और याओ रेस के याओ टाइप से निपटने के लिए पर्याप्त है। वह व्यक्ति, वह कौन सा था? ओल्ड 9, मुझे लगता है उन्होंने एक बार हेवनली नेट बैटल बॉडी का मुख्य संचालक बनने और मेचा चलाने का आनंद लेने के बारे में कल्पना की थी। फिर भी मेरा शुरुआती बिंदु वह अंतिम गंतव्य था जहां ओल्ड 9 जीवन भर के प्रयास के बाद भी कभी नहीं पहुंच सका। अपनी जड़ें भूल गए। आपने इस युद्ध क्षेत्र में ओल्ड 9 के अनुभवों को याद किया, शीज़िकी द्वारा उजागर किया जाना, जिन सुप्रीम द्वारा बांधा जाना और प्रशिक्षण शैली की खेती के अधीन होना और बाद में कांटेदार शैतान राजा का हस्तक्षेप। इसके बारे में बोलते हुए जिन सुप्रीम की ताकत के साथ वह अब मानव दानव युद्ध क्षेत्र में लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सिर्फ एक सजावट थी। वह लापरवाही से उन कमजोर छद्म राजाओं का वध नहीं कर सकता था, लेकिन वह महत्वपूर्ण लोगों और घटनाओं की रक्षा के लिए आपात स्थिति में दिखाई दे सकता था। उदाहरण के लिए यूजीयू, जिसने तुरंत 6 फुल बैटल बॉडी प्रदर्शित की। अधिकांश दूसरे दायरे के पवित्र निकायों में केवल 2-3 पूर्ण की ताकत थी और वे शुद्ध संख्यात्मक पवित्र निकाय नहीं थे। 2 गुना लड़ाकू शक्ति गुणक प्रदान करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। लेकिन 6 फुल बैटल बॉडी पूरे 6 बार थी। यदि पवित्र शरीर ब्रेकथ्रू के साथ विकसित हुआ, तो ये तीसरे क्षेत्र में 10 गुना से अधिक और चौथे क्षेत्र में 20 गुना तक बढ़ सकता है। अब आप व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ एक उच्च पद पर खड़े हैं। यूजीयू के अनुभवों पर विचार करते हुए, हालांकि आपकी धारणा केवल उन संक्षिप्त पाठों की थी और आपको विशिष्ट यादें विरासत में नहीं मिली थी, आपके द्वारा सीखी गई आंतरिक जानकारी पहले ही ओल्ड 9 से आगे निकल चुकी थी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका अनुभव किया था। 340 दानव पारिस्थितिकी। उस समय यूजीयू को प्रशिक्षण में सच्चा राजा बीज माना जाता होगा। अपने पवित्र शरीर और अपने दायरे के अनुपात के साथ जो उसने तब प्रदर्शित किया था, जब वह एक सच्चा राजा बन जाता है तो उसकी युद्ध शक्ति 30 से 40 गुना तक बढ़ सकती है। मानव जाति के 2 वर्तमान सच्चे राजा केवल 10 बार हैं और याओ जाति के ब्लैक ड्रैगन सच्चे राजा केवल 20 बार हैं। वहां समुद्री रेस का वह छिपा हुआ मर्मन सच्चा राजा भी है। युन शॉ ने आगे कहा, अंतिम सिमुलेशन से मिली जानकारी के अनुसार ये 2 महान समुद्री राजाओं का नेता है। यहां तक कि ब्लैक ड्रैगन डेविल किंग से थोड़ा अधिक मजबूत है, जो इसे ब्लैक टोटोइस के नीचे ग्रीन डोमेन का पहला राजा बनाता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि काला कछुआ कितना मजबूत था। ये 50,000 वर्षों से ग्रीन डोमेन में था, इसलिए भले ही यह प्रारंभ में ट्रू किंग के प्रारंभिक चरण में था, इसे अब तक मध्य चरण तक पहुंच जाना चाहिए था। यू शॉ ने रूढ़िवादी रूप से 1 से 200 बार स्पाइन डेविल ट्रू किंग होने की अपनी ताकत का अनुमान लगाया। इसलिए 30 से 40 गुना अधिक शक्ति वाले भविष्य के सच्चे राजा के लिए, भले ही मानव राजाओं में से एक, जू शुआंगहुआ अपने जीवनकाल के अंत तक पहुंचने में अभी भी 2000 साल बाकी थे, जिसका अर्थ है कि आप केवल 2000 वर्षों के बाद ही सच्चे राजा के रूप में पदोन्नत होंगे। अन्य सच्चे राजाओं की तुलना में 2000 साल कम जीवित रहेंगे, जिन्होंने इसे कुछ 100 साल की उम्र में हासिल किया था। लेकिन 30 से 40 गुना का गुणक किसके लायक है? इस प्रकार जब यूजीयू हेवनली नेट बैटल बॉडी के साथ मानव जाति के मुख्य शहर डेविल सेपरेशन एबिस की सहायता के लिए निकला, लेकिन उसे राजा जिया द्वारा घात का सामना करना पड़ा। सुप्रीम जिन ने एक शक्तिशाली सुप्रीम के रूप में किले को छोड़ने और मानव जाति के भविष्य के अजय सच्चे राजा की खातिर अपने बचाव के लिए दौड़ने का फैसला किया। अध्याय 149। वह एक नस्लीय इक्का था। उस समय उसका कदम पहले से ही कुछ हद तक नियमों के विरुद्ध था, इसलिए उसका इरादा केवल आपकी रक्षा के लिए राजा जिया और अन्य राक्षसों को घायल करना था। लेकिन वीर वाला शैतान सच्चा राजा प्रकट हुआ। स्पाइन डेविल ट्रू किंग एक पवित्र युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने केवल सुप्रीम जिन को खदेड़ दिया और यूजीयू को ले लिया। दूसरे क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट, चाहे उसका भविष्य कितना भी विशाल क्यों न हो, वह अभी भी भविष्य है। यूजीयू सुप्रीम जिन के लिए कदम उठाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन पवित्र युद्ध शुरू करने के लिए उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक सच्चे राजा के लिए उसके लिए कोई कदम उठाना तो और भी कम है। यदि एक मानव जाति का भाग्य सच्चा राजा दानव भूमि पर आक्रमण करता और एक शैतान राजा से लड़ता, भले ही यूजीयू को अंत में सुरक्षित रूप से वापस लाया जाता, खोया हुआ भाग्य 10 सर्वोच्च बनाने के लिए पर्याप्त होता। एक दूसरे क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए 10 सुप्रीमों का आदान प्रदान करना, जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है और केवल सबसे मजबूत सच्चा राजा बनने की क्षमता रखता है। यदि यह आप होते तो आप भी इच्छुक नहीं होते। निस्संदेह शर्त यह है कि दूसरा क्षेत्र आपसे परिचित न हो। वर्ष 2980 में सुप्रीम जिन का सार अपनी सीमा तक पहुंच गया और सौंपा जाने वाला अगला सुप्रीम सॉन्ग था। वर्ष 2981 में आप 126 वर्ष के हैं। 41.42 गुना के सार के साथ आपको मध्य स्तरीय पृथ्वी सर्वोच्च में पदोन्नत किया गया है। आपका मूल मान 25 गुना है और आपके सार के साथ यह 1035 गुना हो जाता है। हाई टियर हेवन ग्रेड के लिए आधार मूल्य लगभग 625 गुना है। दूसरी ओर एक सर्वोच्च सुप्रीम 6250 गुना है। लेकिन इतना मजबूत सुप्रीम वर्तमान में ग्रीन डोमेन में मौजूद नहीं है। शिलेन ने आपको पहले जो बताया था उसके अनुसार मानव, दानव और याओ नस्ल के सबसे मजबूत सर्वोच्च केवल उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड के करीब हैं और मानव जाति और याओ जाति को भी पवित्र शरीर या रक्त रेखा बोनस के लिए खाते की आवश्यकता है। अब मानव जाति के उच्च सार सुप्रीमों के अलावा एकमात्र चीज जो आपसे आगे है वह सुप्रीम बैटल बॉडी जैसे बाहरी उपकरण है। मानव और याओ जातियों में वह ताकत नहीं है और जबकि दानव जाति बड़ी मात्रा में रक्त भोजन खाकर अपनी शक्ति बढ़ा सकती है, उनकी भी सीमाएं हैं। उनके 3 महान शैतान राजा प्रतिबंध लगाते हैं। दानव जाति 3 सच्चे राजाओं की निरंतर संख्या बनाए रखती है। जब उनमें से एक गिर जाएगा तभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, जिससे दानव भूमि में कई छद्म राजाओं को खुद को मुक्त करने और राजा विवाद पर शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी।
वे साथ ही आदिवासियों पर मनमाने हमले करने से रोकते हैं। ये प्रतिबंध दूसरे दायरे में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे चलकर यह और अधिक सख्त हो जाता है। इसलिए दानव जाति को गैर पवित्र युद्ध काल के दौरान स्वर्ग श्रेणी के छद्म राजाओं का उत्पादन करना मुश्किल लगता है। शेष स्वर्ग श्रेणी और पृथ्वी श्रेणी वाले सभी लगभग 1000 साल पहले पवित्र युद्ध के दौरान उत्पन्न हुए थे। जहां तक छद्म राजाओं की बात है, जिन्होंने अधिक प्राचीन पवित्र युद्धों का अनुभव किया, उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वर्तमान दानव जाति का सबसे कम उम्र का सैवेज डेविल सच्चा राजा वह था जिसने लगभग 2000 साल पहले किंग कंटेशन फीस्ट के दौरान उस युग के सभी दानव जाति के राजाओं को नष्ट कर दिया था, पूरे दानव भूमि के आधे से अधिक हिस्से को खा लिया था और इस तरह अपने मूल मध्य स्तरीय स्वर्ग श्रेणी से एक राजा तक चढ़ गया था। दूसरे शब्दों में, वर्तमान दानव जाति के छद्म राजाओं का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में 2000 साल से कम पुराना है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के अधिकांश दानवों को सैवेज डेविल ट्रू किंग ने पहले ही खा लिया था, जो उनके 5वें दायरे की उन्नति के लिए संसाधन बन गए थे। युनशॉ को लगा कि दानव जाति भी काफी दयनीय थी। डेमन रेस टू किंग्स का औसत जीवनकाल 10,000 वर्ष होता है। वे लगातार सक्रिय रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मानव राजाओं की तरह 12,000 साल तक जीवित नहीं रहते। दानव जाति की बुनियादी पारिस्थितिकी क्षेत्र को बनाए रखने के लिए और अपने अधीनस्थों को मानव और याव जाति के भाग्य राजाओं द्वारा जबरन बदले जाने से रोकने के लिए अधिकतम 3 शैतान राजा ही हो सकते हैं। इस तरह से गणना करने पर औसतन हर 3300 वर्षों में एक शैतान राजा की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद एक उन्मत्त राजा विवाद पर्व शुरू होता है, जो दानव भूमि के आधे से अधिक हिस्से को नष्ट कर देता है। युशॉ कल्पना भी कर सकता है, जब एक शैतान राजा का पतन होता है, तो दानव जाति एक अस्थायी संघर्ष विराम और बंद स्थिति में प्रवेश करती है, जिसमें सैकड़ों छद्म राजा एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ तक कि वे संपूर्ण दानव जाति भूमि पर भी उपद्रव करेंगे, जनजातियों और शहरों का कत्लेआम करेंगे, सबसे मजबूत एपेक्स दानव के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए गू जैसे लोगों को खड़ा करेंगे। अंत में यह अजय छद्म राजा, जिसकी नींव दानव भूमि में उसके 90% साथी आदिवासियों द्वारा लगभग पूर्णता तक पहुंचा दी गई है, फिर गिरे हुए शैतान राजा के अवशेषों का उपभोग करता है, जिससे उसे 5वें क्षेत्र के सच्चे राजा पर आक्रमण करने की अनुमति मिलती है। युशॉ ने भी संक्षेप में सोचा था, शेष 2 शैतान राजा गिरे हुए शैतान राजा के अवशेषों पर एकाधिकार क्यों नहीं रखते हैं, या चूंकि 3 शैतान राजा स्थिर क्षेत्रों वाले सच्चे राजा हैं, वे उनका समर्थन करने के लिए संपूर्ण दानव भूमि का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। मुख्य कारण यह है कि दानव जाति के सदस्य के 5वें क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद उनके शरीर के भीतर अंतर्निहित कोड प्रकट होता है, जिसे उनका दूसरा गुड ब्रेन वॉशिंग के रूप में संदर्भित करता है। हालांकि कुछ राक्षसों का मानना है कि यह राक्षस पूर्वज का आह्वान है। ऐसे बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी शैतान राजा जो दानव पूर्वज की विरासत को स्वीकार करने के लिए गया है, वह कभी भी ग्रीन डोमेन में वापस नहीं आया है। युशॉ को यह बात क्यों पता थी, जिसका उल्लेख सिम्युलेटर ने भी नहीं किया था। इसे ग्रीन डोमेन की वर्तमान स्थिति से देखा जा सकता है। यदि कोई शैतान राजा वास्तव में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस लौटा होता, तो काले कछुए द्वारा संरक्षित याओ रेस का भाग्य अनिश्चित हो सकता था, लेकिन मानव जाति अब तक बिल्कुल भी जीवित नहीं रहती। ऐसा नहीं हो सकता कि विरासत स्वीकार करने के बाद शैतान राजा शुद्ध हो गए हों, उन्होंने अपनी रक्तपिपासु प्रवृत्ति को त्याग दिया हो और अब शांति से बादलों को घिरते हुए देख रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है? उसे सचमुच इस पर विश्वास नहीं हुआ। जहां तक दूसरे कारण की बात है कि शैतान राजा अपनी तरह के लोगों को बेरहमी से नहीं मारते और खून का भोजन नहीं खाते, तो यह मानव और याओ जातियों को जबरन व्यापार करने से रोकना है। एक बार जब एक शैतान राजा मानव और याओ नस्लों के खिलाफ कदम उठाता है, उन्हें हताशा की ओर धकेलता है, तो एक भाग्यशाली सच्चा राजा मौत तक उससे लड़ता है। और एक बार जब एक शैतान राजा अपनी तरह के खिलाफ कदम उठाता है, तो तीसरे और चौथे क्षेत्र के राक्षसों की संख्या में भारी कमी आती है। मानव और याओ जातियां अभी भी उनके साथ व्यापार करने के लिए सच्चे राजाओं को भेजती हैं, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा 5वें क्षेत्र में लड़ाई समाप्त करने के बाद दानव जाति के तीसरे और चौथे क्षेत्र के सदस्यों को ज्यादातर शैतान राजा द्वारा खा लिया जाएगा। मानव और याओ जाति के पास सभी फायदे होंगे। वे दानव भूमि को तराशने के अवसर का लाभ उठाएंगे। ग्रीन डोमेन को इंसानों और यास का डोमेन बनाना। तो एक शैतान राजा अपनी तरह का हमला नहीं करके खुद की रक्षा भी कर रहा है। चौथा अपडेट ओमेगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टा और टेलीग्राम पर। आपको यूट्यूब पेज पर मेरा लिंक मिल जाएगा।